भविष्य का प्रशिक्षण जैसा कि अपेक्षित था, 15वीं मंजिल के द्वारपाल के लिए वान चेन का कोई मुकाबला नहीं था। प्रवेश करने की कुछ देर बाद ही वह पराजित हो गया। अंततः वह असफल हो गया। मैंने सोचा था कि वह असफल नहीं होगा। कॉस्मिक ब्रिज के बाहर बाफिन, जो वान चेन को लेवल पार करते हुए देख रहा था, ने बेवजह राहत महसूस की। साथ ही वह थोड़ा उत्साहित भी थे। आखिरकार उसने इस चमत्कार का जन्म अपनी आंखों से देखा था। एक नवागंतुक जो हाल ही में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में शामिल हुआ था और पहली बार यूनिवर्स ब्रिज को पार करने की कोशिश कर रहा था, वास्तव में वह लगातार 14 स्तरों से गुजरा। आप जानते हैं, यदि आप 15 मंजिला टोंटियन ब्रिज से गुजर सकते हैं, तो आप अमरता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये चमत्कार नहीं तो क्या है। मास्टर गार्जियन, वान चेन ने कितने स्तर पार किए हैं? अगली प्रतिभा जो वान चेन के बाद यूनिवर्स ब्रिज में प्रवेश करने वाली थी, उसने उत्सुकता से पूछा। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है, बाफिन ने शांति से कहा। ठीक है, आगे बढ़ो। लेकिन उस दिन जीनियस कुछ कहना चाहता था, लेकिन बफिन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कहीं और जाने लगा। वान चेन ने टोंटियन ब्रिज विमान छोड़ दिया और युक्सियांग पर्वत पर अपनी जागीर में लौट आए। इस समय वान चेन की सहायक खुफिया ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ईमेल प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में उनके खाते में लगभग 2000 मिलियन अधिक अंक थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वह अंक है जो वान चेन को टोंटियन ब्रिज के 14 स्तरों से गुजरने के लिए मिला था। क्या इसे मेरा रातों रात अमीर बनना माना जाए? वान चेन ने मन ही मन सोचा। हालांकि वान चेन ने पहले ब्रह्मांड टोंटियन पर्वत को तोड़कर 100 मिलियन अंक प्राप्त किए थे। उन सभी 100 मिलियन अंकों को गुप्त पुस्तक में निवेश किया गया था, इसलिए उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि फिलहाल मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अब मेरे पास केवल समय की कमी है, लेकिन समय को अंकों से नहीं खरीदा जा सकता है। वान चेन ने मन ही मन सोचा और फिर अपना सिर हिलाया। जीनियस बैटल से लेकर अब तक वान चेन के संचित अवसर अंक लगभग 3000 अंक तक पहुंच गए हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। इसके अलावा वान चेन पहले भी पृथ्वी पर प्रयोग कर चुके हैं। यदि वह चाहे तो उसका क्लोन अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, वान चेन अब प्रारंभिक ब्रह्मांड में अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि वान चेन के पास अभी यह विचार नहीं है और भविष्य में भी उनके पास यह विचार नहीं हो सकता है। खजाने, गुप्त पुस्तकें, गुप्त लोक जो संयोग से कब्जा किया जा सकता है वह निश्चित है। यदि बाद वाले दो को प्रारंभिक ब्रह्मांड में कैद कर लिया जाए तो ये ठीक रहेगा। ये शांत होगा और ध्यान आकर्षित नहीं करेगा और किसी का कुछ भी नहीं खोएगा। लेकिन क्या होगा यदि आप जो पकड़ते हैं वह खजाना है? प्रारंभिक ब्रह्मांड पूरी तरह से मानव जाति का मूल है। यदि वह यहाँ खजाना पकड़ता है तो वे मानव जाति के मूल से खजाने होंगे। वान चेन पहले ही वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में शामिल हो चुके हैं। यदि उसे बिना रोक टोक के मानव जाति के मूल में खजाने को हड़पने की अनुमति दी गई तो वह निश्चित रूप से इससे उबर नहीं पाएगा। ये तो चोर जैसा है। अमीरों को लूटना और गरीबों की मदद करना ठीक है, लेकिन अगर उसे राष्ट्रीय खजाने से शुरुआत करने के लिए कहा जाए तो शायद वह ऐसा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा प्रारंभिक ब्रह्मांड में एक खजाने का अचानक गायब होना निश्चित रूप से कैस सिटी लॉर्ड का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि यह संभावना नहीं है कि कैस सिटी लॉर्ड को वान चेन पर संदेह होगा, यह संभव नहीं है। आखिरकार वान चेन और उनकी प्रतिभाओं का समूह अभी अभी प्रारंभिक ब्रह्मांड में आया था और फिर खजाने का रहस्यमय ढंग से गायब होना हुआ। प्रतिभाओं के इस समूह पर संदेह होना स्वाभाविक था और प्रतिभाओं के इस समूह में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति के रूप में वान चेन के लिए अधिक ध्यान आकर्षित करना भी स्वाभाविक था। वान चेन इतना हताश नहीं है कि कुछ खजानों के लिए ऐसा जोखिम उठाए जो उसके लिए किसी काम के नहीं होंगे। आखिरी और सबसे अहम कारण, वान चेन के पास वास्तव में इस समय संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी निश्चित रूप से प्रतिभाओं को विकसित करने में पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ शामिल होने के बाद वान चेन को वास्तव में लगता है कि उन्हें अब बस मन की शांति के साथ अभ्यास करने की जरूरत है। अगर मैं अवसर अंक बचाऊं तो ये छोटी राशि नहीं होगी। बाद में मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा नियंत्रित कुछ गुप्त स्थानों, विदेशी जातियों के क्षेत्रों और कुछ स्थानों पर जा सकता हूं जहां खजाना इकट्ठा हो गया है। अवसरों का लाभ उठाने के लिए मेरे पास बहुत सारे अवसर होंगे। वान चेन ने मन ही मन सोचा और साथ ही उसे समझ में आया कि आखिरकार खजाने केवल बाहरी चीजें हैं और उसे वास्तव में जो करने की जरूरत है वह खुद को मजबूत करना है। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपके पास मौजूद कोई भी खजाना नकली है। अभ्यास, अभ्यास। वान चेन तुरंत आभासी ब्रह्मांड से लॉग ऑफ हो गया। वह उस छोटी सी इमारत की छत पर आया जिसे उसने पहले चुना था और वहां पालथी मारकर बैठ गया। वान चेन ने समय और स्थान के दो नियमों को महसूस किया। साथ ही कुछ समय पहले ब्रह्मांड के कैस स्मारक से उन्हें जो अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी वह भी पानी की तरह बह गई। ये कहना होगा कि कानूनों की समझ पर मार्गदर्शन की तुलना में इस कैस शहर में कॉस्मिक कैस स्मारक वास्तव में उस कॉस्मिक कैस स्मारक से कहीं अधिक शक्तिशाली है जिसे वान चेन पहले देख रहे थे। वान चेन के अनुमान के अनुसार इस स्थिति का कारण या तो यह है कि इस प्रारंभिक ब्रह्मांड में पर्यावरण विशेष है जो कैस स्मारक के साथ एक विशेष संबंध स्थापित कर सकता है जिससे इसे देखने वालों पर एक मजबूत मार्गदर्शक प्रभाव हो सकता है, या क्योंकि वान चेन पहले केवल अपनी चेतना के साथ कैस स्मारक को देख रहा था और व्यक्तिगत रूप से इससे निकलने वाली आभा और अन्य कारकों का अनुभव नहीं किया था, इसलिए प्रभाव बहुत खराब था। हालांकि वान चेन अभी भी ब्रह्मांड के अराजकता स्मारक को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करता है, इसलिए वास्तव में इस घटना का कारण क्या है इसकी पुष्टि बाद में ही की जा सकेगी। हालांकि दोनों अराजकता स्मारक बिल्कुल एक जैसे हैं। यदि इन्हें एक साथ प्रयोग किया जाए तो प्रभाव बिल्कुल भयानक होगा। यह विचार वान चेन के दिमाग में कौंध गया और फिर वो कई कानूनों की समझ में पूरी तरह डूब गए। तथ्य यह है कि वान चेन ने एक ही सांस में टोंटियन ब्रिज की 14 मंजिलों को तोड़ दिया। इससे ज्यादा हलचल नहीं हुई क्योंकि इस खबर को अवरुद्ध कर दिया गया था और केवल बहुत कम संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में पता था। और इन वरिष्ठ अधिकारियों को पहले से ही पता था कि वान चेन के पास किस तरह की ताकत है। वे इस बात से आश्चर्यचकित नहीं थे कि वान चेन 14 मंजिला टोंटियन ब्रिज को तोड़ चुका था। उन्हें आश्चर्यचकित होना चाहिए था क्योंकि वे पहले ही आश्चर्यचकित हो चुके थे जब उन्होंने वान चेन की खोज की थी। ब्रह्मांड के आरंभिक 30 वर्षों में आपने कितनी प्रगति की है? क्या आपने इसे 15वें या 16वें स्तर तक पार कर लिया है? आदरणीय मिंगन अपनी हवेली में थे। उनकी आंखें दूर से गुजरी और उन्होंने वान चेन को देखा जो एक छोटी सी इमारत की छत पर अभ्यास कर रहे थे। आदरणीय मिंगन की नजर में ये पहले से ही आश्चर्यजनक था कि वान चेन कैस सिटी में अपने 30 वर्षों के दौरान टोंटियन ब्रिज के 15वें स्तर को पार कर सके। जहां तक 16वें स्तर की बात है, ये बस एक खूबसूरत उम्मीद थी। यदि वान चेन ऐसा कर सके तो ये स्वाभाविक रूप से एक आश्चर्य होगा। यदि वह नहीं कर सका तो ये स्वाभाविक होगा। हालांकि आदरणीय मिंगन को यह नहीं पता था कि वान चेन वास्तव में अभ्यास शुरू करने से लेकर अब तक 20 साल से भी कम समय से अभ्यास कर रहे हैं। वह आरंभिक ब्रह्मांड में 30 वर्षों से था, लेकिन मूल ब्रह्मांड में पूरे 100 वर्षों से था। वान चेन का मूल शरीर और उसके अन्य क्लोन सभी मूल ब्रह्मांड के भीतर हैं।
100 वर्षों के बाद वान चेन के पास अब पहले की तुलना में कहीं अधिक खेती के संसाधन है, इसलिए उनका वास्तविक लक्ष्य टोंटियन ब्रिज की 16वीं मंजिल से शुरुआत करना होना चाहिए और 17वीं मंजिल को योग्य माना जाएगा। कैस सिटी भगवान कैस सिटी में 1000 प्रतिभाएं पहुंची और उनमें से प्रत्येक साधना में डूब गया। वान चेन कोई अपवाद नहीं था। कैस सिटी में उन्होंने अपना अधिकांश समय उस छोटी सी इमारत की छत पर प्रकृति के नियमों को समझने में बिताया जहां वे रहते थे। कभी कभी वह आभासी ब्रह्मांड में प्रतिभाओं के लिए विशेष रूप से खोले गए प्रशिक्षण मैदान में अपनी चाल का अभ्यास करता था। बेशक कभी कभी वह कानूनों के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के लिए आदरणीय मिंगन के पास जाते थे। कानूनों को बहुत जल्दी समझने के नुकसान ने वान चेन पर गहरी छाप छोड़ी थी। अब वह निश्चित रूप से इतना मूर्ख नहीं होगा कि अकेले अभ्यास करता रहे। कुछ बातें हैं जो पूछी जानी चाहिए। विकास की राह पर कोई भी शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना नहीं चल सकता। हालांकि मास्टर मिंगन केवल वान चेन का मार्गदर्शन कर रहे थे और उनका वान चेन का शिक्षक बनने का कोई इरादा नहीं था। अभ्यास के अलावा वान चेन शायद ही कभी कुछ और किया हो। लुओ फैंग, जियू मिंग और अन्य भी इस दुर्लभ अभ्यास में डूबे हुए थे। वे शायद ही कभी साल में एक बार एक दूसरे को देखते थे और अगर वे मिलते भी थे तो ये लगभग हमेशा आभासी ब्रह्मांड में होता था। इस तरह का जीवन उबाऊ लग सकता है, लेकिन वान चेन वास्तव में इसके आदी हैं। आखिरकार कोई भी तेजी से प्रगति की भावना का विरोध नहीं कर सकता। जैसे जैसे वान चेन ने प्रगति करना जारी रखा, आदरणीय मिंगन, जो वान चेन को मार्गदर्शन दे रहे थे, और अधिक आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वान चेन बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था। वान चेन की खोई हुई नींव नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बनाई जा रही है और वान चेन की कानूनों की समझ का स्तर अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा है। वान चेन के कैस सिटी में आने के बाद दूसरे वर्ष में मूल ब्रह्मांड में 6 साल से अधिक समय बीत चुका था। वान चेन ने पूरी तरह से अपने मूल सिद्धांतों को पूरा कर लिया और जल्द ही उन्होंने टोंटियन ब्रिज के 15वें स्तर को पार कर लिया। केवल दूसरे वर्ष में वान चेन ने वह हासिल किया जो आदरणीय मिंगन ने अपनी 30 साल की उपलब्धियों से उम्मीद की थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। वान चेन के कैस सिटी में आने के 8वें वर्ष में, यानी मूल ब्रह्मांड के 30 साल बाद, वान चेन फिर से टोंटियन ब्रिज को पार करने गए। इस बार उसने 16वीं कक्षा पास कर ली। कैस सिटी में 25वें वर्ष में वान चेन ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। वह टोंटियन ब्रिज की 17वीं मंजिल को पार कर गया। इस समय आदरणीय मिंगन को लगा कि सब कुछ कितना अविश्वसनीय था। यदि वह हर समय वान चेन का मार्गदर्शन नहीं कर रहा होता और यदि वान चेन की प्रगति हर समय उसकी नाक के नीचे नहीं होती, तो उसे कभी विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ होगा। जैसे जैसे समय बीतता है कानूनों की समझ और अधिक कठिन होती जाती है, लेकिन उन्हें वान चेन में ऐसी कठिनाई बिल्कुल भी नजर नहीं आती। केवल 25 वर्षों में वह टोंटियन ब्रिज की 14वीं मंजिल से 17वीं मंजिल तक पहुंच गया। ये संकल्पना कैसे कार्य कर सकती है? इसका मतलब यह है कि वान चेन ने उस यात्रा को पूरा करने में 25 साल बिताए, जिसे पूरा करने के लिए कई अमर लोगों को लाखों या दसियों लाख वर्षों की आवश्यकता होगी। ये अमर लोग अच्छी प्रतिभा वाले होने चाहिए। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक साधारण अमर व्यक्ति को उसके पूरे जीवन में कुलीनता की उपाधि नहीं दी जा सकती। कुलीनता के शिखर तक पहुंचने की तो बात ही दूर, टोंटियन ब्रिज का 17वां स्तर। यदि आप टोंटियन ब्रिज के 18 स्तरों से गुजरते हैं तो आपको राजा का ताज पहनाया जाएगा। यदि आप 17वें स्तर से गुजरते हैं तो क्या ये माकिस होने का शिखर नहीं है? मैंने पहले उसे कम आंका था और मैंने उसे बहुत कम आंका। यह विचार आदरणीय मिंगान के मन में तब कौंधा जब उन्हें पता चला कि वान चेन ने टोंटियन ब्रिज के 17वें स्तर को पार कर लिया है। अपने पिछले विचारों के अनुसार वान चेन ने तार्किक स्तर पर उन कानूनों में महारत हासिल की जो एक उल्लेखनीय साहसिक कार्य होना चाहिए, और वह उस स्तर तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक कम से कम सैकड़ों या हजारों वर्षों तक तार्किक स्तर पर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वान चेन को कानूनों की उस तरह की समझ हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस तथ्य के साथ कि वान चेन अब कैस सिटी में है और उसके पास एक साथ कई संसाधनों तक पहुंच है, उसके लिए कम समय में इतनी भयानक प्रगति करना संभव है। एक क्षण बाद वान चेन को आदरणीय मिंगान का एक संदेश मिला जिसमें कहा गया था कि वह उसे एक स्थान पर ले जाएगा। जल्द ही वान चेन की मुलाकात सिटी लॉर्ड्स मेंशन के बाहर आदरणीय मिंगन से हुई। आपका महामहिम, वान चेन ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। पिछले 20 वर्षों में वान चेन ने इतनी तेजी से प्रगति की है और मास्टर मिंगन का मार्गदर्शन निश्चित रूप से एक अपरिहार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आदरणीय मिंगान समय और स्थान दोनों के नियमों में कुशल हैं और वान चेन के अभ्यास पर उनका अथाह प्रभाव है। इसलिए वान चेन स्वाभाविक रूप से आभारी हैं। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे पीछे आओ। आदरणीय मिंगन ने ये कहा और फिर वह वान चेन को सिटी लॉर्ड्स हवेली में ले गए। जल्द ही दोनों भीतरी हवेली में प्रवेश कर गए। जब वे यहाँ पहुंचे तो वान चेन को स्वाभाविक रूप से पता था कि आदरणीय मिंगन उन्हें किससे मिलने ले जा रहे हैं। कैस सिटी में सिटी लॉर्ड्स मेंशन की आंतरिक हवेली में रहने वाला व्यक्ति केवल कैस का सिटी लॉर्ड हो सकता है। जहां तक घबराहट की बात है, कैस सिटी का भगवान आखिरकार ब्रह्मांड का स्वामी है और वह मूल ब्रह्मांड में हर चीज को नियंत्रित कर सकता है। वान चेन के लिए ये स्वाभाविक है इस समय घबरा जाना। वान चेन अपने दिल में सोच रहा था और जल्द ही आदरणीय मिंगन के मार्गदर्शन में वह एक बहुत लंबे गलियारे से गुजरा। जब उसने आखिरी कदम उठाया तो समय और स्थान तुरंत बदल गया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। एक तेज आवाज आई और वान चेन ने भी दूर की ओर देखा। साथ ही इन आंखों में हर चीज को देखने की जादुई शक्ति प्रतीत होती थी। वान चेन को केवल यह महसूस हुआ कि इस समय उसके बारे में सब कुछ स्पष्ट हो गया था और कोई रहस्य नहीं था। यह एहसास बहुत असहज था, लेकिन सौभाग्य से कैस सिटी के भगवान ने वान चेन को बहुत देर तक नहीं देखा और उन्होंने तुरंत दूसरी ओर देखा। वान चेन, मैं देख सकता हूँ कि आपके पास एक बड़ा रहस्य है, अराजकता शहर के भगवान ने धीरे से कहा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वान चेन ने कुछ नहीं कहा। ये थी हकीकत। इसके अलावा उसके पास जो रहस्य था वह संभवतः कैस सिटी लॉर्ड के अनुमान से भी बड़ा था। दूसरे शब्दों में ये बहुत बड़ा था। मुझे आपसे पूछना है, क्या आपका इरादा मानव जाति को नुकसान पहुंचाने का है? कैस सिटी के भगवान से पूछा। नहीं, जवाब उसके मुंह से निकला और वान चेन एक पल के लिए थोड़ा चौंक गया। उन्होंने इस वाक्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। दूसरे शब्दों में, यदि उनके मन में मानव जाति के प्रति कोई दुर्भावना होती तो वे अब तक कह चुके होते। वान चेन का जवाब सुनकर कैस सिटी के भगवान ने थोड़ा सिर हिलाया। वान चेन के पास एक बहुत बड़ा रहस्य है, वह इसके बारे में निश्चित है। अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर वह इस बारे में गलत नहीं हो सकता। हालांकि इस रहस्य के संबंध में कैस सिटी के भगवान 20 से अधिक वर्षों से गुप्त रूप से वान चेन का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। कैस सिटी के भगवान समझते हैं कि इसका मतलब है कि वान चेन का रहस्य उनकी कल्पना से परे हो सकता है। बेशक कैस सिटी के भगवान का इस रहस्य का पता लगाने का कोई इरादा नहीं था। उनके मन में जब तक वान चेन एक मानव प्रतिभा थे, ये रहस्य मानव जाति का था। हालांकि चाहे उसने कितनी भी खोज करने की कोशिश की हो, वान चेन की प्रगति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि कैस सिटी के भगवान को भी यह विश्वसनीय लगा।
अनिश्चित रहस्य के अलावा जब कैसिटी लॉर्ड ने वान चेंग को देखा तो पहला सवाल ये पूछा कि क्या वान चेंग के मन में मानव जाति के प्रति कोई दुर्भावना है। इसकी पुष्टि करने के बाद ही कैसिटी लॉर्ड को वास्तव में राहत मिल सकती है। मुझे आपसे फिर से पूछना है, क्या आप मेरे शिष्य बनने के इच्छुक हैं? कैसिटी लॉर्ड ने फिर पूछा। शिष्य? वान चेंग थोड़ा स्तब्ध था। कैसिटी के भगवान द्वारा उठाए गए प्रश्न का दायरा वास्तव में बहुत बड़ा था। हालांकि वान चेंग को इस बार अनायास जवाब देने की इच्छा नहीं थी। होश में आने के बाद भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर झुकाया और शिष्य बनने की रस्म निभाई। शिष्य वान चेंग, शिक्षक को नमस्कार। वान चेंग ने इस समय बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। बड़े होने से पहले ब्रह्मांड के भगवान के शिक्षक उनके सबसे बड़े समर्थक थे। ऐसे में कोई मूर्ख ही उसकी पूजा नहीं करेगा। हवा उठती है। वान चेंग और रिवरेंड मिंगन ने सिटी लॉर्ड्स हवेली के आंतरिक महल में प्रवेश किया और कुछ ही समय बाद वे बाहर चले गए। जूनियर भाई वान चेंग, अब से आप मुझे थर्ड सीनियर ब्रदर कह सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आदरणीय मिंगन ने मुस्कुराते हुए वान चेंग से कहा। ये तीसरा वरिष्ठ भाई है। वान चेंग ने कुछ असुविधा के साथ कहा। तुम्हारे पास अभी भी कैस सिटी में 5 साल हैं, इसलिए अच्छी तरह अभ्यास करें। आदरणीय मिंगन ने वान चेंग को कंधे पर थपथपाया और फिर वह वान चेंग के सामने गायब हो गए। उद्धरण चिन्ह। वान चेंग ने आदरणीय मिंगान को गायब होते देखा और इस समय वह अभी भी थोड़ा चकित था। अचानक उसने अराजकता के भगवान की अपने स्वामी के रूप में पूजा की और उसकी वरिष्ठता अचानक बढ़ गई। यहाँ तक कि डार्क लॉर्ड भी उनके वरिष्ठ भाई बन गए। समुद्री शार्क राजा। हालांकि मैंने कैस सिटी के भगवान को अपना स्वामी मान लिया है, फिर भी मैं बहुत कमजोर हूँ। वान चेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अभी वान चेंग के बिना किसी हिचकिचाहट के झुकने के बाद कैस सिटी के भगवान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और केवल वान चेंग को 3 बातें बताई। सबसे पहले, वान चेंग के रियलम लॉर्ड बनने से पहले कैस सिटी लॉर्ड केवल जनता के सामने घोषणा करते थे कि वान चेंग उनके पंजीकृत शिष्य थे। कोई अन्य कारण नहीं था, केवल वान चेंग की रक्षा करना था। कैस सिटी के भगवान की किस प्रकार की स्थिति है? सामान्यतः उसके लिए लौकिक स्तर के शिष्य को स्वीकार करना असंभव है और उसके लिए लौकिक स्तर की शिक्षा देना और भी असंभव है। शिष्य। दूसरा, कोई कारण रहा होगा कि वान चेंग को कैस सिटी के भगवान ने अचानक एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए अब से ये तथ्य कि वान चेंग ने ब्रह्मांड स्तर के मूल टोंटियन पर्वत को पार कर लिया है, अब छिपाया नहीं जाएगा। वान चेंग 25 वर्षों से कैस सिटी में अभ्यास कर रहे हैं। हालांकि मूल टोंटियन पर्वत को तोड़ना उसके लिए अभी भी अविश्वसनीय है, ये पहले से बेहतर है। इसके अलावा ब्रह्मांड स्तरीय मूल टोंटियन पर्वत को केवल टोंटियन ब्रिज की 12वीं मंजिल के स्तर की आवश्यकता है और वान चेंग का वास्तविक स्तर अब टोंटियन ब्रिज की 17वीं मंजिल है। हालांकि केवल 5 स्तरों का अंतर है, वास्तव में दूरी पहले स्तर से 12वें स्तर तक के अंतर से बहुत अधिक है। बस ये घोषणा करना कि वान चेंग ने मूल टोंटियन पर्वत को पार कर लिया है, पहले से ही उसके लिए एक बड़ी सुरक्षा है। तीसरा, वान चेंग के पास अभी भी कैस सिटी में 5 साल हैं। उस समय को छोड़कर जब वान चेंग 5 वर्षों में प्रारंभिक ब्रह्मांड को छोड़ देता है, इन 5 वर्षों के दौरान और प्रारंभिक ब्रह्मांड को छोड़ने के बाद यदि वान चेंग कैस सिटी लॉर्ड को देखना चाहता है तो उसे सिटी लॉर्ड्स हवेली में आने की आवश्यकता नहीं है। वह उसे देखने के लिए आभासी ब्रह्मांड में थंडर द्वीप पर सीधे कैस सिटी लॉर्ड के महल में जा सकता है। ये 3 बातें कहने के बाद कैस सिटी के भगवान ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे वान चेंग और आदरणीय मिंगान को जाने दिया। यही कारण है कि वान चेंग इस समय भी थोड़ा चकित थे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। वान चेंग अपनी छोटी सी इमारत की छत पर लौट आया। इस समय कैस सिटी के भगवान ने पहले ही जनता को खबर की घोषणा कर दी थी। जल्द ही वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ऊपर से नीचे तक तूफान आ गया। कैस सिटी के भगवान ने एक और शिष्य को स्वीकार कर लिया है। हालांकि वह केवल नामात्र का शिष्य है, दूसरा पक्ष केवल लौकिक स्तर पर है। यदि वह लौकिक स्तर पर एक पंजीकृत शिष्य बन जाता है तो क्या ये पूर्ण निष्कर्ष नहीं है कि वह भविष्य में एक व्यक्तिगत शिष्य बन जाएगा? वह केवल 25 वर्षों से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में है और वह पहले ही ब्रह्मांड स्तर के मूल टोंटियन पर्वत को पार कर चुका है। कोई आश्चर्य नहीं, जब ये खबर सामने आई तो कई लोगों को अचानक इसका एहसास हुआ। जो लोग ब्रह्मांड स्तरीय मूल टोंटियन पर्वत से गुजर सकते हैं वे प्रतिभाशाली हैं जो अनगिनत वर्षों में शायद ही कभी देखे जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में 25 साल तक शामिल रहने के बाद ही वह इससे आगे निकल पाए। ऐसी प्रतिभा के साथ यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि कैस सिटी के भगवान को ये पसंद आया और उन्होंने उन्हें एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। जब तूफान शुरू हुआ, वान चेंग, जो पहले ही अपनी छोटी सी इमारत में लौट आया था, को भी लगातार विभिन्न ईमेल मिलने लगे। उन लोगों से जिन्हें वह जानता था और नहीं जानता था, उनमें से कई ने उसे बधाई दी। क्या मैं अप्रसिद्ध हूँ? वान चेंग ने उसकी ठुड्डी को छुआ। हालांकि उन्होंने पहले जीनियस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वे विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं थे क्योंकि अधिकांश समाचार अवरुद्ध थे। वह इस वर्ष के बोलन और रोंगजुन जितने प्रसिद्ध नहीं थे। बोलन अपनी जिद के लिए प्रसिद्ध थे। वह स्पष्ट रूप से समय और स्थान में आगे बढ़ने के मार्ग के लिए उपयुक्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस पर जोर दिया। रोंगजुन इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उसके गुरु के रूप में एक लौकिक शासक था। उसी वर्ग की अधिकांश अन्य प्रतिभाओं के पास अभी तक कोई गुरु नहीं था, और यदि उनके पास कोई गुरु था भी तो वह अधिक से अधिक तब होगा जब उन्हें राजा का ताज पहनाया गया हो। हालांकि रोंगजुन को एक उच्च स्तरीय लौकिक देश के शासक द्वारा महत्व दिया गया था और उन्हें उनके शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। यदि वह प्रसिद्ध न होता तो यह अजीब होता, लेकिन अब इन दोनों को वान चेंग के सामने केवल छोटे भाई ही माना जा सकता है। जैसे ही वान चेंग की खबर फैली, कैस सिटी की प्रतिभाओं को भी एक के बाद एक इसके बारे में सुनने में ज्यादा समय नहीं लगा। कई प्रतिभाओं के पास कैस सिटी लॉर्ड की कोई विशिष्ट अवधारणा नहीं थी और ब्रह्मांड के भगवान का स्तर कुछ ऐसा नहीं था जिस तक वे पहुंच सके। लेकिन एक बात थी जिसके बारे में वे स्पष्ट थे, कैस सिटी लॉर्ड निश्चित रूप से ब्रह्मांड के भगवान से ऊपर का व्यक्ति था। तो एक समय में कई प्रतिभाओं ने मूल टोंटियन पर्वत पर जाने की कोशिश की और परिणाम आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे मजबूत बोलन भी बिना किसी संदेह के पहाड़ की तलहटी में गिर गया। अन्य लोग मूल रूप से मिलते ही तुरंत मारे गए। 3 दिन बाद आभासी ब्रह्मांड में युक्सियांग पर्वत, एक विशाल पर सार्वजनिक क्षेत्र में घास का मैदान। वान चेंग, लुओ फैंग और अन्य लोग शायद ही कभी यहाँ एकत्र होते थे। वान चेंग, आप उस मूल टोंटियन तक कैसे पहुंचे? वुका की आंखें ज्ञान की चाहत से भरी थीं। ये गिलास भी लो और मैं तुम्हें बताऊंगा। वान चेंग ने वुका के हाथ में मौजूद गिलास की ओर इशारा किया। यह एक सौदा है। वुका की आंखें चमक उठी और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ में लिया शराब का गिलास भी लिया। उसी समय वह अपने चेहरे पर उम्मीद भरी नजर से वान चेंग को देख रहा था। ये बहुत आसान है, बस अपनी ताकत पर भरोसा रखें। वान चेंग वुका की उम्मीदों पर खरे उतरे और सीधे जवाब दिया। मैं जानता था। वुका असहाय था, उनके मन में ज्यादा निराशा नहीं हुई। ऐसी चीज जिससे पूरी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी लगभग चिंतित हो गई थी, उसे शॉर्टकट में कैसे किया जा सकता है? भाई वान, मुझे तुम्हें टोस्ट करने दो। लुओ फैंग ने भी अपना गिलास उठाया और यह कहा, फिर उसने हाथ में ली हुई शराब पी ली।
लुओ फेंग ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हार मानने को तैयार हो। वह वान चेंग बनने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करते रहे हैं। कैस सिटी में पिछले 20 वर्षों में उसने सोचा कि उसने अविश्वसनीय प्रगति की है। हालांकि जब वह आदिम टोंगटियन पर्वत का पता लगाने के लिए गया तो पहाड़ की तलहटी में एक मिनोटोर ने उसे कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसमें विरोध करने की क्षमता भी नहीं थी। हाँ, लुओ फेंग, तुम्हें अभी भी कड़ी मेहनत करते रहना होगा। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम मेरे पास आओगे, वान चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में वान चेंग को बहुत पहले ही पता चल गया था कि लुओ फेंग ने हमेशा उसे अपना लक्ष्य माना था। इसके अलावा लुओ फेंग बोलान से अलग था। बोलन वान चेंग को एक जुनून मानते थे, जबकि लुओ फेंग वान चेंग को एक पहाड़ मानते थे जिस पर चढ़ने के लिए वह कड़ी मेहनत कर रहे थे। वान चेंग लुओ फेंग को मारने से नहीं डरते थे। वह जानता था कि लुओ फेंग ऐसा व्यक्ति था जो अधिक असफलताओं का सामना करने पर अधिक साहसी बन जाएगा। उस पर दबाव डालने से उसमें तेजी से सुधार होगा। भाई वान, बस रुको। लुओ फेंग भी मुस्कुराए। प्रस्थान की पूर्व संध्या कैस सिटी के भगवान का शिष्य बनने के बाद वान चेंग को पहले तो ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, सिवाय इसके कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में उनका अधिकार बहुत बढ़ गया था। उसे अभी भी कानूनों को समझने और ब्रह्मांड के अराजकता स्मारक को समझने के लिए ब्रह्मांड के अराजकता स्मारक पर जाने की जरूरत है। हालांकि जब वान चेंग ने कुछ समय तक अभ्यास किया और अराजकता शहर के भगवान से कानूनों के बारे में कुछ प्रश्न पूछने के लिए आभासी ब्रह्मांड में गए, तो उन्हें वास्तव में ब्रह्मांड के भगवान के अंतर का एहसास हुआ। ब्रह्मांड के अराजकता स्मारक को अराजकता शहर के भगवान द्वारा छोड़ा गया था और वान चेंग ने अनुमान लगाया कि ब्रह्मांड की सच्ची व्याख्या, जो लगभग ब्रह्मांड के अराजकता स्मारक के समान मूल है, भी अराजकता शहर के भगवान का काम था। इसके अलावा कैस सिटी का भगवान स्वयं ब्रह्मांड का एक शीर्षस्थ स्वामी है जो समय और स्थान को पूरी तरह से समझ चुका है और समय और स्थान के अनुप्रयोग में चरम स्तर तक पहुंच गया है। जब वह कानूनों की व्याख्या करता है तो यह निस्संदेह डार्क लॉर्ड से भी अधिक रहस्यमय है। अक्सर केवल एक या दो वाक्य वान चेंग के कई सवालों का जवाब दे सकते हैं और साथ ही वान चेंग को बहुत सारी प्रेरणा भी दे सकते हैं। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि आदरणीय मिंगन एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। वास्तव में आदरणीय मिंगन के मार्गदर्शन ने हमेशा वान चेंग को काफी लाभ पहुंचाया है। आखिरकार हर कोई अपनी साधना के दौरान किसी भी समय किसी लौकिक पूज्य से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा कैस सिटी के भगवान के तीसरे शिष्य के रूप में आदरणीय मिंगन का स्तर संभवतः कई ब्रह्मांडीय आदरणीयों में सबसे अच्छा है। हालांकि इस तरह की समस्या तुलना से डरती है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि इसकी तुलना में कैस सिटी का भगवान वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली है। आभासी ब्रह्मांड में थंडर द्वीप के शीर्ष पर एक महल के अंदर वान चेंग ने जो भी प्रश्न एकत्रित किए थे उनका उत्तर दे दिया गया। जैसे ही वह संतुष्टि के साथ जाने वाला था, कैस सिटी के भगवान ने अचानक कहा, वान चेंग, क्या आपने कोई गुप्त तकनीक बनाई है? कैस सिटी लॉर्ड के अचानक सवाल से वान चेंग थोड़ा चौंक गया। उन्होंने तुरंत कहा, गुरुजी, मैंने जो गुप्त तकनीक बनाई है उसे इन्फिनल अफेयर्स कहा जाता है। हालांकि इस गुप्त तकनीक में बहुत सारी कमियां हैं। मैं बड़े बदलाव करने के लिए तैयार हूँ। वान चेंग ने वुजियान की नींव को त्यागने और एक नई गुप्त तकनीक बनाने की भी योजना बनाई। आमतौर पर कहें तो जब आप गुप्त कलाएं बनाते हैं के बाद एक लड़ने के बाद पता चलता है कि दूसरों द्वारा बनाई गई गुप्त कलाएं अब आपके लिए उपयुक्त नहीं है और फिर आप स्वाभाविक रूप से अपना खुद का निर्माण करना चाहते हैं। अराजकता के भगवान ने कहा, लेकिन चूंकि आपके पास पहले से ही सृजन की गुप्त कला की नींव है, इसलिए उस रास्ते पर चलते रहना अच्छा होगा। मुझे लगता है कि आपकी गुप्त कला में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन वुजियान के परिवर्तन ने वास्तव में मेरे शिष्यों को स्तब्ध कर दिया। वान चेंग ने कहा, मेरे पास आपके लिए 3 सुझाव हैं। कैस सिटी लॉर्ड ने सीधे कहा, सबसे पहले अपनी खुद की गुप्त तकनीकों को एक तरफ रख दें और अपनी खुद की नींव जमा करने के लिए अन्य लोगों की कई गुप्त तकनीकों को सीखें। दूसरा, थोड़े समय में अपने वुजियान को संशोधित करने के बारे में न सोचें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपको वास्तव में इसका अभ्यास करने का मौका न मिल जाए, फिर इसे संशोधित करने पर पुनर्विचार करें। तीसरा, आपकी गुप्त तकनीक की दिशा तो सही है, लेकिन तरीका गलत है। जब तुम वास्तव में इस गुप्त तकनीक को फिर से सिद्ध करना चाहते हो, तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सही विधि दिखाऊंगा। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। संक्षेप में, कैस सिटी लॉर्ड का अर्थ वास्तव में वान चेंग को चिंतित न होने के लिए कहना था, बल्कि पहले नींव जमा करना था। जब परिस्थितियां सही होंगी तो कैस सिटी लॉर्ड अपने शिक्षक के रूप में वान चेंग की मदद के लिए व्यक्तिगत रूप से आएंगे। शिक्षक होने का यही लाभ है। अतीत में वान चेंग अपने दम पर अभ्यास करते थे और न केवल उनकी नींव ठोस नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा बनाई गई गुप्त तकनीकों में भी समस्याएं थीं। अब शिक्षक उसकी प्रगति की दिशा की योजना बनाने में उसकी मदद करता है। कम से कम वह अब कोई गलती नहीं करेगा और लगातार आगे बढ़ सकेगा। आगे बढ़ो, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप किसी भी समय आ सकते हैं। कैस सिटी के भगवान ने अपना हाथ लहराया। वान चेंग ने कैस सिटी में अभ्यास जारी रखा। पिछले 5 साल जल्दी बीत गए। अब ये कई प्रतिभाओं के कैस सिटी छोड़ने की पूर्व संध्या थी। संपूर्ण प्राइमल कैस सिटी वास्तव में विशाल और असीम और अथाह है। जियो मेंग ने अचानक कहा, आखिरकार यह मानव जाति का मुख्य क्षेत्र है। संपूर्ण मानव जाति के कुलीनों को इकट्ठा करना ये सामान्य है। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। वान चेंग, मुझे डर है कि तुम भविष्य में आसानी से उनमें से एक बन सकते हो। जियो मेंग ने कहा। जियो मेंग ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, हम 30 वर्षों से कैस सिटी में हैं और हम आभासी ब्रह्मांड को छोड़कर वास्तविकता में केवल कुछ ही बार मिले हैं। अब हम जा रहे हैं। अब से आप मूल गुप्त क्षेत्र में होंगे और मैं सर्वनाश गुप्त क्षेत्र में रहूंगा, इसलिए हमारे दोबारा मिलने का कोई मौका नहीं होगा। एक सामान्य व्यक्ति का जीवन काल बहुत छोटा होता है, लेकिन अब हमारा जीवन काल 100,000 वर्ष है और भविष्य में हमारा जीवन काल 10 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष या यहाँ तक कि अनंत वर्ष भी हो सकता है। वान चेंग ने कहा, वास्तव में भविष्य में हमें मिलने के कई अवसर मिलेंगे। आखिरकार वास्तविक शक्तिशाली प्रतिभाओं के उभरने से पहले अधिकांश प्रतिभाओं को मरना पड़ता है। हालांकि जब तक जियो मेंग की सामान्य मौत हुई, उसे भविष्य में जीवन में वापस आने का मौका मिलेगा। आखिरकार ब्रह्मांड का भगवान समय और स्थान को उलट सकता है और पुनर्जीवित हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि जियो मेंग की मृत्यु ब्रह्मांडीय स्तर पर हुई तो उसके पुनरुत्थान की समय सीमा 100,000 वर्ष होगी। यदि वह डोमेन लॉर्ड स्तर पर मर जाती तो समय सीमा 1 मिलियन वर्ष हो जाती। रियल लॉर्ड स्तर पर यह 10 मिलियन वर्ष होगा। वान चेंग को खुद पर बहुत भरोसा है। उसे लगता है कि वह जल्दी ही ब्रह्मांड का मालिक बन सकता है, इसलिए अगर जियो मेंग मर भी जाए तो भी वह उसे पुनर्जीवित कर देगा। इसके अलावा भले ही वान चेंग स्वयं समय पर ब्रह्मांड का स्वामी नहीं बन सके, वह कैस सिटी के भगवान से मदद मांगने के लिए खजाने से भुगतान कर सकता है। बेशक वान चेंग स्वाभाविक रूप से ऐसी बात नहीं कह सकते थे। समय और स्थान को उलटने और पुनर्जीवित करने की विधि ऐसी चीज नहीं थी जिस पर 2 ब्रह्मांडीय स्तरों पर चर्चा की जानी चाहिए। आप वास्तव में हैं। जियो मेंग बहुत देर तक अवाक रहा। भले ही उसने ये कहा था, वान चेंग ने जवाब देने से इनकार कर दिया।
जियू मेंग रुक गया। आप मुझसे मिलने आए थे? जियू मेंग ने पलटकर पूछा। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा, वान चेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जियू मेंग ने वान चेंग की ओर देखा और वह कुछ समझ रही थी। यह एक सौदा है, एक जीवन रक्षक खजाना। जियू मेंग बहुत जल्दी चला गया और जियू मेंग के जाने के बाद वान चेंग सीधे कैस सिटी में सिटी लॉर्ड्स हवेली के आंतरिक महल में चला गया। कैस के सिटी लॉर्ड ने पहले कहा था कि वह चाहता था कि कैस सिटी छोड़ने से पहले वान चेंग एक बार आकर उससे मिले। चूंकि वह कल जा रहा है, वान चेंग स्वाभाविक रूप से इस मामले को नहीं भूलेगा। वान चेंग ने आंतरिक महल में प्रवेश किया और जल्द ही कैस खंडहर नामक उजाड़ दुनिया में पहुंचे। अध्यापक, वान चेंग ने दूर से अराजकता शहर के भगवान को सलाम किया। हम कल जा रहे हैं, ठीक है? कैस सिटी के भगवान से पूछा। हाँ, वान चेंग ने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कैस सिटी के भगवान ने बात नहीं की। वह धीरे धीरे घूमा। वान चेंग ने कैस सिटी के भगवान की ओर देखा। उनकी नजर में इस समय कैस सिटी का भगवान विशाल और अथाह ब्रह्मांड के नियमों का अवतार लग रहा था। एक बार आपका एक वरिष्ठ भाई था जिसका नाम कोटी था। वह एक ब्रह्मांड स्तर, डोमेन स्तर और विश्व स्तरीय गुरु था जो मूल टोंटियन पर्वत से होकर गुजरा था। दूसरों द्वारा उसकी प्रशंसा एक अद्वितीय प्रतिभा के रूप में की गई थी जो लाखों युगों में केवल एक बार दिखाई देती थी। कैस सिटी का भगवान धीरे से बोला और वह जिस बारे में बात कर रहा था वह कोटी की कहानी थी। हालांकि वान चेंग को इस बारे में पता था, फिर भी वह इस समय ध्यान से सुन रहा था। यदि आपका वरिष्ठ भाई एक ऐसी प्रतिभा है जो लाखों युगों में एक बार प्रकट होती है, तो आप एक ऐसी प्रतिभा है जो पहले कभी प्रकट नहीं हुई। अराजकता के भगवान ने जारी रखा। इसका मतलब यह है कि मुझ पर सीनियर ब्रदर कोटी की तुलना में अनगिनत गुना अधिक क्रूर हत्या का प्रयास किया जा सकता है। वान चेंग ने कहा, वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए अनगिनत परीक्षणों से गुजरना पड़ता है और आप कोई अपवाद नहीं है। कैस सिटी के भगवान ने कहा, आप कैस सिटी में रह रहे हैं। मैं आपकी सुरक्षा की रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दायरा कितना ऊंचा है। आपके लिए वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति बनना मुश्किल है। इसलिए आपको यहाँ छोड़ने और वास्तविक कठिनाइयों का अनुभव करने की आवश्यकता है। आपकी असली प्रतिभा अभी तक विदेशी जातियों के लिए अज्ञात है, इसलिए उनकी नजर में आप अपने वरिष्ठ भाई कोटी जितने अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह मामला भविष्य में हमेशा के लिए गुप्त नहीं रखा जा सकता है। कैस सिटी लॉर्ड ने कहा, तो मैं तुम्हें कुछ जीवन रक्षक वस्तुएं दे रहा हूँ। एक जीवन रक्षक वस्तु। वान चेंग थोड़ा उत्सुक था। इस समय कैस सिटी के भगवान ने अपना हाथ लहराया और एक पल में एक सुनहरा टोकन वान चेंग की ओर उड़ गया। यदि किसी विदेशी जाति ने आपकी हत्या कर दी है और आपके पास बचने का कोई अन्य साधन नहीं है, बस इस टोकन को कुचल दें और मैं तुरंत आ जाऊंगा। अराजकता शहर के भगवान ने कहा, बेशक यह विदेशी नस्लों की हत्याओं तक ही सीमित है। आखिरकार वान चेंग अभी केवल लौकिक स्तर पर है और उसने बहुत अधिक अनुभव नहीं किया है। कैस सिटी के भगवान को चिंतित होना चाहिए कि वान चेंग समय और स्थान के उलटफेर के बारे में जानने के बाद सुस्त हो जाएंगे और उन्हें वह अनुभव नहीं मिलेगा जो एक ब्रह्मांडीय स्तर के व्यक्ति के पास होना चाहिए। वास्तव में यदि वान चेंग वास्तव में मर गया होता तो कैस सिटी के भगवान शायद उसे पुनर्जीवित करने के लिए समय और स्थान को उलट देते। ऐसा लगता है कि मेरा क्लोन मरा नहीं है, इसलिए न मरना ही बेहतर है। यह विचार वान चेंग के दिमाग में कौंध गया। समय और स्थान को उलटने का सार समय और स्थान को उलटना है ताकि अतीत में मर चुके लोग वर्तमान में लौट सके, लेकिन वान चेंग सिर्फ एक क्लोन है। हालांकि उसके क्लोन में आत्मा और शरीर दोनों हैं, इसे एक नया जीवन मानना कोई बुरा विचार नहीं है, लेकिन क्या ये चीज वास्तव में वापस आ सकती है जब अराजकता का भगवान समय और स्थान को उलट देता है? ये राक्षस सम्राट का महल है। यह अविनाशी है और अधिकांश दैवीय हमलों और आत्मा के हमलों का सामना कर सकता है। यह अविश्वसनीय रूप से तेज भी है। एक बार जब आप किसी संकट का सामना करें तो इसमें छिप जाएं। अराजकता शहर के भगवान ने धीरे से कहा। वान चेंग ने पहले भी संयोग से दानव सम्राट कवच और दानव सम्राट मोती को पकड़ा था। अब कैस सिटी के भगवान ने एक दानव सम्राट महल निकाल लिया है। ये तीनों अपने नाम से ही एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। क्या वे दो खजाने शिक्षक से छीने जा सकते थे? वान चेंग को अपने दिल में थोड़ी कड़वाहट महसूस हुई। अगर यह सच होता तो कैस सिटी का भगवान वास्तव में उसका सबसे बड़ा शिकार बन जाता। ये बहुत समय पहले एक शक्तिशाली एलियन द्वारा इस्तेमाल किए गए सेट के खजानों में से एक है। उस एलियन का शिकार किया गया क्योंकि उसने जनता को नाराज किया था और उसके खजाने हर जगह बिखरे हुए थे। मुझे ये दानव सम्राट महल दुर्घटनावश मिल गया, कैस सिटी लॉर्ड ने सरलता से कहा, और फिर उन्होंने निर्देश दिया, इस खजाने का मूल्य आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। आपको इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए। हालांकि मुझे दानव सम्राट मोती और दानव सम्राट कवच संयोग से प्राप्त हुए। अब शिक्षक ने मुझे दे दिया है दानव सम्राट महल में विदेशी योद्धा द्वारा छोड़ा गया खजाना। ये स्पष्ट है कि ये दो चीजें मेरी किस्मत में हैं। यह विचार वान चेंग के दिमाग में कौंध गया। अगले दिन इस प्रतिभाशाली युद्ध की प्रतिभाएं एक साथ एकत्रित हुई, प्रारंभिक ब्रह्मांड को छोड़ने की प्रतीक्षा कर रही थी। अंत में वान चेंग और बोलैन मूल गुप्त क्षेत्र के दो लोग डार्क लॉर्ड की नाव पर एक साथ चले गए। पोषण कक्ष की खरीद आभासी ब्रह्मांड के 4 गुप्त क्षेत्रों में से मूल गुप्त क्षेत्र प्रारंभिक ब्रह्मांड के सबसे करीब है। ब्रह्मांड के गुप्त लोकों का निर्माण विभिन्न कारणों से होता है। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। छोटी आकाशगंगा केवल एक आकाशगंगा के आकार की है, जबकि बड़ी आकाशगंगा जैसे कि मूल गुप्त क्षेत्र एक तारा क्षेत्र के बराबर है, जो लगभग एक उन्नत ब्रह्मांडीय देश के पैमाने के बराबर है। वान चेंग ने लॉर्ड मिंगन की अनुकूल पवन नाव ली और लगभग 3 महीने तक उड़ान भरने के बाद वह अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रतिभाएं मूल गुप्त क्षेत्र में रहती थी। यह 136 तारों और एक अत्यंत बड़े महाद्वीप से बना एक विशेष अंतरिक्ष समय है। बाहर से अंदर तक देखने पर केवल 136 तारे ही दिखाई देते हैं। यह एक आभासी ब्रह्मांड है जिसे विशेष रूप से मूल गुप्त क्षेत्र की प्रतिभाओं की सुरक्षा के लिए खोला गया है। यहाँ रहते हुए यदि ब्रह्मांडीय गुरुओं का एक समूह एक ही समय में हमला करता है तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक क्षण बाद 136 तारों के भीतर एक अत्यंत विशाल महाद्वीप पर बुलाओ। वान चेंग ने एक विशाल महल से उड़ान भरी। इस समय आदरणीय मिंगान की आवाज उसके दिल में गूंज उठी। भाई वान चेंग, मैं तुम्हें यहाँ भेजूंगा, अच्छे से अभ्यास करो। वहाँ शिमिल, जो पहले कियानवू यूनिवर्स से वान चेंग को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मुख्यालय में लाया था, गार्ड के एक बड़े समूह के साथ उसका इंतजार कर रहा था। महाराज, जब वान चेंग पहुंचे तो शमिल और कई गार्डों ने उन्हें प्रणाम किया। महामहिम वान चेंग, शमीर के अलावा 2 चांदी के बालों वाले अमरों ने भी सम्मानपूर्वक सलामी दी। वान चेंग की वर्तमान पहचान मूल गुप्त क्षेत्र का सदस्य होने के अलावा मुख्य रूप से कैस सिटी लॉर्ड का शिष्य है, इसलिए कुछ शक्तिशाली अमर लोग भी जब उसे देखेंगे तो सम्मान करेंगे। समीर, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस मुझे वहां ले चलो जहां मैं रहता हूँ। वान चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ महामहिम, कृपया मेरे पीछे आएं। समीर ने सिर हिलाया। इस क्षेत्र में वान चेंग का निवास आकाश में लटका हुआ एक आलीशान महल है। वान चेंग के यहाँ आने के बाद उन्होंने आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया और आभासी ब्रह्मांड कंपनी से पोषण गोदाम के लिए आवेदन किया।
महामहिम वान चेंग, ऊपर से मिले निर्देशों के अनुसार आपका विकास कक्ष एक विशेष पोषण कक्ष है जो विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। क्या आप अपने आवेदन की पुष्टि करते हैं? सफेद रंग की एक महिला छाया वान चेंग के सामने तैरती हुई आई और उसी समय पूछा। हालांकि इस समय वान चेंग उसके पास पहुंचे और उसे बुलाया। महामहिम वान चेंग, क्या आपका कोई अन्य अनुरोध है? महिला ने कुछ असमंजस के साथ पूछा। डोमेन लॉर्ड के पहले स्तर से डोमेन लॉर्ड के 9वें स्तर तक पोषण केबिन के लिए कितने अंक आवश्यक हैं? वान चेंग ने फिर पूछा। ये सच है? वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। पोषण कैप्सूल का महंगा होना स्वाभाविक लग रहा था, अन्यथा ऐसी बात केवल कुछ महाशक्तियों में ही मौजूद नहीं होती। केवल गहन पृष्ठभूमि वाली कोई महाशक्ति ही प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने को तैयार होगी। जहां तक छूट की बात है, मूल गुप्त क्षेत्र के सदस्यों के पास छूट के 7 स्तर हैं। वान चेंग कैस सिटी लॉर्ड के शिष्य बनने के बाद उनका अधिकार और भी अधिक था, इसलिए छूट स्वाभाविक रूप से 40% हो गई। बेशक ये छूट सार्वभौमिक नहीं है और कई अत्यंत मूल्यवान गुप्त पुस्तकों को छूट नहीं दी जाती है, जैसे ब्रह्मांड की सच्ची व्याख्या, जिसे वान चेंग वर्तमान में समझ रहे हैं, और वे समय और स्थान की गुप्त पुस्तकें जिन्हें उच्च स्थान दिया गया है, जैसे समय और स्थान का स्रोत और समय और स्थान निबंध। पहले स्तर के रियलम लॉर्ड से 9वें स्तर के रियलम लॉर्ड के पोषण केबिन में अपग्रेड करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? वान चेंग ने फिर पूछा। ये बहुत महंगा है। वान चेंग ने अपना सिर हिलाया। दूसरे शब्दों में, उसने मूल ब्रह्मांड में धन कमाया, अन्यथा उसे अब पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता। महामहिम वान चेंग, आप कितना खरीदना चाहते हैं? महिला ने पूछा। 1000। महिला ने देखा वान चेंग पर आश्चर्य से। बस थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। महिला ने कहा, यदि अन्य राजकुमार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पोषण कैप्सूल खरीदते हैं तो ये थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन महामहिम वान चेंग, ये बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। कोई बात नहीं। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। उद्देश्य एवं तैयारी। वान चेंग के अंकों की संख्या वास्तव में काफी डरावनी थी। वह टोंटियन ब्रिज के 17 स्तरों से गुजरा और कुल 130 मिलियन से अधिक अंक प्राप्त किए। बेशक इसका कारण यह है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में टोंटियन ब्रिज से गुजरने पर प्राप्त अंक बाहरी दुनिया से 10 गुना अधिक हैं। अन्यथा इस समय वान चेंग के अंक केवल 13 मिलियन से अधिक होने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, 100 मिलियन से अधिक अंक पहले ही वान चेंग के हाथों में आ चुके हैं। आमतौर पर वान चेंग के अभ्यास के लिए इतने अंक पर्याप्त होंगे। आखिरकार जब वान चेंग के पास करोड़ों अंक थे तो उनकी जैसी अन्य प्रतिभाएं शायद अभी भी दसियों हजार या कुछ हजार अंकों के बारे में चिंता कर रही थी। जहां तक वान चेंग द्वारा इस समय बड़ी संख्या में पोषण कैप्सूल खरीदने की बात है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये निश्चित रूप से वान चेंग के खुद के लिए उपयोग करने के लिए है। बेशक वान चेंग नहीं चाहते थे कि उनके मूल शरीर का उनके क्लोन के साथ कोई संपर्क हो, इसलिए उनके लिए किसी भी सामान्य चैनल के माध्यम से इन पोषक तत्वों के कैप्सूल को उनके मूल शरीर में भेजना असंभव था। आखिरकार वान चेंग इस समय भी बहुत कमजोर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस चैनल का उपयोग करता है, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सामने इसे लगभग पारदर्शी कहा जा सकता है। इसलिए आमतौर पर वान चेंग के लिए इन पोषक तत्वों के कैप्सूल को उसके मूल शरीर में भेजना असंभव है। वान चेंग पहले ही इसे पृथ्वी पर आजमा चुका है और उसका क्लोन भी अवसरों का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा संयोग से जब्त किए गए खजाने सीधे मूल शरीर से जुड़े स्थान में दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में, ये वान चेंग द्वारा स्वयं बनाया गया अवसर था। क्या बड़ी संख्या में पोषण कैप्सूल एक मौका है? निश्चित रूप से है। क्या होगा यदि एक निश्चित सीमा के भीतर कोई अन्य खजाना नहीं है और केवल पोषक तत्वों के कैप्सूल का ये ढेर है? अगर वान चेंग फिर से अवसर का लाभ उठाता है तो परिणाम क्या होगा? ये निश्चित रूप से एक कोशिश के काबिल है। एक बार सफल होने पर विकासवादी समस्या जो अब से वान चेंग को परेशान कर रही है, सीधे हल हो जाएगी। निस्संदेह किसी भी डोमेन स्वामी के लिए 100 वर्षों के भीतर स्तर 1 से स्तर 7 तक आगे बढ़ने के लिए इस गति को बिजली की तेज गति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आखिरकार एक डोमेन लॉर्ड का जीवन काल 10 लाख वर्ष है। यदि वह स्वयं ऊर्जा अवशोषित करके 100,000 वर्षों के भीतर 7वें स्तर का डोमेन लॉर्ड बन सकता है तो इसे तेज माना जाएगा। 100 साल, ये सपना है, लेकिन फिर भी वान चेंग अभी भी संतुष्ट नहीं थे। विशेषकर जब वह एक डोमेन लॉर्ड था तब वह बहुत धीमा था। जब तक वह एक दायरे का स्वामी बन गया और उसके आनुवंशिक स्तर में और सुधार हुआ, तब तक क्या वह पूरी तरह से फंस नहीं गया था। इसलिए वान चेंग इस समय वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से पोषण कैप्सूल खरीदेंगे और इसे खुद तक पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश करेंगे। उसका दायरा अब काफी ऊंचा हो गया है। वह अमर राजा बनने के करीब है, लेकिन उसकी नींव बहुत कमजोर है। एक बार उसकी बुनियाद में सुधार हो जाए, मैं आकाश में उड़ सकता हूं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि 3 महीनों में क्या होता है। वान चेंग ने गुप्त रूप से सोचा। कई निरीक्षणों के बाद अंतरिक्षयान के सभी 1000 डोमेन लॉर्ड स्तरीय पोषण कैप्सूल को दूसरे अंतरिक्षयान में स्थानांतरित कर दिया गया और यह अंतरिक्षयान जल्द ही विचिन महाद्वीप में प्रवेश कर गया। महामहिम, आपके द्वारा खरीदा गया सामान आ गया है। उनमें से बहुत सारे हैं। आपको उन्हें कैसे रखना है? समीर ने वान चेंग को पाया और पूछा। समीर ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, वह बस मुड़ी और चली गई। महाराज, वे सभी यहाँ हैं, समीर ने आदरपूर्वक कहा। वान चेंग के अनुभव के अनुसार अवसर का एक बिंदु पृथ्वी जितने बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है, यानी 10,000 किलोमीटर से अधिक व्यास वाला गोलाकार स्थान। वान चेंग का क्षेत्र लगभग 100,000 किलोमीटर व्यास का है, इसलिए ऐसी खुली जगह ढूंढना आसान है। वान चेंग ने इस जगह को नियमित प्रशिक्षण के लिए एक जगह के रूप में इस्तेमाल किया और उन्होंने 30,000 मील के दायरे में किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी। वान चेंग के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से कोई भी उनकी बातों की अवज्ञा नहीं कर सकता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे पहले जो करना है वह है संभावना है कि अवसर कैप्चर सिस्टम द्वारा अन्य लोगों के खजाने को लॉक किया जा सकता है। खजानों पर कब्जा करने के लिए चांस कैप्चर सिस्टम का सिद्धांत यह है कि आप जितना अधिक मौका बिंदुओं का उपभोग करेंगे और रेंज जितनी बड़ी होगी, कीमती खजानों पर कब्जा करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वान चेंग हर बार कुछ हासिल करने के लिए केवल थोड़ा मौका बिंदु का उपभोग करता है। एक अच्छे खजाने को पकड़ना असंभव नहीं है, लेकिन एक साधारण खजाने को पकड़ने की संभावना अधिक है। एक बार में मुट्ठी भर रेत या बजरी का एक टुकड़ा हड़पने की संभावना काफी अधिक है। हालांकि वान चेंग इस बारे में असहाय थे। यह महाद्वीप यही था और उसके पास इसे छीनने का कोई रास्ता नहीं था। अवसर का लाभ उठाने की कोशिश करते समय वह जितना संभव हो सके उतनी ऊंची उड़ान भर सकता था और यहाँ की कुछ कीचड़ और रेत और अन्य चीजों में शामिल होने से बच सकता था। चलो शुरू करो। वान चेंग ने संकोच नहीं किया। उसने बस इसके बारे में सोचा और एक पल में उसके सामने एक आभासी स्क्रीन दिखाई दी। टेरिटरी लॉर्ड लेवल नाम, वान चेंग उम्र 142 विकास स्तर, डोमेन मास्टर स्तर 1050, जीन स्तर, अवसर अंक 34,521, खजाना, छोड़ा गया धोखा, थोड़ा सा गुप्त क्षेत्र, अलौकिक युद्ध क्षेत्र स्थायी। वान चेंग ने अपने सामने आभासी स्क्रीन को देखा और उसकी नजर अंततः अवसर बिंदु पर रुक गई। यह मास्टर लगभग 100 वर्षों से मूल ब्रह्मांड में है और उसके द्वारा जमा किए गए अवसर बिंदु भयानक 30,000 अंक तक पहुंच गए हैं।
ये मूल भ्रूण को पकड़ने के लिए उपयोग किए गए 91,000 अवसर बिंदुओं में से एक तिहाई से अधिक है। निस्संदेह भले ही वान चेन को इस समय 91,000 अवसर अंक और दिए जाएं, उसके प्राइमर्डियल भ्रूण जैसे खजाने पर कब्जा करने में सक्षम होने की संभावना शायद बहुत अधिक नहीं है। आखिरकार पहली पकड़ के लिए एक विशेष विशेषाधिकार था। न केवल मौका अंक 1000 गुना बढ़ गया, बल्कि यह भी गारंटी दी गई कि जो खजाना वान चेन के लिए सबसे उपयुक्त था, उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। इतने वर्षों तक अभ्यास करने के बाद वान चेन अपने मूल शरीर की असामान्यता के बारे में अधिक से अधिक जागरूक हो गए हैं। वह मूल रूप से निश्चित है कि मूल भ्रूण मूल ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्मांडीय समुद्र से आता है। इसके अलावा ये संभवतः मूल ब्रह्मांड के निकट ब्रह्मांडीय समुद्र से नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय समुद्र के सबसे गहरे हिस्से से है। यहाँ तक कि अन्य आयामों से ब्रह्मांडीय महासागर भी। मुझे बाद में कुछ क्रूर चीजें करने का मौका मिलेगा। फिलहाल आइए पहले इन पोषक तत्वों के कैप्सूल से निपटें। वान चेन ने अपना सिर हिलाया और फिर उसे एक विचार आया। पुकारना थोड़ा मौका बिंदु का उपभोग किया गया था। अगले ही पल वान चेन के मूल शरीर को एहसास हुआ कि उसकी चेतना से जुड़े स्थान में एक अतिरिक्त काला पत्थर है। कई वर्षों से ब्रह्मांड की ऊर्जा में भिगोए गए पत्थरों का उपयोग टेलीकिनेटिक हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। एक अवसर अंक का उपभोग करें और अवसर को सफलतापूर्वक हासिल करें। अवसर का नाम डोमेन मास्टर स्तरीय पोषण चैम्बर। मौका प्रभाव डोमेन मास्टर स्तर के जीवन के तेजी से विकास को बढ़ावा दे सकता है। संभावना श्रेणी खजाना संभावना प्रभाव वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें अन्य खजाने हो सकते हैं। अच्छा लड़का। वान चेन के चेहरे पर भावना की झलक दिखाई दी। इतने सारे अवसर बिंदु बर्बाद करने के बाद वह अंततः सफल हुआ। दूसरा पक्ष वान चेन, जो मूल रूप से मौन में अभ्यास कर रहे थे, बिना किसी हिचकिचाहट के विश्व रिंग में आए। उसने इसके बारे में सोचा और एक पल में उसके हाथ में एक अंतरिक्ष अंगूठी दिखाई दी। अगले ही पल कॉल करें, कॉल करें, कॉल करें। पोषण कैप्सूल एक के बाद एक प्रकट हुए और जल्द ही अंतरिक्ष रिंग में शेष सभी 983 पोषण कैप्सूल बाहर दिखाई दिए। उसी समय वान चेन ने फिर से अपना हाथ लहराया और जो 17 पोषण कैप्सूल उसने पहले संयोग से पकड़ लिए थे, वे भी बाहर दिखाई दिए। कुल मिलाकर 1000 पोषण कैप्सूल एकत्रित हुए। उड़ान भरना। वान चेन भावुक हो गए और जल्द ही उनके 1000 क्लोन जो इस दुनिया की रिंग में खेती कर रहे थे, उड़ गए। प्रत्येक क्लोन एक पोषण केबिन में आया, उसे खोला और फिर जल्दी से उसमें लेट गया। हालांकि वान चेन डोमेन लॉर्ड के 7वें स्तर पर पहुंच गया है, सामान्यतः वह अभी भी डोमेन लॉर्ड के 9वें स्तर से बहुत दूर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोमेन लॉर्ड के 7वें स्तर से 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा पहले से कुल ऊर्जा के बराबर है डोमेन लॉर्ड के स्तर से 7वें स्तर तक, जबकि डोमेन लॉर्ड के 8वें स्तर से 9वें स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा डोमेन लॉर्ड के पहले स्तर से 8वें स्तर तक की कुल ऊर्जा है। लेकिन अब इन 1000 पोषण कैप्सूल के साथ वान चेन को भरोसा है कि वह इस यात्रा को कम समय में पूरा कर सकते हैं। नहीं, बहुत कम समय में। इस समय मूल गुप्त क्षेत्र में वान चेन का क्लोन ब्रह्मांड के पहले स्तर से ब्रह्मांड के 9वें स्तर तक पहुंच गया है और वान चेन का मूल शरीर बड़ी संख्या में पोषण कैप्सूल की मदद से जल्दी से डोमेन लॉर्ड स्तर के 9वें स्तर तक पहुंच गया। ये वास्तव में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा तैयार पोषण कैप्सूल बनने के योग्य है। मैं इतनी तेजी से विकसित हो रहा हूँ और न केवल मुझे अपने शरीर में कोई असुविधा महसूस नहीं होती है, बल्कि मैं बेहद आरामदायक महसूस करता हूँ। इस समय वान चेन ने अपनी शारीरिक स्थिति को महसूस किया और बड़ी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अवसरों को आकर्षित करने के लिए उपयोग किए गए 1000 मौका बिंदु उसे एक बहुत ही कीमती खजाना दिला सकते हैं, लेकिन खजाना कितना भी कीमती क्यों न हो, वह अभी भी एक बाहरी वस्तु है, जबकि शरीर का विकास शाश्वत है। वान चेन बस इतना कहना चाहता है कि यह लहर पूरी तरह से इसके लायक है। तोड़ो और दायरे का स्वामी बनो। वान चेन ने तुरंत अपने मन में एक निर्णय लिया। वान चेन सफलता हासिल करने में कभी धीमे नहीं रहे। ऊंचे स्तर तक पहुंचने से न केवल व्यक्ति मजबूत बनेगा, बल्कि उसे तेजी से अभ्यास करने की भी अनुमति मिलेगी। एक मजबूत भौतिक आधार भी एक मजबूत चेतना को जन्म दे सकता है। जब चेतना मजबूत हो जाएगी तो नियमों को समझने की क्षमता स्वाभाविक रूप से तेज हो जाएगी। वास्तव में वान चेन का अंतरिक्ष वलय पहले से ही काफी बड़ा है, जिसका व्यास 100,000 किलोमीटर है और इसमें सैकड़ों पृथ्वी समा सकती हैं। हालांकि वान चेन को एक स्पष्ट पूर्वाभास था कि इस बार उनकी सफलता का शोर अभूतपूर्व रूप से भयानक होगा। हालांकि यह विश्व वलय काफी बड़ा था, फिर भी यह एक बंद स्थान था। यहाँ से तोड़ना उसके लिए फायदे की बजाय नुकसानदेह होगा, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से बाहर से रास्ता तोड़ने का विकल्प चुना। दरअसल वान चेन के लिए इस मूल्यांकन को पास करना मुश्किल नहीं है। ऐसा करने के लिए उसे केवल 9वें क्रम का ब्रह्मांडीय क्लोन भेजने की आवश्यकता है। हालांकि वान चेन को अब लगता है कि वह मजबूत हो गए हैं और अब उन्हें ऐसी झूठी अनुपालन वाली चीजें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए अमरजन यू वान चेन, जो एल ट्रेनिंग कैंप के प्रभारी हैं, ने स्वीकार किया कि वह एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन यह व्यक्ति आखिरकार एक साधारण अमर था और दायरे के संदर्भ में वह वान चेन से बहुत कम थे। पर्याप्त ताकत के साथ वान चेन ब्रह्मांड के चारों ओर यात्रा कर सकता है और कुछ खजाने हासिल करने के अवसर ढूंढ सकता है। उसे यहाँ क्यों रहना चाहिए और उन चीजों में भाग लेना चाहिए जो वान चेन को बेहद उबाऊ लगती हैं। भले ही यह क्लोन है जो इसे करता है, क्लोन वान चेन की चेतना है और इसमें और वान चेन द्वारा स्वयं इसे करने के बीच कोई अंतर नहीं है। यदि वह स्वयं ऐसा करने को तैयार नहीं है, तो क्लोन स्वाभाविक रूप से ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। इसलिए वान चेन को स्वाभाविक रूप से इस समय छोड़ने का विचार आया। दायरे मास्टर और आंतरिक दुनिया वान चेन द्वारा निर्णय लेने के बाद उन्होंने संकोच नहीं किया। उसने अपना सामान पैक किया और चुपचाप जियोयंग स्टार को एक अंतरिक्ष यान पर छोड़ दिया। जियोयंग स्टार पर प्रतिभाशाली लोगों का काम पर जाना सामान्य बात थी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि वान चेन कभी वापस न आने की योजना बना रहा था। अंतरिक्ष यान शून्य में तेजी से आगे बढ़ा, जल्द ही प्रकाश की गति तक पहुंच गया और अंधेरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। पूरे 3 दिनों तक उड़ान भरने के बाद अंतरिक्ष यान अंधेरे ब्रह्मांड से निकल गया। ये बिल्कुल उजाड़ तारों वाला आकाश है। यहाँ किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है और सामान्य परिस्थितियों में किसी का भी यहाँ आना लगभग असंभव है। नंबर 1 से परिवेश की जांच करने के लिए कहने के बाद वान चेन ने तुरंत अपनी सफलता के स्थान के रूप में पास के एक उजाड़ ग्रह को चुना। पुकारना। वान चेन बेहद तेज गति से नीचे गिरे और उनके कदम बर्फ से ढकी जमीन के एक टुकड़े पर पड़े। ये ग्रह तारे से बहुत दूर है, इसलिए तापमान बेहद कम है। बेशक वान चेन के लिए ये कुछ भी नहीं है। उतरने के बाद उसने तुरंत एक गड्ढा चुना और वहां पालथी मारकर बैठ गया। चलो शुरू करो। वान चेन का दिल पानी की तरह शांत था। वह चुपचाप मालिक बनने के लिए अवसर की तलाश में था। दायरे का वान चेन की कानूनों की समझ एक राजा के करीब है। शक्तिशाली कानूनों की महारत पहले से ही उसकी इच्छा शक्ति को काफी मजबूत बनाती है। सामान्य अभ्यास में उनके कई क्लोनों से प्रशिक्षण के साथ उनकी इच्छा शक्ति स्वाभाविक रूप से पर्याप्त से अधिक है। वान चेन 3 दिनों तक पालथी मारकर ध्यान में बैठे रहे। अंततः उसके शरीर की सतह पर ऊर्जा के उतार चढ़ाव के निशान उभरने लगे और यही वह क्षण था जब वान चेन की चेतना मूल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ प्रतिध्वनित हुई।
ट्रांस में गिरने से पहले वान चेन ने मूल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्वरूप भी देखा। यह अत्यंत विशाल भूमि थी। भूमि पर रेत और पत्थर का प्रत्येक कण एक अंतरिक्ष प्रतीत होता था और प्रत्येक स्थान में अनंत ब्रह्मांडीय क्रिस्टल थे। हम प्रतिध्वनि जारी रही और चुपचाप वान चेन के जीवन केंद्र और मूल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच एक चैनल बन गया। एक पल में वान चेन के जीवन के केंद्र में अनंत ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। अंतहीन ऊर्जा के प्रभाव के तहत वान चेन के मूल में भूमि का बेतहाशा विस्तार होने लगा। पलक झपकते ही भूमि 10,000 मील के व्यास तक पहुंच गई, जो सामान्य क्षेत्र के स्वामी के पास थी जब वे पहली बार टूट गए थे। भूमि का विस्तार जारी रहा और तदनुसार वान चेन के जीवन की आंतरिक दीवार धीरे धीरे मोटी होती जा रही थी और अधिक अविनाशी होती जा रही थी। विशाल ऊर्जा तूफान ने बहुत ही कम समय में ग्रह की पूरी सतह को तहस नहस कर दिया। ग्रह, जो मूल रूप से अत्यधिक ठंडा था, इस समय गर्म होना शुरू हो गया। लेकिन जल्द ही वान चेन की आंतरिक दुनिया में बड़ी मात्रा में रंगीन ऊर्जा प्रवाहित हुई। जैसे जैसे ऊर्जा का रूपांतरण जारी रहा, वान चेन की आंतरिक दुनिया ने एक बार फिर से मूल ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया और एक बार फिर से उन्मत्त रूप से विस्तार करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन सभी रंगीन ऊर्जाएं अराजकता में लौट आईं और वान चेन की आंतरिक दुनिया का व्यास सैकड़ों लाखों किलोमीटर तक पहुंच गया था। आखिरकार शरीर के अंदर की दुनिया का विस्तार फिर से धीमा हो गया। पुकारना, बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति एकत्रित हुई और जल्द ही वान चेन का शरीर यहाँ प्रकट हुआ। वास्तव में यह उतना छोटा नहीं है। वान चेन ने अपने शरीर के अंदर की इस अत्यंत विशाल दुनिया को देखा और थोड़ा भावुक हो गया। क्या शरीर के अंदर की ये दुनिया बड़ी है? ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जब मानव जाति में अधिकांश दायरे के स्वामी बस तोड़ते हैं तो उनके शरीर के अंदर की दुनिया केवल 10,000 किलोमीटर होती है। वान चेन की दुनिया उनसे हजारों गुना बड़ी है। इसे छोटा कैसे कहा जा सकता है? लेकिन क्या शरीर के अंदर की ये दुनिया सचमुच इतनी बड़ी है? वास्तव में यह उतना बुरा नहीं है। यदि किसी सुनहरे सींग वाले विशाल जानवर को सर्वोत्तम परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया जाता है, जब वह दायरे के 9वें स्तर तक बढ़ता है, तो उसके शरीर के अंदर की दुनिया लगभग 100 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यहाँ तक कि कुछ विशेष जीवन रूप जो असाधारण रूप से बड़े शरीर के साथ पैदा होते हैं, उनकी आंतरिक दुनिया आसानी से 100 मिलियन किलोमीटर से अधिक हो सकती है। वान चेन आत्मा से लेकर शरीर तक एक शुद्ध इंसान है। उसके शरीर को ब्रह्मांड की सभी जातियों में कोई लाभ नहीं है। आनुवंशिक स्तर में सुधार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वास्तव में बल या दैवीय शक्ति की गुणवत्ता को बढ़ाना है। जहाँ तक बल या दैवीय शक्ति की मात्रा का सवाल है, वृद्धि इतनी बड़ी नहीं है, केवल 10,000 गुना है। मानव शरीर इतना छोटा है, इसलिए परिवर्तित की जा सकने वाली शक्ति स्वाभाविक रूप से सीमित है। यदि इसे 10,000 गुना भी बढ़ा दिया जाए तो कितना बढ़ाया जा सकता है? मैं बस इतना कह सकता हूँ कि यह सबसे बुरे से बेहतर है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जितना अच्छा नहीं है। हालांकि अब संतुष्ट होने का समय है। वान चेन ने हल्की आह भरी। 100 मिलियन किलोमीटर व्यास वाला आंतरिक संसार किसी भी मानव विश्व स्वामी को ईर्ष्यालु बना देगा यदि वह इसके बारे में दूसरों को बताए। इस समय वान चेन की नजर में उसके शरीर के अंदर की दुनिया ने अंततः धीरे धीरे विस्तार करना बंद कर दिया और इसी समय एक अत्यंत विशाल और दबंग लहर अचानक नीचे आए और वान चेन के शरीर को कसकर लपेट लिया। एक पल में वान चेन को लगा कि उसकी चेतना अनंत अंतरिक्ष से होकर एक अज्ञात स्थान पर पहुंच गई है। शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन, ये यहाँ है। वान चेन ने कुछ असमंजस के साथ चारों ओर देखा। पास की जगह में प्रकाश के धब्बे तैर रहे थे, लेकिन वे सभी वान चेन से दूर थे। मैं अभी अपनी आंतरिक दुनिया में था, अचानक कैसे आ गया? वान चेन ने मन ही मन सोचा और अचानक उसके दिमाग में जवाब आया। वान चेन के पास है, यह हमेशा से ज्ञात है कि आदिम ब्रह्मांड में एक आदर्श आनुवंशिक स्तर मौजूद है जो 10,081 गुना है। वान चेन का आनुवंशिक स्तर ग्रहीय स्तर से डोमेन स्वामी स्तर तक कई गुना बढ़ रहा है। इस सफलता से पहले उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि क्या उनका आनुवंशिक स्तर सीधे 10,081 गुना तक पहुंच जाएगा। वास्तव में वान चेन की आंतरिक दुनिया 100 मिलियन किलोमीटर के व्यास तक विस्तारित होने से पहले वह मूल रूप से पुष्टि कर सकता था कि उसका आनुवंशिक स्तर लगभग 10,000 गुना तक पहुंच गया था। आखिरकार वान चेन एक सामान्य इंसान है। यदि वह सामान्य रूप से दायरे के मालिक तक पहुंच जाता है तो उसके शरीर के अंदर की दुनिया का व्यास केवल 10,000 किलोमीटर होगा। अब जबकि उसके शरीर के अंदर की दुनिया 10,000 किलोमीटर के 10,000 गुना तक विस्तारित हो गई है, तो ये केवल हो सकता है कि उसका आनुवंशिक स्तर लगभग 10,000 गुना बढ़ गया हो। बेशक उस समय वान चेन को नहीं पता था कि वह 10,081 बार के सही आनुवंशिक स्तर तक पहुंच गया है या नहीं, लेकिन अब उसे लगता है कि उसे इस तक पहुंचना चाहिए था। कारण है अब यह अबूझ जगह। मूल ब्रह्मांड हर उस जीवन को पुरस्कृत करेगा जिसका आनुवंशिक स्तर 10,081 गुना तक पहुंच जाएगा। इस स्थान का प्रत्येक प्रकाश स्थान एक गुप्त प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिभा के रहस्य कुछ हद तक जन्मजात प्रतिभा के समान है, लेकिन अंतर यह है कि जन्मजात प्रतिभा शरीर पर उत्कीर्ण होती है, इसलिए एक जीवन दूसरे के शरीर पर कब्जा करके उसकी जन्मजात प्रतिभा प्राप्त कर सकता है, जबकि प्रतिभा के रहस्य मूल ब्रह्मांड द्वारा सीधे आत्मा पर उत्कीर्ण होते हैं। वान चेन की सोचने की गति अभी भी बहुत तेज है। उसने एक ही क्षण में इन सब बातों पर स्पष्टता से विचार कर लिया। क्या अवसर कैप्चर सिस्टम का उपयोग यहाँ किया जा सकता है? वान चेन ने मन ही मन सोचा और अगले ही पल उसके सामने एक हल्के नीले रंग की आभासी स्क्रीन दिखाई दी। वान चेन ने वर्चुअल स्क्रीन को देखा और महसूस किया कि इस चीज का वास्तव में यहाँ उपयोग किया जा सकता है। इसे पकड़ने के बाद मुझे क्या लाभ मिल सकता है और इसके परिणाम क्या होंगे? वान चेन ने इसे अपने दिमाग में तोला। अचानक दूर से एक सफेद रोशनी सीधे उसकी ओर आई। इस प्रकाश स्थान की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और यह एक पल में ही वान चेन के करीब था। इस समय वान चेन के मन में कोई अन्य विचार नहीं था। उन्होंने अवचेतन रूप से अवसर कैप्चर सिस्टम को सक्रिय किया और 1000 अवसर बिंदुओं का उपभोग किया। उछाल, प्रकाश का धब्बा अचानक वान चेन के माथे पर अंकित हो गया और फिर वान चेन को इस स्थान से बाहर निकाल दिया गया। एक उजाड़ ग्रह पर वान चेन के आसपास की रहस्यमय शक्ति धीरे धीरे गायब हो गई। उछाल, एक गर्जना के साथ वान चेन के चारों ओर लिपटी 8 रंग की ऊर्जा गेंद फट गई और वान चेन उस स्थान से कदम दर कदम बाहर चला गया जहां से वह टूटा था। इस समय वान चेन अपने सामने आभासी स्क्रीन को घूर रहा था, एक एक करके उसके सामने मौजूद सूचनाओं को देख रहा था। जैसा कि वान चेन को उम्मीद थी, उनका आनुवंशिक स्तर 10,081 गुना तक पहुंच गया है, जो कि एकदम सही आनुवंशिक स्तर है। और उसने बस मौके का फायदा उठाया और सफलतापूर्वक कुछ पकड़ लिया। 1000 अवसर बिंदुओं का उपभोग करें और अवसर को सफलतापूर्वक हासिल करें। अवसर उपयोग विधि, चेतना संपर्क। वास्तव में मैंने एक गुप्त प्रतिभा पकड़ी, वान चेन ने मन ही मन कहा। इस समय उन्हें पहले से ही महसूस हुआ था कि उनकी चेतना से जुड़े अंतरिक्ष में चावल के दाने के आकार का प्रकाश का एक छोटा सा गोला एक रहस्यमय शक्ति में लिपटा हुआ था। साथ ही वान चेन को भी स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह चीज शायद उनकी चेतना से जुड़े स्थान को छोड़ने में सक्षम नहीं होगी, अन्यथा ये संभवतः अनगिनत प्रकाश धब्बों से भरे रहस्यमय स्थान
पर सीधे लौट आएगी, पहले यहाँ से निकल जाओ। वान चेंग ने संकोच नहीं किया, वह चमका और तेजी से ग्रह के ऊपर पहुंच गया। एक क्षण बाद जो अंतरिक्ष यान सुजाड़ ग्रह की बाहरी कक्षा में रुका हुआ था, वह तेजी से चल पड़ा और जल्द ही अंतरिक्ष यान यहाँ से चला गया। अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति से तेज होने और अंधेरे ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद वान चेंग भी लाउंज में बैठ गया। उसने अपने लिए गहरे बैंगनी रंग की वाइन का एक गिलास डाला और इसे पीते हुए उसने सोचा कि इस क्षेत्र का स्वामी बनने के लिए इस सफलता से उसे क्या हासिल हुआ है। दायरे के मास्टर स्तर तक पहुंचना वान चेंग के लिए एक गुणात्मक परिवर्तन है, एक वास्तविक गुणात्मक परिवर्तन है। उनकी ताकत में सभी पहलुओं में जमीनी बदलाव आया है। इसके अलावा जैसे ही वान चेंग आगे बढ़ा और रियलम मास्टर बन गया, वह अंततः इसका उपयोग कर सका दानव सम्राट कवच और दानव सम्राट मोती, जिसका वह पहले उपयोग करने में असमर्थ था। इसके अलावा वान चेंग को कानूनों की समझ होने के कारण इन दोनों खजानों को थोड़ा सक्रिय करना उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वान चेंग पहले निश्चित नहीं थे, लेकिन अराजकता शहर के भगवान द्वारा दानव सम्राट महल को बाहर निकालने के बाद वान चेंग को यकीन था कि दानव सम्राट मोती और दानव सम्राट कवच दो खजाने होने चाहिए। इसके अलावा ये सहज गुप्त विधि अब वान चेंग की चेतना में अंकित हो गई है। वान चेंग जानते हैं कि इस गुप्त विधि का उपयोग कैसे करना है और इसका क्या प्रभाव हो सकता है। गुप्त जनजात कौशल विशाल परिवर्तन। एक बार जब इस गुप्त जनजात क्षमता का उपयोग किया जाता है, तो वान चेंग के शरीर का आकार बढ़ जाएगा और उसकी ताकत और गति में भी सुधार होगा। इसमें कितना सुधार किया जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वान चेंग कितने दृढ़ हैं। विशाल ईश्वर परिवर्तन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में उसके शरीर का आकार थोड़ा बदल जाता है और ताकत और गति जैसे सर्वांगीण गुण 100 गुना बढ़ जाते हैं। इसके इस्तेमाल के बाद वह थोड़ा कमजोर हो जाएगा, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। विशाल ईश्वर परिवर्तन के दूसरे चरण में वान चेंग के शरीर का आकार 3 गुना बढ़ जाता है और उसकी ताकत और गति 1000 गुना बढ़ जाती है। विशाल ईश्वर परिवर्तन के बाद वह एक कमजोर अवधि में गिर जाएगा, जिसके दौरान उसकी ताकत और गति दोनों एक 10,000वें हिस्से तक कम हो जाएंगी। विशाल ईश्वर परिवर्तन के तीसरे चरण में वान चेंग का आकार 10 गुना बढ़ गया और उसकी ताकत और गति 10,000 गुना बढ़ गई। विशाल ईश्वर परिवर्तन के बाद वह काफी समय तक हिलने डुलने में असमर्थ था। ये सहज गुप्त तकनीक काफी असामान्य है। तीसरे चरण में 10,000 गुना वृद्धि वान चेंग के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त है जो उसके समान ही शक्तिशाली था। यहाँ तक कि अपनी दिव्य शक्ति को जलाने वाले अमर भी इस सहज गुप्त तकनीक द्वारा लाई गई वृद्धि की बराबरी नहीं कर सकते। बेशक विशाल ईश्वर परिवर्तन के परिणाम भी काफी डरावने हैं, खासकर दूसरे और तीसरे चरण में। युद्ध में यदि आप दूसरों को नहीं मार सकते तो आप मर जाएंगे। एक मजबूत नींव, कानूनों की उच्च स्तर की समझ, 2 खजानों और इस असामान्य गुप्त प्रतिभा के साथ वान चेंग ने ये कहने का साहस किया कि उनकी ताकत राजा बनने के करीब थी। बेशक ये सिर्फ वान चेंग का अपना अनुमान है। वान चेंग को नहीं पता कि यह सच है या नहीं। वैसे भी इस मामले को सत्यापित करने के लिए अपना हाथ आजमाने के लिए किसी अमर राजा को ढूंढना उसके लिए असंभव है। हालांकि एक बात निश्चित है, साधारण अमर माकिज़ अब वान चेंग का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अजीब गुप्त विधि एक दायरे का स्वामी बनने से वान चेंग की न केवल ताकत में बदलाव आया, बल्कि कानूनों के बारे में उनकी धारणा भी एक नए स्तर पर पहुंच गई। हालांकि वान चेंग अब मूल ब्रह्मांड में है, लेकिन नियमों के बारे में उनकी धारणा की स्पष्टता प्रारंभिक ब्रह्मांड में उनके 30 वर्षों से अधिक हो गई है। दायरे का स्वामी वास्तव में कानूनों को समझने के सबसे तेज चरण में है। कानून की धारणा की स्पष्टता में गुणात्मक परिवर्तन निस्संदेह वान चेंग को और भी तेजी से प्रगति कराएगा। इसके अलावा एक संक्षिप्त प्रयोग के बाद वान चेंग को तुरंत एहसास हुआ कि वह अपने 10,081 क्लोनों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। अधिक क्लोनों का स्वाभाविक रूप से तेज खेती की गति है। क्षेत्र मास्टर, यह अब वास्तव में अलग है। वान चेंग ने गुप्त रूप से अपने दिल में आह भरी और साथ ही उन्होंने ये भी समझा कि अन्य चरणों के विपरीत वह शायद लंबे समय तक रियलम मास्टर चरण में रहेंगे। कोई अन्य कारण नहीं है। कानूनों के बारे में रियलम मास्टर की धारणा की स्पष्टता अन्य चरणों के लोगों की धारणा से तुलनीय नहीं है। वान चेंग का जीवन काल काफी लंबा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें आगे बढ़ने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं क्षेत्र का स्वामी बनने में सफल नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार ऐसा हो जाने पर मैं एक बिल्कुल मजबूत आदमी बन जाऊंगा। वान चेंग ने गुप्त रूप से अपना मन बना लिया। सहज गुप्त विधि आत्मसातकरण। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद वान चेंग ने अपनी चेतना का उपयोग अपनी चेतना से जुड़े अंतरिक्ष में चावल के आकार के प्रकाश स्थान से संपर्क करने के लिए किया। एक पल में अंतहीन जानकारी आने लगी। यह ऐसा था मानो उसने ब्रह्मांड की रचना देखी हो और मानो उसने अनगिनत प्राणियों का जन्म देखा हो। चुपचाप वान चेंग ने इस सहज गुप्त विधि में महारत हासिल कर ली। सहज गुप्त तकनीक, मैं ब्रह्मांड हूँ जिसे लुओ फैंग भविष्य में प्राप्त कर सकता है, और जन्मजात गुप्त तकनीक जॉइंट गॉड ट्रांसफॉर्मेशन जो वान चेंग ने अभी प्राप्त की है, दोनों ऐसी हैं जो युद्ध की प्रभावशीलता को काफी बढ़ा सकती हैं। इस गुप्त विधि का उपयोग करने के बाद वान चेंग अपनी सांसों को अन्य लोगों तक पहुंचा सकता है। लंबे समय तक विसर्जन के बाद अन्य जीवन अपनी चेतना खो देंगे और वह जिस शरीर को पीछे छोड़ देगा वह वान चेंग का हिस्सा बन जाएगा और पूरी तरह से वान चेंग द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। केवल इस गुप्त विधि की जानकारी के आधार पर निर्णय देना सही नहीं है। वान चेंग स्वाभाविक रूप से इसे अपनी आंखों से देखने का इरादा रखते हैं और देखते हैं कि यह गुप्त विधि क्या है। वान चेंग ने तुरंत निर्णय लिया। इस तरह की स्थिति में हमेशा ऐसे बदकिस्मत लोग होंगे जो अपना बलिदान दे देंगे। लोगों के एक समूह का अपहरण करने के लिए जीवन वाला ग्रह खोजने और दासों के एक समूह को खरीदने के लिए दास बाजार में जाने के 2 विकल्पों के बीच वान चेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा विकल्प चुना। वान चेंग को स्वयं क्यूलॉन स्टार की यात्रा करने में निस्संदेह कुछ समय लगेगा। इस दौरान मूल गुप्त क्षेत्र से बहुत दूर वान चेंग का क्लोन भी आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया और एक बार फिर उस महिला से संपर्क किया जिसने उसे 1000 डोमेन लॉर्ड स्तरीय पोषण कैप्सूल प्रदान किए थे। महामहिम वान चेंग के सामने महिला की परछाई दिखाई दी। वह थोड़ा झुकी और पूछा, महामहिम वान चेंग, क्या आप पोषण कैप्सूल के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं? मुझे एक वास्तविक मास्टर स्तरीय पोषण कैप्सूल की आवश्यकता है, वान चेंग ने कहा और फिर कहा, बहुत सारा, 10,000 प्रतियां। महामहिम वान चेंग, क्या मैंने सही सुना? महिला ने वान चेंग को आश्चर्य से देखा। ये भी सत्य है, भले ही आप 40% छूट पर 10,000 रियलम लॉर्ड स्तरीय पोषण कैप्सूल खरीदते हैं, फिर भी यह 600 मिलियन अंक होगा। वान चेंग के कुल अंक इस समय केवल 130 मिलियन है। बेशक वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। महामहिम वान चेंग का क्या मतलब है? महिला थोड़ी असमंजस में थी। इतने सारे रियलम लॉर्ड स्तर के पोषण कक्ष तैयार करने में शायद कम से कम सैकड़ों साल लगेंगे। महिला ने हल्का सा सिर हिलाया। महामहिम वान चेंग, यह नियमों के विरुद्ध है। महिला ने सिर हिलाया। तो फिर मुझे अभी 1000 प्रतियां खरीदने दीजिए और फिर हर साल प्रतियां खरीदने दीजिए, लेकिन आपको पहले से तैयारी करनी होगी। वान चेंग ने एक और योजना दी। उद्धरण चिन्ह। वान चेंग ने सबसे पहले 1000 रियलम लॉर्ड स्तरीय पोषण कैप्सूल खरीदने के लिए 2000 मिलियन अंक का भुगतान किया।
उसके बाद हर 30 साल में वह रियलम लॉर्ड स्तरीय पोषण कैप्सूल खरीदने के लिए पर्याप्त अंक निकाल लेता था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वान चेंग सभी बिंदुओं को इकट्ठा करने के बाद समय बर्बाद न करें, महिला बड़ी संख्या में रियल मास्टर स्तरीय पोषण कक्ष तैयार करने के लिए वापस चली गई। सामान्य तौर पर कहें तो 1 या 200 वर्षों के भीतर 6 मिलियन अंक एकत्र करना किसी ब्रह्मांडीय स्तर के व्यक्ति के लिए लगभग एक सपने जैसा है। 1 से 1 विनिमय अनुपात के अनुसार 6 मिलियन अंक मिलियन होने वाली इकाइयां होंगी, जो एक साधारण अमर की कुल संपत्ति का दर्जनों गुना है। अमर लोगों में से केवल ताकतवर लोग ही इतनी धनराशि वहन कर सकते थे। वान चेंग स्वयं वास्तव में बहुत आश्वस्त नहीं थे। आखिरकार वह केवल लौकिक स्तर पर था। पैसा कमाना इतना आसान कैसे हो सकता है? हालांकि ये पोषण कैप्सूल अंततः मूल शरीर के तेजी से विकास से संबंधित है, इसलिए वान चेंग को ये करना होगा, भले ही वह निश्चित न हो। सबसे खराब स्थिति में वह कर्ज चुकाने के लिए लॉर्ड कियानबू द्वारा दिए गए हथियारों को बेच सकता था। यदि वह काम नहीं करता है तो वान चेंग डोमेन मास्टर स्तर को तोड़ देगा और डोमेन मास्टर स्तर टोंगटियन माउंटेन पर जाएगा। बेशक खजाना बेचना एक असहाय विकल्प है और सीधे डोमेन मास्टर बनना एक असहाय विकल्प है। वान चेंग निश्चित रूप से इस विकल्प को नहीं चुनेंगे जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। आखिरकार वान चेंग को लॉर्ड कियानबू का खजाना बहुत पसंद है और वही ये भी सोचता है कि यह इस समय उसके लिए बहुत उपयुक्त है और दायरे के स्वामी तक पहुंचना और भी अविश्वसनीय है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की प्रशिक्षण प्रणाली के अनुसार केवल यूनिवर्स स्तर के लोग ही कई गुप्त क्षेत्रों में प्रवेश करने और डोमेन मास्टर बनने के योग्य होते हैं। आप योग्य नहीं हैं। वान चेंग को जो पता था उसके अनुसार वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा नियंत्रित प्रत्येक गुप्त क्षेत्र में काफी रहस्य थे। वह इन गुप्त स्थानों में जाने और फिर भाग्य बनाने के लिए मौका हथियाने वाली प्रणाली पर भरोसा करने की भी योजना बना रहा था। यदि वह कर सकता डोमेन लॉर्ड बनने के लिए आगे बढ़े, क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? कार्य चयन महिला की परछाई तुरंत गायब हो गई और वान चेंग झुंझलाहट में डूब गए। उन्हें मूल रूप से एक धनी व्यक्ति माना जाता था। आखिरकार ब्रह्मांडीय स्तर पर उनके पास 6000 मिलियन अंक थे, लेकिन अब वह अचानक कर्जदार बन गया है। उसके पास केवल 1000 मिलियन से कुछ अधिक अंक बचे हैं। उसके बाद हर साल उसे विश्व मास्टर स्तरीय पोषण कैप्सूल खरीदने के लिए मिलियन पॉइंट का भुगतान करना होगा। प्रत्येक 30 वर्ष में 60 मिलियन अंक टीएस। वान चेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यदि वह अंक प्राप्त करना चाहता था तो ऐसा करने के लिए उसके पास सीमित संख्या में ही तरीके थे। सबसे पहले टोंगटियन ब्रिज, ब्रह्म का सागर और अमर वेदी। दूसरा, वास्तविक होने वाली इकाइयों को अंकों के बदले बदला जा सकता है। तीसरा, गुप्त लोकों में रोमांच पर जाएं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। निस्संदेह अचानक मृत्यु की भी संभावना अधिक है। इन 3 तरीकों में से पहला तरीका स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय है। टोंगटियन ब्रिज। वान चेंग स्वयं पहले ही दायरे के स्वामी तक पहुंच चुके हैं। कानूनों के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट हो गई है और एक ही समय में अभ्यास करने वाले क्लोनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। उसे विश्वास है कि वह 30 वर्षों के भीतर 18वें स्तर को पार कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह अब मूल ब्रह्मांड में नहीं है और अंकों पर 10 गुना बोनस रद्द कर दिया गया है। भले ही वह टोंगटियन ब्रिज के 18वें स्तर को पार कर जाए, उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंक केवल 10 मिलियन से अधिक होंगे, जो कि 60 मिलियन अंक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। ब्रह्म का सागर। वान चेंग को अपनी सीमाएं पता थी। भले ही उसे एक पृथ्वीवासी की विशेष आत्मा विरासत में मिली हो, लेकिन यह संभावना नहीं थी कि वह हॉर्न की तरह एक बार में ब्रह्म सागर के 20वें स्तर तक पहुंच सके। तुम्हें पता है, लुओ फैंग पहली बार ब्रह्म के सागर में गया था, वह केवल 10वें स्तर तक पहुंच गया था। लुओ फैंग को मिले अंक केवल 10,000 थे, जो कुछ न होने से बेहतर था। इसके अलावा वान चेंग को लगा कि यह संभव नहीं है कि उन्हें पृथ्वीवासियों की विशेष आत्मा विरासत में मिली हो। आखिरकार वह एक बाहरी व्यक्ति थे। भले ही आप अंतिम अमर वेदी को पार कर लें, आपको केवल 50,000 अंक ही मिलेंगे। तो चलिए इसके बारे में बात नहीं करते हैं। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में शामिल होने से पहले वान चेंग दरिद्र थे। उनकी एकमात्र बचत 10,000 कैश इकाइयां थी, जो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने उन्हें जीनियस बैटल में मैच के बाद के इनाम के रूप में दी थी। तो मैं केवल खजाने की तलाश करने और पैसे कमाने के लिए विभिन्न गुप्त स्थानों पर जा सकता हूँ। वान चेंग ने दिल में थोड़ा सिर हिलाया। जब गुप्त स्थानों में रोमांच की बात आती है तो वान चेंग बहुत डरपोक नहीं होते हैं। वान चेंग की ताकत ब्रह्मांडीय स्तर से कहीं अधिक है। इसके अलावा उसके पास कैस सिटी के भगवान द्वारा दिया गया जीवन रक्षक खजाना दानव सम्राट पैलेस भी है। खतरे का सामना करते समय वह दानव सम्राट महल में छिप सकता है और अधिकांश संकटों का समाधान किया जा सकता है। केवल अफसोस की बात यह है कि मेरा क्लोन संयोग से जब्त किए गए खजाने को प्राप्त नहीं कर सकता है। अन्यथा मुझे जोखिम भी नहीं उठाना पड़ेगा और अवसरों का लाभ उठाने के लिए गुप्त स्थानों में जा सकता हूँ। वान चेंग ने कुछ अफसोस के साथ सोचा, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। मिशन के 5 स्तर हैं, प्रत्येक में खतरे की बढ़ती डिग्री है, लेकिन निश्चित रूप से पुरस्कार भी बढ़ रहे हैं। मेरी ताकत के साथ सामान्य गुप्त क्षेत्र मेरे समय के लायक नहीं लगते। वान चेंग ने उसकी ठुड्डी को छुआ, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। हालांकि यह सामान्य है, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा स्थापित गुप्त क्षेत्रों के वास्तव में अपने स्वयं के रहस्य हैं। जब तक आप रहस्यों का पता लगा सकते हैं, आपको भारी पुरस्कार मिलने की संभावना है। इसके अलावा वान चेंग का लक्ष्य सामान्य प्रतिभाओं से अलग है। अधिकांश अन्य लोग अंक अर्जित करने के लिए इन गुप्त क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। जहां तक वान चेंग का सवाल है, उनका पहला लक्ष्य खजाने पर कब्जा करना है और दूसरा ढेर सारे अंक अर्जित करना है। खजाने को हथियाने का तो जिक्र ही नहीं, अंक अर्जित करना बड़ी संख्या में अंक अर्जित करने के समान नहीं है। यदि आप बड़ी संख्या में अंक अर्जित करना चाहते हैं तो आपको सही अवसर ढूंढना होगा। यह अवसर न केवल खतरनाक या निराशाजनक गुप्त क्षेत्रों में मौजूद हो सकता है, बल्कि सामान्य गुप्त क्षेत्रों में भी मौजूद हो सकता है। निस्संदेह किसी सामान्य गुप्त क्षेत्र में इस अवसर को पाना कहीं अधिक कठिन होगा। शुरुआत से अंत तक उन्हें एक एक करके खोजें। वान चेंग ने अपना मन बना लिया और फिर उन्होंने 0% मृत्यु दर के साथ सुरक्षा स्तरीय मिशन पर क्लिक किया। 1. बलूत का फल महाद्वीप के अंदर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का प्रलय का दिन गुप्त क्षेत्र 2. चेन्यून स्टार वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ताइचू गुप्त क्षेत्र में 3. यांत्रिक ग्रह वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के गुप्त दायरे के अंदर सुरक्षा स्तर के हजारों कार्य थे। वान चेंग ने उन सभी को धैर्यपूर्वक पढ़ा और कई गुप्त बातें लिखी जो दिलचस्प लगी। फिर उन्होंने 10% मृत्यु दर वाले एक सामान्य कार्य पर क्लिक किया। 1000 हवाओं की घाटी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ताइचू गुप्त क्षेत्र के अंदर 2. सी ऑफ थंडर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के प्रलय के दिन के गुप्त दायरे के अंदर 3. 9 देवताओं की भूमि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के गुप्त दायरे के अंदर हजारों सामान्य स्तर के कार्य थे और वान चेंग ने भी उन्हें एक एक करके पढ़ा। फिर कठिन स्तर, खतरनाक स्तर और हताश स्तर के कार्य थे। वान चेंग ने उन्हें एक एक करके देखा। कई कार्यों को देखने के बाद वान चेंग को यकीन था कि केवल एक ही दुनिया है जहां उसे कुछ हासिल होगा, और वह थी ज़ूलुओ वर्ल्ड। निस्संदेह इसका कारण यह था कि वान चेंग पहले से ही इस दुनिया के रहस्यों को जानता था। ब्लड क्रिस्टल इतना कीमती है कि यूनिवर्स मास्टर्स भी इसे पाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं।
हालांकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने प्रतिभाओं को प्रति क्रिस्टल केवल 600 अंक की पेशकश की, जो एक प्रागैतिहासिक नुकसान था। वान चेन को लगा कि अगर उसे इस दुनिया से ब्लड क्रिस्टल मिल गया तो उसे सबसे पहले कैस सिटी के भगवान के पास जाना होगा और यह पता लगाने की कोशिश करनी होगी कि क्या कैस सिटी का भगवान मदद करने को तैयार है। केवल वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा करते हुए मैं शायद ये पता नहीं लगा सकता कि मैं कहां भाग्य कमा सकता हूं। वान चेन ने मन ही मन सोचा और थोड़ा सिर हिलाया। यदि ऐसा देखा जा सका तो असंख्य प्रतिभाएं बहुत पहले ही अपना भाग्य आजमा चुकी होती। आखिर कौन अमीर नहीं बनना चाहता। तो आइए पहले मिशन के लिए प्राचीन मंदिर के खंडहर पर चलें। वान चेन ने अपने मन में एक निर्णय लिया। वान चेन को लगा कि यह खंडहर हो चुका प्राचीन मंदिर उनके लिए अवसरों का लाभ उठाने के लिए अधिक उपयुक्त स्थान है। इसके अलावा प्राचीन मंदिर के खंडहर एक खतरनाक स्तर का मिशन था, इसलिए इस मिशन को अपने पहले मिशन के रूप में लेना काफी उचित था। स्वीकार करना। अपना मन बनाने के बाद वान चेन ने संकोच नहीं किया और सीधे कार्य स्वीकार करने का फैसला किया। तैयारी और प्रस्थान। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्राचीन मंदिरों के खंडहर कभी एक प्राचीन जाति का मुख्य क्षेत्र था। बाद में युद्ध के कारण ये जाति नष्ट हो गई और मूल अखंड मंदिर स्वाभाविक रूप से खंडहर बन गए। प्राचीन मंदिर के खंडहर के अंदर खतरा मुख्य रूप से दो पहलुओं से आता है। एक ये है कि बड़ी संख्या में अमर देवताओं की मृत्यु हो गई, जिससे प्राचीन मंदिर के खंडहरों के अंदर एक भयानक बुरी आत्मा और आक्रोश पैदा हो गया। इस विशेष ऊर्जा के पोषण के तहत कई रक्त पिपासु जानवर इसमें जीवित रहते हैं। इनमें से अधिकांश जानवर ब्रह्मांड स्तर के हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र स्वामी स्तर के भी हैं। इसलिए आमतौर पर कहें तो ब्रह्मांड स्तर की प्रतिभाएं उनमें गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करती। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सामान्य ब्रह्मांड स्तर का जानवर कितना प्रतिभाशाली है, उसे निश्चित रूप से एक क्षेत्र स्वामी स्तर के जानवर द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दूसरा खतरा नष्ट हुए प्राचीन मंदिर के मूल निवासियों के अवशेष हैं। हालांकि मूल निवासी विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी कई पद्धतियां अभी भी बची हुई हैं। कुछ खतरे सामान्य अमर लोगों को भी तुरंत नष्ट कर सकते हैं। खंडहर हो चुके प्राचीन मंदिर में प्रवेश के लिए 3 कार्य हैं। 1. ब्रह्मांडीय स्तर के राक्षसों से 1000 सामग्री एकत्र करें और आपको अंक मिलेंगे। 2. डोमेन लॉर्ड स्तर के विदेशी जानवरों से सामग्री के टुकड़े एकत्र करें। इसे पूरा करने पर आपको अंक मिलेंगे। 3. 10 विश्व मास्टर स्तर के विदेशी जानवरों की सामग्री इकट्ठा करें और इसे पूरा करने पर आपको अंक मिलेंगे। 3 कार्यों में से किसी एक को पूरा करना सफलता माना जाएगा और आप बाद में वापस लौटने का विकल्प चुन सकते हैं। बेशक वान चेन के लिए ये 3 काम बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं थे और उन्होंने इन्हें आसानी से पूरा कर लिया। अवसरों का लाभ उठाना, खजाने की खोज करना और उनके रहस्यों की खोज करना, यही था जो वान चेन वास्तव में करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने इस मिशन को चुना था, वान चेन तुरंत रवाना नहीं हुए। आधिकारिक तौर पर जाने से पहले उन्होंने खजाने का एक बैच खरीदा। अब तक मैंने एक अच्छा अंतरिक्ष यान नहीं खरीदा है। वान चेन ने सीधे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का खजाना खोला और 120 मिलियन अंक खर्च किए इस बसे बुनियादी एफ क्लास अंतरिक्ष यान खरीदे। वास्तव में वान चेन निश्चित रूप से अब एक बेहतर खरीद सकता है, कम से कम हुयांगो के यूनमो स्टार से भी बदतर नहीं। हालांकि ये देखते हुए कि जब वह वास्तव में बचना चाहता था तो उसे निश्चित रूप से दानव सम्राट पैलेस पर भरोसा करना होगा। अंतरिक्ष यान की भूमिका बहुत बड़ी नहीं थी और एफ क्लास अंतरिक्ष यान होना पर्याप्त था। प्राचीन मंदिर के खंडहरों में प्रवेश करने के लिए हमें कई खतरों से बचना होगा, इसलिए डिटेक्टर खरीदना सबसे अच्छा है। वान चेन ने संकोच नहीं किया और एक शीर्ष डिटेक्टर खरीदने के लिए 8 मिलियन अंक खर्च किए। 8 मिलियन पॉइंट वाला एक डिटेक्टर फैंग हो बक्सियू के उपयोग के लिए पर्याप्त से अधिक है और वान चेन के उपयोग के लिए स्वाभाविक रूप से पर्याप्त है। वान चेन ने पहले एक उन्नत डिटेक्टर होने के लाभों का अनुभव किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अब पैसा खर्च करने को तैयार था। 8 मिलियन अंक वह बस उन्हें खर्च कर सकता था। भारी मात्रा में ब्रह्मांडीय क्रिस्टल, विश्व के छल्ले, खजाने जो जल्दी से बल, पथ खोज रोबोट और सुरक्षात्मक कवच को बहाल कर सकते हैं। वान चेन सभी प्रकार की आपूर्ति के बारे में सोचते रहे और साथ ही उन्होंने उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदा। जल्द ही वान चेन द्वारा छोड़े गए सभी 10 मिलियन से अधिक अंक उसके द्वारा उपयोग किए गए थे। हालांकि वान चेन को नहीं लगा कि यह कोई बड़ी बात है। ये आवश्यक निवेश थे। आप अपने मेमने को जोखिम में डाले बिना भेड़िए को नहीं पकड़ सकते। इन निवेशों से उसे भविष्य में वास्तव में बड़ा लाभ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। 10 दिन से अधिक समय बाद वान चेन द्वारा खरीदी गई सभी आपूर्तियां वितरित की गईं। उन्होंने खरीदी गई चीजों को छांटा और फिर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को एक आवेदन जमा किया। महामहिम वान चेन, प्राचीन मंदिर के खंडहर मूल गुप्त क्षेत्र के भीतर हैं। हमें वहां पहुंचने में लगभग 3 दिन लगेंगे। नुकीले सिर वाले एक अमर व्यक्ति ने अंतरिक्ष यान पर वान चेन से कहा। मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। जब तुम वहां पहुंचो तो मुझे फोन करना। वान चेन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर वह सीधे लाउंज में चला गया। जबकि वान चेन का क्लोन प्राचीन मंदिर के खंडहरों की ओर बढ़ रहा था, वान चेन स्वयं 10 दिनों से अधिक की उड़ान के बाद अंततः क्यूलोंग स्टार के पास पहुंचे। इसलिए वान चेन ने सीधे एक ब्रह्मांडीय स्तर के 9वें क्रम के क्लोन को विभाजित किया और क्यूलोंग स्टार में प्रवेश किया और साथ ही सीधे दास बाजार में चला गया। जब वान चेन एक दास की दुकान के सामने चला गया तो वह अचानक रुक गया। इस समय वान चेन की नजर एक गुलाम पर टिकी जो एक अधेड़ उम्र के आदमी जैसा दिख रहा था। इस समय वह केवल एक गृह स्तर का था और कई दासों के बीच असंगत था, लेकिन उसने वान चेन का ध्यान आकर्षित किया। मैं उसे चाहता हूँ। वान चेन ने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर इशारा किया और कहा, सर, हालांकि यह गुलाम केवल गृह स्तर का है, वह एक बार एक जाति का नेता था, उसकी एक विशेष स्थिति है और उसके पास कई कौशल हैं, इसलिए वह अधिक महंगा है। वान चेन ने इस गृह दास को खरीदने के तुरंत बाद मांस से भरे चेहरे के साथ 9वें स्तर की स्टार स्तर का एक गंजा दास और 7वें स्तर की स्टार स्तर की एक पतली महिला दास खरीदा। एक बार में 12 तारकीय स्तर के दास खरीदने के बाद वान चेन ने विशेष चैनलों के माध्यम से 3 ब्रह्मांडीय स्तर के दास भी खरीदे। अंतरिक्ष यान पर वान चेन ने दूसरों को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और वह एक तारकीय स्तर के दास के साथ अकेले लाउंज में चला गया। दुर्घटनाओं से बचने के लिए वान चेन ने सबसे पहले इस आदमी को एक आत्मा गुलाम में बदलने के लिए हृदय क्लेश की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने औपचारिक रूप से आत्मसात की गुप्त तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। गुंजन, वान चेन से एक अदृश्य और अमूर्त आभा निकली और धीरे धीरे वान चेन के सामने दास से संपर्क करने लगी। हालांकि इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, एक पल में उसकी जान चली गई। इस समय वान चेन को लगा कि जो गुलाम लाश बन गया था उसका उसके साथ एक विशेष संबंध था। आत्मसातीकरण का प्रभाव, भागो, कूदो, झपकाओ, मुक्का मारो, लड़ो। वान चेन ने कई क्रियाएं करने के लिए अपने सामने लाश को नियंत्रित किया। ये वान चेन द्वारा अपने क्लोन को नियंत्रित करने जैसा ही दिखता है, लेकिन वास्तव में इसमें एक अंतर है। विशेष क्लोन तकनीक पर भरोसा करते हुए वान चेन अब पूरी तरह से अलग चीजें करने के लिए 10,081 क्लोनों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि उसके सामने लाश को वान चेन को थोड़ा और सावधानी से नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
दूसरे शब्दों में, इसे नियंत्रित करने के लिए वान चेन को अपनी चेतना खर्च करने की आवश्यकता है। चेतना का आयाम अथवा मनःशक्ति का आयाम इस प्रकार समझा जा सकता है। मन का कार्य, मन की शक्ति का आयाम मन के सही कार्य को निर्धारित करता है। आदिम ब्रह्मांड में टेलीकिनेसिस के आयाम की एक सीमा होती है और यह सीमा 10,000 होती है। यहाँ 10,000 वह संख्या है जो मूल आयाम 100 के पूर्ण मान को रहस्यमय आयाम 100 के पूर्ण मान से गुणा करने पर प्राप्त होती है। टेलीकिनेसिस आयाम के मूल अधिकतम मूल्य को प्राप्त करना बहुत आसान है और हर अमर निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। वान चेन के दायरे के मास्टर के माध्यम से टूटने के बाद उसका टेलीकिनेसिस आयाम शायद 100 से अधिक था। वह थोड़ी सी प्रशिक्षण के साथ पहुंच सकता है, लेकिन गुप्त तकनीक का आयाम बढ़ाना बहुत कठिन है। सबसे खास बात यह है कि यह गुप्त तकनीक बहुत कीमती है। साधारण अमर लोगों के इस गुप्त तकनीक को प्राप्त करने के योग्य होने की संभावना नहीं है। वहीं इस गुप्त तकनीक का अभ्यास करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। साधारण अमर लोग इसे वहन नहीं कर सकते, सामान्य जीवन की तो बात ही छोड़ दें। संक्षेप में, जब वान चेन क्लोन तकनीक का उपयोग करके बनाए गए क्लोन को नियंत्रित कर रहे थे, तो इसका चेतना से कोई लेना देना नहीं था। यह एक वृत्ति की तरह था। हालांकि आत्मसात की गुप्त तकनीक के माध्यम से रूपांतरित की गई इस लाश को नियंत्रित करने के लिए चेतना की खपत की आवश्यकता होती है। यदि वान चेन की चेतना प्रोसेसर है और उसका शरीर हार्डवेयर है, तो प्रोसेसर को आमतौर पर केवल वान चेन के शरीर हार्डवेयर को संसाधित करने की आवश्यकता होती है। आत्मसात पूरा होने के बाद आत्मसात व्यक्ति भी वान चेन का हार्डवेयर बन जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसे नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त चेतना खर्च करने की आवश्यकता होती है। बेशक सिर्फ एक तार्किक स्तर की लाश को नियंत्रित करने के लिए वान चेन को अपनी चेतना के 10,000वें हिस्से की भी आवश्यकता नहीं है। अगर वान चेन चाहते तो ऐसी लाखों लाशों को आसानी से काबू कर सकते थे। क्या ये गुप्त जनजात क्षमता है? वान चेन ने मन में सोचा और अचानक उसने अपना हाथ लहराया। पुकारना। एक पल में लाश प्रकाश की धारा में बदल गई और तेजी से वान चेन की बाह में समा गई। लगभग उसी समय वान चेन की बाह पर मानव शरीर के आकार का एक पैटर्न दिखाई दिया। वान चेन ने चुपचाप महसूस किया, मुझे लगता है कि मैं सीधे उसके बल और टेलीकिनेसिस का उपयोग करने में सक्षम हूँ। वान चेन के लिए तार्किक स्तर का बल बहुत छोटा है, लेकिन वह अभी भी स्पष्ट रूप से भेद कर सकता है कि यह मौजूद है या नहीं। इसके अलावा, हालांकि यह तार्किक दास मर चुका है, उसकी चेतना बुझ गई है और उसकी आत्मा वास्तव में अभी भी शरीर के भीतर मौजूद है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी टेलीकिनेसिस अभी भी मौजूद है। पुकारना। वान चेन का दिमाग फिर से घूम गया और उसकी बाह पर पैटर्न तुरंत गायब हो गया। अगले ही पल तार्किक स्तर के दास की लाश फिर से वान चेन के सामने आ गई। वान चेन ने अपना प्रयोग बंद नहीं किया। उसने दासों को एक एक करके बाहर बुलाया और एक एक करके उन्हें अपने में मिला लिया। अंततः कई घंटों के बाद वान चेन को वह सब पता चल गया जो वह जानना चाहता था। वान चेन स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छानुसार अपने अंगों को नियंत्रित कर सकता है और अपनी इच्छानुसार हर चीज का उपयोग कर सकता है, जिसमें बल, टेलीकिनेसिस आदि शामिल हैं। वान चेन द्वारा आत्मसात किए गए ये सभी जीवन एक टोटेम के समान खुद को वान चेन से जोड़ सकते हैं और केवल इस संलग्न अवस्था में ही वान चेन अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आत्मसात करने की दक्षता आत्मसात किए जा रहे जीवन की ताकत पर निर्भर करती है। वान चेन द्वारा खरीदे गए गुलामों की ताकत अलग अलग होती है। एक तार्किक स्तर के गुलाम को धीरे धीरे आत्मसात करने के लिए केवल वान चेन की सांस के 1/4वें हिस्से के संपर्क में आने की जरूरत है। बेशक इन सब का आधार यह है कि वान चेन इस सहज गुप्त तकनीक को सक्रिय करता है। यदि वान चेन इस सहज गुप्त तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं, तो उनकी सांस और रक्त दोनों अन्य जीवन से अलग नहीं होंगे। हालांकि यह सहज गुप्त विधि सीधे तौर पर युद्ध शक्ति में सुधार नहीं करती है, ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वान चेन को पता था कि क्या हो रहा है। किसी कमजोर व्यक्ति को आत्मसात करने में यह बात किसी काम की नहीं थी और इससे वान चेन में कोई खास सुधार नहीं आएगा। लेकिन अगर यह एक मजबूत व्यक्ति को आत्मसात कर सके, तो ये पूरी तरह से अलग होगा। वान चेन द्वारा आत्मसात की गई शक्ति को वान चेन की अपनी शक्ति में बदला जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वान चेन एक मजबूत नींव हासिल करने के लिए इस गुप्त तकनीक पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि जिन अमर लोगों को कुलीनता की उपाधियां दी गई उनमें से अधिकांश की अपनी पृष्ठभूमि थी और उनके मन में एक दूसरे के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। वान चेन इस रहस्य के लिए सीधे तौर पर किसी को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। त्रिका, चलो बाद में मौका ढूंढेंगे। वान चेन ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में अब और नहीं सोचा। यह आखिरी गुलाम, वान चेन द्वारा खरीदा गया पहला गुलाम भी केवल ग्रह स्तर पर था। वान चेन ने उसे गुप्त तकनीक को आत्मसात करने के विचार के साथ प्रयोग करने के लिए नहीं खरीदा था। वान चेन ने उसे इसलिए खरीदा क्योंकि यह व्यक्ति वान चेन का परिचित था। एक व्यक्ति जिसे गुलाम नहीं माना जाता था वह अचानक गुलाम बाजार में दिखाई दिया और वान चेन ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खरीद लिया। मालिक, गृहदास ने कांपते हुए सलाम किया। डर गया क्या? वान चेन ने धातु की कुर्सी पर बैठकर शांति से पूछा। थोड़ा। दूसरा पक्ष अनिच्छा से मुस्कुराया। निसंदेह वह डरा हुआ था। जो लोग उसके साथ खरीदे गए थे वे पहले एक एक करके इस कमरे में दाखिल हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं गया। अब वह अंदर भी आ गया, लेकिन उसे उन लोगों की परछाई तक नजर नहीं आई। डरो मत, मुझे बस तुमसे कुछ पूछना है, वान चेन ने कहा और फिर उसने पूछा, मुझे बताओ तुम गुलाम कैसे बने? मैं गुलाम कैसे बनूं? वान चेन के शब्दों ने गृहदास को थोड़ा भ्रमित कर दिया, लेकिन उसने फिर भी वान चेन के आदेशों का पालन किया और तुरंत बोलना शुरू कर दिया। प्राचीन मंदिर के खंडहर वान चेन अपने सामने गृह स्तर के वक्ता को चुपचाप सुनते रहे जब तक कि एक क्षण बाद गृह स्तर के वक्ता ने बोलना समाप्त नहीं कर दिया। वान चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपने सामने ग्रह को या यूं कहे कि चारेल को देखा और थोड़ा भावुक हो गया। 100 साल पहले वान चेन यूनी स्टार नामक जीवन ग्रह पर बस गए, जहां स्वदेशी यूनी जनजाति रहती थी। हमारे सामने ग्रह स्तरीय आकृति कोई और नहीं बल्कि यूनी जनजाति की इस पीढ़ी के नेता चारेल हैं। जब वान चेन यूनी स्टार पर रहते थे तो उन्होंने सब कुछ चारेल पर छोड़ दिया था, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें अभी भी यह व्यक्ति याद है। इसकी वजह यह भी थी कि जब वान चेन ने उसे दास बाजार में देखा तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खरीद लिया। एक पूर्व आदिवासी नेता अब गुलाम बन गया है। इस बीच जो हुआ वह बहुत जटिल है, लेकिन बहुत सरल भी है। इसे एक वाक्य में कहें तो उसे वान चेन द्वारा फंसाया गया था। जब वान चेन यूनी स्टार पर थे तो उन्होंने मिंजिया की पहचान का इस्तेमाल किया। क्योंकि एक डोमेन स्वामी लोकप्रिय युवान को यूनी स्टार में लाया था, वान चेन ने बस अपनी मौत का नाटक करने और भागने का विकल्प चुना। मूल रूप से वान चेन ने सोचा था कि चूंकि उसने अपनी मौत का नाटक किया था तो स्वाभाविक रूप से सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य से जब डोमेन लॉर्ड और युवान पर नजर रखने वाली सेनाओं ने यूनी स्टार को ट्रैक किया और पाया कि सुराग पूरी तरह से कट गए थे, तो उन्होंने यूनी कबीले पर अपना गुस्सा निकाला। दूसरे पक्ष ने सीधे यूनी स्टार को खरीद लिया, जिसने अपने गृह स्वामी को खो दिया था, और फिर पूरी यूनी जनजाति को दास व्यापारियों को बेच दिया। स्वाभाविक रूप से चारेल भी गुलाम बन गया। हालांकि कमजोरों को स्वयं चुनने का कोई अधिकार नहीं है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अगोचर यूनी जनजाति इस स्थिति में पंचिंग बैग बन गई।
एक पल की चुप्पी के बाद वान चेंग ने शांति से पूछा, क्या आप जानते हैं कि आपको किसने बेच दिया? पिछले ग्रह स्वामी की मृत्यु के बाद ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के अधिकारियों ने जल्द ही हमें सूचित किया कि गिग्स नाम का एक व्यक्ति नया ग्रह स्वामी बन गया है। फिर इस ग्रह स्वामी ने हम सभी को दास व्यापारियों को बेच दिया। आप ये भी नहीं जानते कि किसने आपको नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मेरे लिए आपसे बदला लेने में मदद करना कठिन है। वान चेंग को असहाय महसूस हुआ। यूनी जनजाति वास्तव में बहुत कमजोर थी और बिना किसी कारण के नष्ट कर दी गई थी। ये सही है, यूनी जनजाति की वर्तमान स्थिति खत्म होने से बहुत अलग नहीं है। उन्हें दास के रूप में बेच दिया गया। 100 वर्षों के बाद ग्रह स्तर से नीचे के अधिकांश यूनी लोगों की मृत्यु हो गई है। मास्टर, आपने क्या कहा? चार्ली ने अविश्वास से पूछा। लेकिन क्यों? चार्ली पूछने में मदद नहीं कर सका। मास्टर, मेरी एक विनती है, चार्ली ने अचानक कहा। ओह, मुझे बताओ, वान चेंग ने कहा। मास्टर, हम यूनी जनजाति ने ऐसी आपदा का सामना किया है क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं। पिछले 100 वर्षों में हालांकि मैंने उस ग्रह स्वामी को फाड़ने की कामना की है जिसने हमें टुकड़ों में बेचा है। मैं अपने खोए हुए आदिवासियों को फिर से खोजने के लिए उत्सुक हूँ। इससे भी अधिक, जिसने हमें बेचा वह बेहद शक्तिशाली हो सकता है। यदि आप हमें बदला लेने में मदद करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं जो इसके लायक नहीं है। इसलिए मैं आपसे मेरे कुछ जीवित आदिवासियों को खोजने में मदद करने के लिए कहना चाहता हूँ। जैसे ही चारेल ने ये कहा, वान चेंग भी समझ गए कि उनका क्या मतलब है। चेरियल शायद बाद का ग्रह भी चाहता था स्वामी को कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन अपने दिल में उन्हें और भी उम्मीद थी कि यूनी जनजाति फिर से एकजुट हो सकती है। अन्यथा अगर वे थोड़ी देर और इंतजार करते तो यूनी जनजाति शायद वास्तव में इस ब्रह्मांड से गायब हो जाती। यही कारण है कि चारुआ बदला लेने की कोशिश नहीं करेगा और आशा करता है कि वान चेंग उसे जीवित जनजाति के सदस्यों को ढूंढने में मदद कर सकता है। मेरा वादा है तुमसे। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उन्होंने अंतरिक्ष यान की खुफिया टीम को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन इंपीरियल कैपिटल स्टार की ओर जाने का आदेश दिया। वान चेंग ने मूल रूप से आत्मसात करने की गुप्त तकनीक का प्रयोग करने, अन्य स्थानों की यात्रा करने, इधर उधर घूमने और कुछ खजाने हासिल करने के अवसरों की तलाश करने के बाद एक तेज अंतरिक्ष यान बनाने की योजना बनाई थी। लेकिन इसी समय उनकी मुलाकात चारियल से हुई और यूनी जनजाति के मामले उनसे संबंधित थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी योजनाओं को अस्थायी रूप से बदल दिया। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इस समय मूल गुप्त क्षेत्र में वान चेंग का क्लोन अंततः प्राचीन मंदिर के खंडहर के पास पहुंच गया। जैसे ही अंतरिक्ष यान निकट आया, वान चेंग ने आभासी प्रक्षेपण के माध्यम से दूर काले कोहरे में डूबा एक विशाल महाद्वीप देखा। स्पष्ट रूप से वह महाद्वीप पर कुछ निरंतर महलों को भी देख सकता था। सफेद रोशनी, वहां कुल 108 सफेद बिंदु हैं, जिसका मतलब है कि उस महाद्वीप में जाने के लिए सुरक्षित रास्ते हैं जहां खंडहर हो चुका प्राचीन मंदिर स्थित है। अलग अलग रास्तों से प्रवेश करने पर निश्चित रूप से अलग अलग परिणाम मिलेंगे। वान चेंग ने विचार किया। इस समय किनारे पर नुकीले सिर वाले अमर ने अचानक कहा, महामहिम, 7 स्टॉर्स पहले से खबर है कि आदरणीय जिगुआंग आपसे मिलना चाहते हैं। महामहिम। आदरणीय जिगुआंग। वान चेंग थोड़ा स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने सिर हिलाया और कहा, तो चलिए पहले 7 स्टार हॉल में चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। एक क्षण बाद वान चेंग को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान खंडहर हो चुके प्राचीन मंदिर महाद्वीप के ऊपर खड़े एक शानदार महल के बाहर पहुंचा। ये 7 स्टार पैलेस था और इसमें आदरणीय जिगुआंग रहते थे, जो नीचे खंडहर हो चुके प्राचीन मंदिर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। जल्द ही वान चेंग मुख्य हॉल में पहुंचे और वेनेरेबल जिगुआंग से मिले, जो एक गंजा युवक था जो सफेद वस्त्र पहने हुए था और सौम्य आभा बिखेर रहा था। हाँ, जूनियर भाई, ये पहली बार है जब हम मिले हैं, है ना? वान चेंग को देखकर गंजा युवक हंसा। ये सही है, उनके सामने आदरणीय जिगुआंग भी कैस सिटी के भगवान के शिष्य हैं और उन्हें काफी उच्च स्थान दिया गया है। हालांकि वान चेंग को पता था कि कैस सिटी के भगवान के शिष्य कौन थे। प्राचीन मंदिर के खंडहरों में आने से पहले उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्राचीन मंदिर के खंडहरों की रक्षा करने वाला वास्तव में आदरणीय जिगुआंग था। रिवरेंड जिगुआंग की ओर से अनुस्मारक प्राचीन मंदिर के खंडहरों के ऊपर वान चेंग ने हाल ही में खरीदी गई F-क्लास अंतरिक्ष यान को सफेद रोशनी से घिरे एक सुरक्षित निकास की ओर चलाया। छठे वरिष्ठ भाई ने सचमुच मुझे एक बड़ा उपहार दिया। वान चेंग अंतरिक्ष यान के कॉकपिट में खड़े थे। उसने आभासी बाहरी दृश्य के माध्यम से बाहर के दृश्यों को देखा और अपने दिल में चुपचाप आह भरी। अभी वान चेंग से मिलने के बाद आदरणीय जिगुआंग ने उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार बताया। खंडहर हो चुके प्राचीन मंदिर की ओर जाने वाले 108 सुरक्षित मार्गों को क्रमशः चैनल 1, चैनल 2 और चैनल 3 कहा जाता है। विभिन्न मार्गों से प्रवेश करने पर स्वाभाविक रूप से अलग अलग लैंडिंग स्थान मिलेंगे। आदरणीय जिगुआंग ने वान चेंग को बताया कि इस समय 18वें चैनल के लैंडिंग बिंदु के पास 6 चेरी एंड 7 वंडर फ्लावर्स नामक एक खजाना यहाँ के विशेष वातावरण द्वारा पोषित किया गया था। अब इस खजाने को चुनने का सही समय था। वान चेंग ने पहले कभी 6 चेरी और 7 वंडर फ्लावर्स खजाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन अब उनके पास बेहद उच्च अधिकार हैं। आभासी ब्रह्मांड में लॉग इन करने और सरसरी नजर डालने के बाद उसे तुरंत इस खजाने का मूल्य समझ में आ गया। 6 चेरी और 7 एब्सोल्यूट फूल एक खजाना है जो अमर देवताओं को उनके दिव्य शरीर को जल्दी से ठीक करने में मदद कर सकता है। अमर माकीज और अमर राजाओं दोनों को इस खजाने की अतुलनीय इच्छा है। 6 चेरी और 7 जू फूल का मूल्य आमतौर पर 10 लाख हुनेवान इकाइयों और 100 मिलियन हुनेवान इकाइयों के बीच होता है। इतने बड़े अंतर का कारण यह है कि अलग अलग 6 चेरी और 7 जू फूलों का प्रभाव बहुत अलग होता है। बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदरणीय जिगुआंग ने जिस 6 चेरी और 7 वंडर्स फूल का उल्लेख किया था वह किस प्रकार का फूल था। ये निश्चित रूप से वान चेंग के लिए एक अमूल्य खजाना था। तो इसके बारे में सुनने के बाद वान चेंग ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के मार्ग संख्या 18 से खंडहर हो चुके प्राचीन मंदिर में प्रवेश करना चुना। हालांकि आदरणीय जिगुआंग ने वान चेंग को यह भी याद दिलाया कि हालांकि खजाना पैसेज 18 के पास था, लेकिन वह इसे पा सकेंगे या नहीं यह वान चेंग की किस्मत पर निर्भर था। यदि वह वास्तव में इसे नहीं पा सका तो उसे इसे मजबूर नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह गलती से एक खतरनाक जगह में प्रवेश करेगा और पछताएगा। वहीं बड़ी संख्या में विदेशी जानवर भी खजाने की रखवाली करेंगे। अगर उसे खजाना मिल भी गया तो उसे ले जाना उसके लिए आसान नहीं होगा। मैंने 8 मिलियन पॉइंट के लिए एक डिटेक्टर का आदान प्रदान किया। जब तक मेरी किस्मत निराशाजनक रूप से खराब नहीं है, खजाना ढूंढने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वान चेंग ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। जहां तक ये सवाल है कि क्या उसे खजाना मिल सकता है, तो उसे इंतजार करना होगा और देखना होगा। यदि वह काम नहीं करता है तो चांस कैप्चर सिस्टम आजमाएं। हालांकि चांस कैप्चर सिस्टम द्वारा पकड़ा गया खजाना मूल शरीर में चला जाएगा और क्लोन इसे प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर भी यह खजाना ढूंढने लेकिन उसे खो देने से बेहतर है। जब वान चेंग सोच रहा था, अंतरिक्ष यान जल्द ही सफेद रोशनी की एक लकीर के पीछे चला गया और सुरक्षा चैनल नंबर 18 में उड़ गया। अकेले उस मंदिर की ऊंचाई 100,000 मील से अधिक है, जो 7 स्टॉर्स पैलेस से कहीं अधिक शानदार है, जहां आदरणीय जिगुआंग बाहरी दुनिया में रहते हैं।
कहने की जरूरत नहीं है कि इस खंडहर प्राचीन मंदिर का असली रहस्य उस बेहद भव्य मंदिर में छिपा होगा। जहां तक आसपास के मंदिरों की बात है, हो सकता है कि उनके अंदर कुछ बचा हुआ खजाना हो, लेकिन मूल्य के मामले में वे निश्चित रूप से केंद्र में स्थित विशाल मंदिर से तुलनीय नहीं है। बेशक अवसरों का मतलब खतरा भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबसे बड़े मंदिर के अंदर और यहाँ तक कि उसके आसपास भी अनगिनत खतरे छिपे हैं। पहले 6 चेरी ब्लॉसम और 7 अद्भुत फूल ढूंढें, फिर चांस कैप्चर सिस्टम के साथ अपनी किस्मत आजमाएं और अंत में प्राचीन मंदिर के वास्तविक खंडहरों का पता लगाने का प्रयास करें। वान चेंग ने तुरंत अपने मन में एक निर्णय लिया। जहां तक वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा जारी किए गए कार्यों का सवाल है, तो उन्हें रास्ते में ही पूरा करें। इस समय वान चेंग ने छोटी रेंज मोड को चुना और साथ ही वह सावधानी से आगे उड़ना शुरू कर दिया। 10,000 मील आगे 10 ब्रह्मांड स्तर के जानवर हैं और बाईं ओर 50,000 मील 30 डिग्री पर 3 डोमेन स्तर के जानवर हैं। अभी तक कोई भी क्षेत्र स्तर का जानवर नहीं देखा गया है। वास्तव में वान चेंग इस समय एक वास्तविक मास्टर स्तर के जानवर की तलाश में था। कारण बहुत सरल था, उन्होंने महसूस किया कि वह स्थान जो 6 चेरी और 7 पूर्ण फूल का प्रजनन कर सकता है, निश्चित रूप से काफी असाधारण होगा। इसलिए वहां के जानवरों की गुणवत्ता बेहद ऊंची होनी चाहिए। ये पहले से ही निष्कर्ष था कि वास्तव में मास्टर स्तर के जानवर थे। इस मामले में भले ही उसे जो वास्तविक मास्टर स्तर का जानवर मिला, वह 6 चेरी और 7 एब्सोल्यूट फूलों के पास नहीं था, उसे कुछ हद तक 6 चेरी और 7 एब्सोल्यूट फूलों के करीब होना चाहिए। यह एक सरल सत्य था कि जीवन चाहे किसी भी प्रकार का हो, वह लाभ ही खोजेगा और हानि से बचेगा। शक्तिशाली जानवरों को 6 चेरी और 7 पूर्ण फूलों जैसे खजाने के पास जाने की पहल करनी चाहिए। दायरे के मास्टर स्तर के जानवर पहले से ही सभी जानवरों में सबसे शक्तिशाली हैं। वह महाद्वीप जहां प्राचीन मंदिर के खंडहर स्थित हैं, बहुत बड़ा है, जिसका व्यास 100 अरब मील है। वान चेंग आधे दिन तक बिना रुके आगे बढ़ते रहे। हालांकि वह सावधान था और जितना संभव हो सके धीमी गति से चलने की कोशिश करता था, फिर भी वह 10 लाख मील से अधिक चला। अचानक वान चेंग रुक गया। एक वास्तविक मास्टर स्तर का राक्षस दाहिनी ओर 30 डिग्री पर देखा गया था। संदेश डिटेक्टर से आया, उसके बाद एक तस्वीर आई। ऊर्जा के उतार चढ़ाव के आधार पर यह संभवतः रियलम मास्टर का तीसरा स्तर है। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। यदि एक सामान्य ब्रह्मांडीय प्रतिभा ने एक वास्तविक मास्टर स्तर के राक्षस की खोज की तो वह क्या करेगा? बिना किसी संदेह के भागो। डोमेन लॉर्ड के पहले स्तर की नींव और वान चेंग की कानूनों की असाधारण समझ के साथ आमतौर पर इस अजीब जानवर से निपटना मुश्किल नहीं होगा। इससे भी अधिक वान चेंग के पास अभी भी तुरुप का इक्का है। गुप्त जनजात कौशल विशाल परिवर्तन। विशालकाय परिवर्तन वान चेंग की चेतना में अंकित एक गुप्त जनजात कौशल है। सिद्धांत रूप में वह इस गुप्त जनजात कौशल का उपयोग तब तक कर सकता है जब तक उसकी चेतना उस स्थान पर है। वान चेंग का क्लोन स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं है। निसंदेह विशालकाय परिवर्तन की सहज गुप्त विधि आखिरकार एक सहज गुप्त विधि है जिसे मूल ब्रह्मांड पूर्ण आनुवंशिक स्तरों के साथ जीवन रूपों को पुरस्कृत करता है, इसलिए इसमें आनुवंशिक स्तर की आवश्यकताएं होती हैं। जहां तक विशाल ईश्वर परिवर्तन के दूसरे चरण की बात है, वान चेंग ने कभी भी इस क्लोन को इसके साथ प्रयोग नहीं करने दिया था, लेकिन उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यदि इसका जबरन उपयोग किया गया तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हालांकि अधिकांश लड़ाइयों को सुझाने के लिए 10 मिनट पर्याप्त हैं। वान चेंग ने मन में सोचा और इस समय वह भी जल्दी से अजीब जानवर के पास पहुंच गया। खोज और समाधान हम एक रहस्यमय लहर उतरी और वान चेंग की भौहों के बीच तुरंत एक मानव आकार का पैटर्न दिखाई दिया। उसी समय उसकी आभा अचानक 100 गुना बढ़ गई। इस समय वान चेंग की छिपी हुई आकृति स्वाभाविक रूप से तुरंत ही दायरे के मास्टर स्तर के राक्षस द्वारा खोज ली गई थी। हालांकि उसकी आभा 100 गुना बढ़ गई, फिर भी इस क्षेत्र के मास्टर स्तर के जानवर की नजर में वान चेंग अभी भी कमजोर था। आखिरकार डोमेन लॉर्ड के पहले स्तर की नींव 100 गुना बढ़ गई है, जो कि डोमेन लॉर्ड के 7वें स्तर के बारे में है। बेशक इस अजीब जानवर में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। गर्जन। अजीब जानवर दहाड़ने लगा और उसका शरीर अचानक काली रोशनी में बदल गया, वान चेंग की ओर बढ़ गया। उसी समय उसने अपना खूनी मुंह खोला, वान चेंग को एक ऊंट में निगलना चाहा। और इस समय वान चेंग का शरीर अचानक विकृत हो गया और उसकी गति अचानक अनगिनत गुना बढ़ गई। एक पल में उस अजीब जानवर के शरीर में 10 से अधिक काली दरारें पड़ गईं। पुकारना। वान चेंग जमीन पर गिर गया और वह अजीब जानवर जो अभी इतना शक्तिशाली था, अब 10 से अधिक टुकड़ों में टूट गया था। ये हो चुका है। वान चेंग ने अपना हाथ लहराया और एक पल में 10 से अधिक रोबोट प्रकट हुए और अजीब जानवर से सामग्री इकट्ठा करने में उसकी मदद करने लगे। वास्तव में वान चेंग इस क्षेत्र के मास्टर स्तर के राक्षस पर हमला नहीं करने का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के पास इस खंडहर प्राचीन मंदिर में आने वाले प्रतिभाशाली लोगों के लिए मिशन की आवश्यकताएं थी, इसलिए जब से उनका सामना हुआ वान चेंग ने बस यही किया। निसंदेह अधिकांश प्रतिभाएं संभवतः ब्रह्मांड स्तर और डोमेन प्रभु स्तर के जानवरों का शिकार करेगी। यहाँ तक कि अगर वे विश्व प्रभु स्तर के जानवरों पर हमला भी करते तो उनके लिए उन्हें वान चेंग की तरह सीधे मारना लगभग असंभव होता। जल्द ही कई रोबोटों ने सामग्रियों का संग्रह पूरा कर लिया और वान चेंग उन्हें दूर रखने के बाद इस दिशा में आगे बढ़ते रहे। इससे पहले वान चेंग ने पूरे दिन किसी भी रियलम लॉर्ड स्तर के जानवर को नहीं देखा था, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के कुछ ही समय बाद उसने जल्द ही एक और जानवर को देखा। उसी समय वान चेंग ने यह भी देखा कि आसपास के ब्रह्मांड स्तर और डोमेन स्तर के जानवरों का घनत्व काफी बढ़ने लगा। मुझे शायद सही दिशा मिल गई होगी, यह विचार वान चेंग के दिमाग में कौंध गया और वह सावधानी से आगे बढ़ता रहा। वह काले कोहरे से भरा भावर था। भावर के चारों ओर अनगिनत अजीब जानवर थे। इनमें से अधिकांश जानवर ब्रह्मांडीय स्तर के थे। वहां हजारों डोमेन स्वामी स्तर के जानवर थे और लगभग 100 विश्व स्वामी स्तर के जानवर थे। उनमें विश्व स्वामी स्तर के शिखर पर 3 जानवर भी थे। वान चेंग को जिस चीज ने सबसे ज्यादा आकर्षित किया वह थी काले भावर में 6 पंखुड़ियों वाली एक स्पष्ट छाया। लगभग उसी क्षण जब उसने छाया देखी, वान चेंग ने तुरंत पुष्टि की कि यह 6 चेरी 7 वंडर्स फूल होना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये अजीब जानवर इस 6 चेरी और 7 वंडर फूल द्वारा उत्सर्जित जीवन की सांस को अवशोषित कर रहे हैं। वान चेंग ने अपने दिल में सोचा, अब जब उसे लक्ष्य मिल गया है तो अगला प्रश्न यह है कि उसे कैसे प्राप्त किया जाए। चांस कैप्चर सिस्टम के साथ अपनी किस्मत आजमाना निस्संदेह अंतिम उपाय है। आखिरकार क्लोन के पास संसाधनों की कमी है क्योंकि उसे बड़ी मात्रा में पोषक तत्व समाधान खरीदने की जरूरत है। चांस कैप्चर सिस्टम द्वारा कैप्चर किए गए अवसर तुरंत मूल चेतना से जुड़े स्थान पर लौट आएंगे और क्लोन उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता है। जहां तक मेरी बात है, मुझे वास्तव में इन 6 चेरी फूलों और 7 आश्चर्य वाले फूलों की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही मैं उन्हें पकड़ता हूँ, मैं उन्हें केवल अस्थायी रूप से रख सकता हूँ। हाँ, यहाँ तक कि दानव राजा महल की भी आवश्यकता नहीं है। वान चेंग के भागने के लिए श्रेणी का अंतरिक्ष यान पर्याप्त है। एकमात्र समस्या यह है कि यदि वान चेंग बलपूर्वक प्रवेश करता है तो यह निश्चित रूप से अराजकता का कारण बनेगा। यदि अराजकता में एक अजीब जानवर सीधे 6 चेरी 7 निरपेक्ष फूल को निगल जाता है या गलती से इसे नष्ट कर देता है तो वान चेंग को इसका पछतावा होगा।
चुपके से घुसना और फिर अचानक हमला करके उसे छीन लेना सबसे अच्छा है। वान चेन ने इसके बारे में सोचा और जल्द ही उन्होंने अपने मन में एक निर्णय ले लिया। जैसे ही वान चेन का खून पूरे कंटेनर में भर गया, अजीब जानवर पूरी तरह से वान चेन के खून में डूब गया। अंतर केवल इतना है कि वान चेन के क्लोन का आनुवंशिक स्तर बहुत कम है और आत्मसात में उसकी दक्षता मूल शरीर की तुलना में बहुत कम होगी। बेशक ये दोष वास्तव में बुरा नहीं है, कम से कम इसका उपयोग न कर पाने की तुलना में ये बहुत बेहतर है। यदि यह मैं ब्रह्मांड हूँ जैसी एक प्राकृतिक गुप्त विधि है, तो वान चेन का क्लोन निश्चित रूप से इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। वान चेन ने अब एक अजीब जानवर को जीवित पकड़ लिया और उस पर आत्मसात की गुप्त विधि का इस्तेमाल किया। स्वाभाविक रूप से वह 6 चेरी और 7 निरपेक्ष फूल के करीब पहुंचने के लिए अजीब जानवर के शरीर का उपयोग करना चाहता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई गलती न हो। प्रथम स्तरीय डोमेन लॉर्ड स्तर के विदेशी जानवर की भौतिक नींव वान चेन के समान होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वान चेन के खून की एक बड़ी मात्रा में भिगोने के बाद अंततः आत्मसात करने में 3 दिन लग गए। वान चेन की चेतना और इच्छाशक्ति के साथ इस प्रथम स्तरीय डोमेन लॉर्ड स्तर के विदेशी जानवर के शरीर को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं था। इससे थोड़ा परिचित होने के बाद वान चेन जल्द ही इसे आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम हो गए। हथियार के रूप में 6 पूंछ और भोजन पचाने के लिए पेट में एक छोटी सी जगह, ये बहुत अच्छा है। जब वान चेन को एहसास हुआ कि अजीब जानवर के शरीर में अभी भी एक छोटी सी जगह है, तो उसने तुरंत अजीब जानवर के शरीर को नियंत्रित किया और उसे एक घूंट में निगल लिया। हालांकि इस छोटी सी जगह की पाचन क्षमता बेहद मजबूत है, लेकिन वान चेन के लिए ये कुछ भी नहीं है। इसमें छिपकर वह बाद में कार्रवाई करने पर दुश्मन को आश्चर्यचकित जरूर कर सकता है। वान चेन का दिमाग थोड़ा हिल गया और फिर वह अजीब जानवर तेजी से 6 चेरी और 7 एब्सोल्यूट फ्लावर्स की दिशा में भागने लगा। खजाना प्राप्त करना और अवसरों का लाभ उठाना एक विशाल भंवर के नीचे अनगिनत अजीब जानवर यहाँ एकत्र हुए थे। मूल में 100 से अधिक विश्व स्वामी स्तर के जानवर हैं, थोड़ा आगे डोमेन स्वामी स्तर के जानवरों का एक समूह है और सबसे बाहरी किनारे पर सभी ब्रह्मांड स्तर के जानवर हैं। इस समय वान चेन के नियंत्रण में 6 तेज पूंछ वाला एक अजीब जानवर धीरे धीरे चल रहा था। गर्जन 6 पूंछ वाला जानवर धीरे धीरे आगे बढ़ा और जल्द ही वह बिना किसी बाधा के ब्रह्मांडीय स्तर के जानवरों के एक समूह से गुजर गया और उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया जहां डोमेन लॉर्ड स्तर के जानवर थे। बेशक वान चेन नहीं रुकेंगे, उसने 6 पूंछ वाले जानवर को आगे से नियंत्रित करना जारी रखा। जल्द ही 6 पूंछ वाले जानवर की निरंतर प्रगति ने अन्य जानवरों के असंतोष को जगाया। कुछ ही समय बाद अपनी पीठ पर पंख लगाए एक अजीब जानवर दहाड़ने लगा और उसने वान चेन का रास्ता रोक दिया। हुश हुश हुश। वान चेन के नियंत्रण में 6 पूंछ वाले जानवर की 6 पूंछ तुरंत प्रकाश की धाराओं में बदल गईं। एक पल में इस चौथे क्रम के डोमेन लॉर्ड स्तर के 2 पंखों वाले जानवर को जमकर मार गिराया गया। इस अजीब जानवर के शरीर पर वान चेन के नियंत्रण के स्तर के साथ उसके लिए केवल डोमेन लॉर्ड के पहले स्तर की ताकत रखना स्वाभाविक रूप से असंभव है। भले ही वान चेन इस अजीब जानवर के शरीर से बहुत परिचित नहीं है, फिर भी उसके लिए डोमेन लॉर्ड स्तर के अजीब जानवरों के झुंड को आसानी से कुचलना कोई समस्या नहीं है। 6 पूंछ वाला जानवर आगे बढ़ा और समय समय पर अधिक शक्तिशाली जानवरों ने उसका रास्ता रोका, लेकिन बिना किसी अपवाद के इन जानवरों से वह आसानी से निपट गया। अंत में वान चेन उस क्षेत्र से गुजरा जहां डोमेन लॉर्ड स्तर के जानवर स्थित थे और उस स्थान पर आए जहां दायरे के लॉर्ड स्तर के जानवर स्थित थे। इन अजीब जानवरों की बुद्धि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उनमें अभी भी कुछ ज्ञान है। उनके संज्ञान में ताकत और कमजोरी का आकलन करना मुश्किल नहीं है। हालांकि इस समय वान चेन द्वारा नियंत्रित 6 पूंछ वाले अजीब जानवर ने कई लोगों को आसानी से हरा दिया। अजीब जानवर जो इतनी कमजोर आभा के साथ स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक मजबूत थे। इससे स्वाभाविक रूप से इन शक्तिशाली अजीब जानवरों की जिज्ञासा जगी। हालांकि कई विश्व मास्टर स्तर के जानवरों की निगरानी में वान चेन ने अभी भी 6 पूंछ वाले जानवर को स्थिर गति से आगे बढ़ने के लिए नियंत्रित किया। अंत में एक पहाड़ी जितनी बड़ी छाया ने 6 पूंछ वाले जानवर का रास्ता रोक दिया। रियलम लॉर्ड स्तर के शिखर और डोमेन लॉर्ड स्तर के पहले स्तर के बीच लगभग 10 मिलियन गुना का अंतर है। इतने बड़े अंतर के साथ वान चेन इस 6 पूंछ वाले राक्षस के शरीर से बहुत परिचित नहीं है। इस 6 पूंछ वाले राक्षस के शरीर के साथ वह किसी भी तरह से प्रतिद्वंद्वी को नहीं हरा सकता है। उछाल। 6 पूंछ वाले राक्षस का शरीर अचानक फट गया और वान चेन, जो पहले से ही विशाल भगवान परिवर्तन के पहले चरण का उपयोग कर चुके थे, उसमें से कूद गए। अंतरिक्ष के नियमों के बारे में वान चेन की समझ अब टेलीपोर्टेशन के दायरे के बहुत करीब है और समय त्वरण पर उनका शोध लगभग अपने चरम पर पहुंच गया है। बुनियादी बातों के संदर्भ में हालांकि वान चेन इन अजीब जानवरों से बहुत हीन है, लेकिन रहस्यमय कानूनों के आशीर्वाद से उसकी गति भी अविश्वसनीय रूप से तेज है। जिस क्षण वान चेन बाहर निकला, वह पहले ही दायरे के मास्टर स्तर के शिखर राक्षस को पार कर चुका था और सीधे भंवर की ओर चला गया, जो उससे बहुत पीछे नहीं था। अचानक हुए बदलाव से पहाड़ जैसा जानवर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब उसने अपना सिर घुमाया तो वान चेन पहले ही काले कोहरे के भंवर में प्रवेश कर चुका था। एक अवचेतन चीख के साथ दायरे का मास्टर स्तर का चरम जानवर घूम गया और बिना किसी हिचकिचाहट के काले भंवर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय वान चेन ने पहले ही काले कोहरे में फूल के आकार के खजाने को छू लिया था और इसे विश्व रिंग में फेंक दिया था। गर्जन। इस समय 2 विशाल राक्षस भी 2 अन्य दिशाओं से आए, लेकिन दुर्भाग्य से वान चेन का अब उनसे लड़ने का इरादा नहीं था। शुरुआत में अंतरिक्ष यान की गति तेज नहीं थी और 3 विश्व मास्टर स्तर के शिखर जानवर आसानी से इसे पकड़ सकते थे, लेकिन उनके हमलों का अंतरिक्ष यान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंतरिक्ष यान लगातार तेज हो रहा था। कुछ ही समय बाद अंतरिक्ष यान की गति उस स्तर पर पहुंच गई जहां 3 विश्व मास्टर स्तर के शिखर जानवर नहीं पहुंच सके। इस समय भले ही 3 अजीब जानवर बेहद असहाय थे, वे केवल अंतरिक्ष यान को उड़ते हुए देख सकते थे। जब वान चेन ने 3 अजीब जानवरों का पीछा करना बंद कर दिया, तो उसने तुरंत अंतरिक्ष यान को नीचे उतारा और उसे मोड़ दिया। जिस महाद्वीप पर प्राचीन मंदिर के खंडहर स्थित हैं, वहां अंतरिक्ष यान में लंबी दूरी तक उड़ान भरना बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मंदिर के ऊपर या आसपास कोई जाल होगा या नहीं जो अचानक अंतरिक्ष यान को अंदर खींच लेगा। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने पहले ही खंडहर हो चुके प्राचीन मंदिर के परिचय में इन बातों का उल्लेख किया है, इसलिए वान चेन स्वाभाविक रूप से जोखिम लेना जारी नहीं रखेंगे। इस समय वान चेन पहले ही अपनी विश्व रिंग में प्रवेश कर चुके थे। 6 चेरी और 7 अद्भुत फूल जिन्हें वान चेन ने पहले सीधे विश्व रिंग में एकत्र किया था, अब चुपचाप शून्य में तैर रहे थे। वान चेन ने ध्यान से फूल की पंखुड़ियों के पैटर्न को गिना और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। 6 चेरी और 7 वंडर्स फूल की 6 पंखुड़ियां हैं और इसकी कीमत 10 मिलियन से 100 मिलियन होने वान यूनिट के बीच है। इस 6 चेरी और 7 वंडर्स फूल की गुणवत्ता को आंकने की कुंजी इसकी 6 पंखुड़ियों पर बने पैटर्न है। ये 6 चेरी 7 अद्वितीय फूल संभवतः लाखों होने वान इकाइयों में आसानी से बेचा जा सकता है। वान चेन ने आभासी ब्रह्मांड में पहले मिली जानकारी को याद किया और उसका दिल और अधिक प्रसन्न हो गया। अब जब मेरे पास 6 चेरी और 7 अजूबों के फूल हैं, तो अगला कदम अवसरों का लाभ उठाना और खंडहर हो चुके प्राचीन मंदिर के रहस्यों का पता लगाना है।
वान चेंग ने मन ही मन सोचा और फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णय लिया कि पहले पानी का परीक्षण करने के लिए अवसरों की एक लहर का लाभ उठाया जाए। हालांकि वह महाद्वीप जहां यह खंडहर प्राचीन मंदिर स्थित है बड़ा है, 3 अवसर बिंदुओं की कैप्चर रेंज पूरे नष्ट हुए प्राचीन मंदिर को कवर करने के लिए पर्याप्त है। वान चेंग अपने मन में सोच रहा था और उसी समय उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अवसर कैप्चर सिस्टम की वर्चुअल स्क्रीन को बुलाया। वान चेंग का दिमाग घूम गया और उसने 3 मौके गंवा दिए अवसर का लाभ उठाने की ओर इशारा करता है। गुंजन, अदृश्य शक्ति तुरंत पूरे महाद्वीप में फैल गई जहां प्राचीन मंदिर के खंडहर स्थित थे और यहां तक कि महाद्वीप के आसपास के शून्य का एक बड़ा क्षेत्र भी इसमें शामिल था। एक पल के बाद वान चेंग के सामने पाठ की पंक्तियां दिखाई दी। 3 अवसर बिंदुओं का उपभोग करें और अवसर को सफलतापूर्वक हासिल करें। अवसर का नाम, रहस्यमय खजाना बॉक्स। मौका प्रभाव, खजाने का बक्सा खोले, हो सकता है कि अंदर बहुत सारा खजाना हो। रहस्यमय खजाने का बक्सा। वान चेंग ने ये सब देखा और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अवसर की फसल। इस समय सुदूर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार क्षेत्र में वान चेंग, जो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन इंपीरियल कैपिटल स्टार के लिए एक अंतरिक्ष यान पर सवार थे, को अचानक एक विचार आया। एक पल में लगभग एक व्यक्ति की लंबाई वाला एक पूरी तरह से सीलबंद धातु का बक्सा, जिसकी सतह पर कई शब्द खुदे हुए थे, उसके सामने आ गया। रहस्यमय खजाना संदूक। वान चेंग ने बॉक्स का अवलोकन करते हुए मन में सोचा, बॉक्स पूरी तरह से सील है। अगर आप इसे खोलना चाहें तो ऐसा लगता है कि आपको सतह पर मौजूद शब्दों से शुरुआत करनी होगी। निस्संदेह, यदि आप सतह पर खजानों को नष्ट करने से नहीं डरते हैं, तो हिंसा का प्रयोग भी एक विकल्प हो सकता है। इन शब्दों का क्या मतलब है? वान चेंग ने इन गुप्त पैटर्न को देखा और गुप्त रूप से उन्हें अपने दिल में याद कर लिया। दूसरी ओर उसका क्लोन भी आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया और इन शब्दों के अर्थ की खोज करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग किया। वास्तव में प्रासंगिक जानकारी है। वान चेंग को तुरंत इन शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। मैं वाइगस 190 मिलियन वर्षों से एक देवता हूँ। मैं आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए भगवान का अनुसरण करूंगा। इस बार आक्रमणकारी अत्यंत शक्तिशाली हैं। मैं जानता हूं कि यह एक ऐसा युद्ध होगा जिसकी वापसी नहीं होगी, इसलिए मैंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण खजाना इस खजाने की पेटी में सील कर दिया। मेरे आदिवासी जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, मेरे खजाने को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करें। याद रखें, हमारी शत्रु अत्यंत भयानक मानव जाति है। इससे पहले कि तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति हो, तुम्हें उन्हें भड़काना नहीं चाहिए। दुश्मन, इंसान। वान चेंग ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह आदिम गुप्त क्षेत्र किस स्वदेशी लोगों द्वारा छोड़ा गया खजाना होना चाहिए। ये बिल्कुल सामान्य है कि ब्रह्मांड के गुप्त क्षेत्रों में मूल निवासी लोग हैं, और जब मनुष्य इन गुप्त स्थानों पर कब्जा कर लेते हैं तो वे मूल निवासी या तो आत्मसमर्पण कर देते हैं, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, या खत्म कर दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सामान्य है। जंगल का कानून ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी कानून है। यदि मानव जाति कमजोर है तो मानव जाति के ताकतवर लोग एक दिन अपने खजाने को इसी तरह पीछे छोड़ सकते हैं। गुंजन, डिब्बा कुछ देर तक कांपता रहा और फिर शांत हो गया। वान चेंग ने इसमें फिर से शक्ति डाली और बॉक्स ने किसी अन्य तरीके से प्रतिक्रिया नहीं की। वान चेंग ने बॉक्स को वापस अपनी चेतना से जुड़े स्थान पर रख दिया। दूसरी ओर खंडहर हो चुके प्राचीन मंदिर के महाद्वीप पर उसके क्लोन ने भी फिर से अवसरों का लाभ उठाना शुरू कर दिया। रहस्यमय खजाना संदूक की संख्या वास्तव में वान चेंग की अपेक्षाओं से परे थी। हालांकि तथ्य यह है कि वहां बहुत सारे रहस्यमय खजाने थे, जिससे पता चलता है कि स्वदेशी लोगों ने अपने खजाने के रूप में वाइगस के अलावा और भी बहुत कुछ छोड़ दिया है। मानव सेना के खिलाफ लड़ने गए मूल निवासी योद्धा भी शायद ये चीजें पीछे छोड़ गए होंगे। ये रहस्यमय खजाने आमतौर पर प्राचीन मंदिर के खंडहरों में कुछ गुप्त स्थानों पर छिपे होते हैं। जो प्रतिभाएं यहाँ प्रशिक्षण के लिए आती हैं, उन्हें इन खजाने की पेटियों को प्राप्त करने का अवसर पाने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन वान चेंग ने चांस कैप्चर सिस्टम पर भरोसा किया और एक ही बार में पूरी तरह को पकड़ लिया। बेशक इन रहस्यमय खजाना चेस्ट को फिलहाल नहीं खोला जा सकता है और वान चेंग की उन्हें बलपूर्वक तोड़ने की कोई योजना नहीं है, इसलिए अल्पावधि में ये खजाना चेस्ट बेकार हैं। जहां तक अन्य खजानों और गुप्त पुस्तकों की बात है, हालांकि उनमें से कुछ बहुत अच्छी हैं। वान चेंग अब कैसिडी लॉर्ड के शिष्य बन गए हैं और उनकी अपनी ताकत राजा बनने के स्तर तक पहुंच गई है। उनकी दृष्टि पहले से अनगिनत गुना ऊंची है, इसलिए वान चेंग ने अधिकांश खजानों और गुप्त पुस्तकों को देखने की जहमत भी नहीं उठाई। उन पर एक सरसरी नजर डालने के बाद उन्होंने उन्हें संग्रह के रूप में विश्व रिंग में फेंक दिया। वास्तव में केवल 2 चीजें हैं जो वास्तव में वान चेंग का ध्यान आकर्षित कर सकती हैं। होनास्टिक, एक गुप्त पुस्तक है और दूसरा खजाना है। खजाना एक काले और सफेद पत्थर की गोली है जो चक्की के पाट की तरह दिखती है। अवसर पकड़ने वाली प्रणाली इसे चमत्कारी पत्थर की गोली कहती है और इसका उपयोग करने का तरीका समझदारी है। वान चेंग ने पहले ही पत्थर की गोली देख ली थी। पत्थर की पट्टिका की सतह असमान थी और विभिन्न पैटर्न से ढकी हुई थी। हालांकि वे पैटर्न सामान्य लोगों को अव्यवस्थित और अर्थहीन लग सकते हैं, लेकिन वान चेंग के दायरे के साथ वह उन पैटर्नों को पहली नजर में ही आश्वस्त हो गया था कि पत्थर की पट्टिका में कई कानूनों के निशान हैं। वान चेंग ने अनुमान लगाया कि यह पत्थर की गोली प्राकृतिक रूप से निर्मित खजाना होनी चाहिए और इसका मूल्य कॉस्मिक कैस्टेबलेट से कम नहीं होना चाहिए। इस पत्थर की गोली को समझने से निश्चित रूप से कानूनों की समझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। गुप्त पुस्तक को गिल्डेड बॉडी कहा जाता है। इसका कार्य किसी जीवित प्राणी के शरीर को हथियार के समान कठोर बनाना है, ताकि वह बिना कवच या अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों की सहायता के दुश्मन के हमलों का सामना कर सके। हालांकि वान चेंग को अब भी विश्वास था कि यह गुप्त पुस्तक उनके लिए बेकार थी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस गुप्त पुस्तक की रचना की है, उसने पहले ही गुप्त पुस्तक के अंत में यह स्पष्ट कर दिया है कि यह गुप्त पुस्तक उच्चतम स्तर पर क्षेत्र के स्वामी के उपयोग के लिए है। एक बार जब कोई व्यक्ति अमरता को पार कर अमर दिव्य शरीर प्राप्त कर लेता है, तो ये गुप्त पुस्तक पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। सबसे खास बात तो यह है कि इस गुप्त किताब के काफी साइड इफेक्ट्स भी हैं। यदि आप इस गुप्त पुस्तक का अभ्यास रियलम मास्टर चरण में करते हैं, तो आपका जीवन टूटने और अमर होने के बाद यह न केवल अप्रभावी हो जाएगा, बल्कि यह अमर शरीर के निर्माण में भी बाधा उत्पन्न करेगा। इस गुप्त पुस्तक के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अमरत्व को बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। अमर शरीर मार्किस के स्तर से ऊपर के अमरों का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। ये गुप्त पुस्तक न केवल क्षेत्र के स्वामियों और उनके नीचे के लोगों पर ही काम कर सकती है, बल्कि यह अमर शरीर के गठन को भी प्रभावित करेगी। अगर मुझे कहना पड़े तो ये गुप्त किताब बेहद बकवास है। वान चेंग की इसमें रुचि इसलिए थी क्योंकि उन्हें लगा कि यह गुप्त पुस्तक एक विशेष प्रणाली का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकती है। अन्वेषण साधना पद्धति सशक्त व्यक्ति बनने का मार्ग है। आदिम ब्रह्मांड में सबसे आम तरीका निस्संदेह कानूनों का तरीका है। आदिम ब्रह्मांड में लगभग सभी जीवन इस प्रणाली का पालन करते हुए नियमों को समझकर बढ़ते हैं। वान चेंग भी अब इसी राह पर चल रहे हैं। वास्तव में एक मजबूत व्यक्ति बनने के कई तरीके हैं, जैसे दिव्य शरीर मार्ग, सघन पैटर्न मार्ग इत्यादि। ये मार्ग मौजूद हैं, लेकिन किसी ने इन्हें खोजा नहीं है और कोई इन्हें खोज नहीं सकता है।
इस समय वान चेंग को संदेह हुआ कि गिल्डेड बॉडी की यह गुप्त तकनीक एक मजबूत आदमी बनने के लिए एक नए रास्ते का प्रतिनिधित्व करती है। जिस व्यक्ति ने इस गुप्त तकनीक को बनाया उसे इसका एहसास हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन एक बात निश्चित है, वह इस रास्ते पर आधा था और अब आगे नहीं बढ़ सकता था। बेशक हालांकि वान चेंग को यह सब पता था, वह ये भी जानता था कि वह इस गुप्त पुस्तक को केवल कुछ समय के लिए ही रख सकता है। आखिरकार वह कानून के रास्ते पर कुछ ही दूरी तक चला था, तो उसके पास अन्य रास्तों का अध्ययन करने की ऊर्जा कैसे हो सकती थी। इसके अलावा इसमें दिए गए विभिन्न विवरणों को देखते हुए जिस व्यक्ति ने मूल रूप से इस गिल्डेड बॉडी का निर्माण किया था, वह शायद कम से कम यूनिवर्स मास्टर के स्तर का था। यहाँ तक कि उस जैसा व्यक्ति भी इस गुप्त पुस्तक को नहीं बना सका, इसलिए वान चेंग ने सोचा कि उसके पास इसे पूर्ण करने में मदद करने की कोई क्षमता नहीं है। वैसे भी इस गुप्त पुस्तक को आधार माना जा सकता है और यह भविष्य में उपयोगी भी हो सकती है, वान चेंग ने अपने दिल में सोचा। दूसरी ओर मूल गुप्त भूमि में महाद्वीप पर जहाँ प्राचीन मंदिर के खंडहर स्थित हैं, वान चेंग के क्लोन द्वारा लगातार 100 बार अवसर प्राप्त करने के बाद उसने चित्र बनाना बंद कर दिया। दरअसल प्राचीन मंदिर के खंडहरों के अंदर निश्चित रूप से कई खजाने हैं। भले ही वान चेंग ने अपने सभी संचित 30,000 अवसर अंक इसमें निवेश कर दिए हों, फिर भी वह शायद यहाँ से सारा खजाना नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन क्या ये जरूरी है? वान चेंग मूल ब्रह्मांड के बाहर से खजाना निकालने की तैयारी में अपने अवसर अंक बचा रहा था। अब जब वह इस गुप्त क्षेत्र में था, तो उसके लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपने कुछ अवसर बिंदुओं को खर्च करना ही काफी था। वह वास्तव में नहीं कर सका, इस पर उसके सभी अवसर बिंदु बर्बाद हो गए। व्यक्ति को ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। सैकड़ों बार चित्र बनाने के बाद किसी को मिस्टीरियस स्टोन टेबलेट जैसा खजाना मिल सकता है, जिसमें कानूनों के कई रहस्य समाहित हैं। ये पहले से ही बहुत बड़ा मुनाफा है। आहरण जारी रखने से लाभ से अधिक हानि ही होगी। आखिरकार गंभीरता से कहे तो अनंत संभावनाओं से युक्त अवसर बिंदु वास्तव में मूल्यवान है। यदि वान चेंग बहुत सारे अवसर अंक जमा कर लेता है, तो शायद एक दिन उसकी किस्मत चमक जाएगी और वह अचानक एक अविश्वसनीय खजाना या विरासत हासिल कर लेगा। वान चेंग ने अपने दिल में चुपचाप सोचा कि इनमें से प्रत्येक खजाना कम से कम अमरों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। वे निश्चित रूप से प्रतिभावानों के लिए अमूल्य निधि थे। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे ये खजाना मिल जाए, तो वह तुरंत अमीर बन जाएगा। बेशक वान चेंग को रास्ते में कई अजीब जानवरों का भी सामना करना पड़ा। यदि ऐसा हुआ तो वह उन्हें सीधे मार डालेगा और उन पर सामग्री जमा कर देगा। आखिरकार वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के पास भी पॉइंट कार्य थे, इसलिए यदि वह ऐसा कर सकता है, तो वान चेंग स्वाभाविक रूप से इसे करेगा। चूंकि आप जितना विशाल मंदिर के करीब पहुंचते हैं, उतने ही सामान्य क्षेत्र के मास्टर स्तर के जानवर बन जाते हैं, इसलिए वान चेंग को यहाँ पहुंचने में अपेक्षा से अधिक समय लगा। सौभाग्य से परिणाम अच्छा रहा। एक लंबी यात्रा के बाद वान चेंग आखिरकार यहाँ पहुंचे। वान चेंग मंदिर के पास नहीं गए, वह मंदिर से लगभग 30,000 मील दूर रुक गया। एक पल में उसकी बांह से एक काली रोशनी निकली और हड्डी के स्पर्श से ढका हुआ एक डोमेन लॉर्ड स्तर का 9वां क्रम का राक्षस वान चेंग के सामने दिखाई दिया। यह एक अजीब जानवर है जिसे वान चेंग ने सड़क पर पकड़ा था और उसका उद्देश्य निश्चित रूप से विशाल मंदिर का पता लगाना था। 9वें क्रम का डोमेन लॉर्ड स्तर का विदेशी जानवर बुनियादी क्षमता के मामले में वान चेंग से कहीं बेहतर था। भले ही वान चेंग ने खुद को बहुत अधिक खून बहाया और खून को विदेशी जानवर को पूरी तरह से डूबने दिया, फिर भी इसे पूरी तरह से आत्मसात करने में आधे साल से अधिक समय लग गया। इस समय वान चेंग की चेतना लगभग पूरी तरह से 9वें स्तर के डोमेन लॉर्ड स्तर के विदेशी जानवर पर केंद्रित थी। उसके नियंत्रण में जानवर बेतहाशा भागा। थोड़ी ही देर में वह जानवर हजारों मील की दूरी पार करके हॉल के सामने आ गया। वान चेंग उस अजीब जानवर के शरीर के भीतर से आने वाली वृत्ति को महसूस कर सकता था, जो इस विशाल महल में प्रवेश करने को तैयार नहीं था, लेकिन यह वृत्ति उसके लिए उल्लेख करने लायक नहीं थी। जाना वान चेंग ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने उस अजीब जानवर को सामने एक विशाल धातु के दरवाजे की ओर बढ़ने के लिए सीधे नियंत्रित किया, जो 1000 मील ऊंचा था। कुल मिलाकर 2 धातु के दरवाजे हैं, जिनमें से एक बंद है और दूसरा खुला है, इसलिए वान चेंग आसानी से इसके माध्यम से गुजर गए और विशाल महल में प्रवेश कर गए। परीक्षण गेट से प्रवेश करते ही जो सामने आता है वह एक विशाल हॉल है। हॉल के शीर्ष पर एक अत्यंत विशाल सिंहासन है, लेकिन सिंहासन के आकार को देखते हुए वान चेंग को पता है कि इस पर बैठा जीवन बहुत बड़ा होना चाहिए। सामान्य जीवन रूपों के लिए उस आकार तक पहुंचना कठिन होगा, इसलिए इस महल में रहने वाला व्यक्ति संभवतः एक विशेष जीवन रूप था। वान चेंग ने मन ही मन सोचा, मुझे नहीं पता कि ये सभी मूल निवासी विशेष प्राणी हैं या वे किसी विशेष प्राणी को अपना नेता मानते हैं। साथ ही उन्होंने अजीब जानवर के शरीर को नियंत्रित किया और यहाँ सावधानीपूर्वक जांच की। जल्द ही वान चेंग ने विशाल हॉल का पता लगाया। कुछ टूटी हुई सामग्रियों के अलावा वान चेंग को और कुछ नहीं मिला। हॉल के चारों ओर कुल 108 मार्ग हैं। थोड़ी झिझक के बाद वान चेंग ने बेतरतीब ढंग से एक को चुना और अजीब जानवर को धीरे धीरे अंदर आने के लिए नियंत्रित किया। मार्ग के सामने गलियारे थे जिनका कोई अंत नहीं दिखता था। वान चेंग आगे बढ़ते रहे। जब वो लगभग 100 मील चला तो अचानक आकाश से एक ठंडी रोशनी उतरी और उस पर हमला कर दिया। वाह! एक पल में वान चेंग ने अजीब जानवर के शरीर को नियंत्रित किया और मौके पर ही गायब हो गया। उछाल! घटनास्थल पर सीधा गहरा निशान दिखाई दिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। स्वर्ग से बिखरते फूलों की तरह अनगिनत ठंडी किरणें उस पल में उभर आईं और दर्जनों मील के व्यास वाला गलियारा पूरी तरह से ठंडी किरणों से ढक गया। कॉल करें, कॉल करें, कॉल करें। वान चेंग के नियंत्रण में अजीब जानवर, जो केवल डोमेन लॉर्ड स्तर के 9वें स्तर पर था, इतनी तेजी से फटा कि सामान्य शिखर रियलम लॉर्ड्स भी मेल नहीं खा सका। अजीब जानवर का शरीर शून्य में घूमता रहा और उसने वास्तव में इन अनगिनत ठंडी किरणों को एक एक करके चमकाया। वान चेंग ने अजीब जानवर को जमीन पर उतरने के लिए नियंत्रित किया। उसे शांति महसूस हुई। ये निश्चित था कि महल में खतरा है। हालांकि ये ठंडी किरणें इस समय डरावनी लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ सामान्य खतरे थे। वान चेंग पूरे रास्ते आगे बढ़े। आधे रास्ते में इस अगोचर गलियारे ने अचानक कई भयानक जानलेवा इरादों का खुलासा किया। हालांकि वान चेंग काफी मजबूत था और इन जानलेवा इरादों को उसके द्वारा एक एक करके हल किया गया था। जल्द ही वान चेंग गलियारे के अंत में पहुंचे। वान चेंग को अभी वह दृश्य याद आया और थोड़ा डर लगा। पुनः प्रयास करें। वान चेंग ने अपना हाथ लहराया और फिर एक और काली छाया उसकी बांह से अलग हो गई और एक क्रूर जानवर में बदल गई। डोमेन मास्टर के 9वें स्तर का पिछला जानवर एकमात्र ऐसा जानवर नहीं था जिसे वान चेंग ने यहाँ रास्ते में पकड़ा था। हालांकि उसके सामने का जानवर डोमेन मास्टर के 9वें स्तर जितना अच्छा नहीं था, उसकी अपनी ताकत भी डोमेन मास्टर के 7वें स्तर की थी। डोमेन मास्टर जानवर का 7वां स्तर भी गलियारे से गुजरने में पूरी तरह सक्षम था। वान चेंग ने अजीब जानवर को नियंत्रित किया और उसे सफेद रोशनी वाले कमरे में 5वें स्तर का टेलीकिनेटिक हथियार फेंकने को कहा। उछाल! बिजली का एक भयानक बोल तुरंत दिखाई दिया और एक पल में टेलीकिनेटिक हथियार मलबे में तब्दील हो गया। ये भयानक है। ऐसा लगता है कि मेरे लिए यहाँ आने के केवल 2 ही रास्ते हैं। एक है इन हमलों का सामना करने और अंदर जाने के लिए दानव राजा महल पर भरोसा करना।
दूसरा यह आशा करना कि ये बिजली के हमले बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करेंगे और मैं इसकी ऊर्जा खत्म करने के लिए इसमें चीजें फेंकता रहूंगा। वान चेंग ने अपने दिल में सोचा और उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि ये दोनों तरीके अविश्वसनीय थे। दानव सम्राट पहले इस वान चेंग का तुरुप का इक्का है। केवल इस कमरे में प्रवेश करने के लिए इसका उपयोग करना मूर्खतापूर्ण होगा। यहाँ तक कि अगर उसने बिजली के हमलों की इस लहर का सामना करने के लिए दानव राजा महल का उपयोग किया तो आगे क्या होगा? कौन जानता था कि इस कमरे में अन्य खतरे भी थे? कौन आश्वस्त हो सकता है कि अगर वह इस कमरे में प्रवेश करेगा तो उसे कुछ हासिल होगा? कुल मिलाकर अभी प्रवेश करने के लिए दानव सम्राट महल का उपयोग करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। जहां तक इसकी ऊर्जा की खपत का सवाल है तो आप इसे आजमा सकते हैं, लेकिन इसे व्यावहारिक समाधान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वान चेंग को नहीं पता था कि ये बिजली कैसे उत्पन्न होती है। बिजली का स्रोत स्वयं ऊर्जा को अवशोषित करने और फिर से भरने में सक्षम हो सकता है और यह अटूट हो सकता है। वैसे भी आइए इसे आजमाएं। वान चेंग अपने मन में सोच रहा था और फिर उसने इस 7वें स्तर के डोमेन लॉर्ड स्तर के जानवर को अपने मूल स्थान पर लौटने के लिए नियंत्रित किया। एक क्षण बाद ये 7वें स्तर का डोमेन लॉर्ड स्तर का जानवर एक भंडारण रिंग के साथ यहाँ वापस आया, जिसमें बड़ी मात्रा में स्तर मिश्र धातु और एक ब्रह्मांड स्तर का जानवर था। लाखों टन ग्रेड मिश्र धातु ब्लॉकों की कुल लागत केवल कुछ हजार अंक है। वान चेंग ने उस समय इसे बहुत निर्णायक रूप से खरीदा था। इन मिश्र धातु ब्लॉकों का वजन 1-1 टन है और इनकी कुल संख्या लाखों में है। बस उन्हें धीरे धीरे डालें और आपका काम हो जाएगा। वान चेंग को उस जीवन को नियंत्रित करने के लिए अपनी चेतना पर कब्जा करने की जरूरत है जिसे उन्होंने आत्मसात किया है। निस्संदेह उसे बार बार धातु के ब्लॉक फेंकने जैसा कुछ करने के लिए डोमेन लॉर्ड स्तर के जानवर की आवश्यकता नहीं है। एक ब्रह्मांडीय स्तर का जानवर ही काफी है। वास्तव में यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि इस हॉल के अंदर भी डिटेक्टरों को अवरुद्ध कर दिया गया था और सहायक खुफिया रोबोटों को दूर से नियंत्रित नहीं कर सका, अन्यथा वान चेंग ब्रह्मांड स्तर के जानवरों का उपयोग भी नहीं करना चाहेंगे। वह यहाँ कुछ रोबोटों को लगातार इसमें मिश्र धातुएं फेंकने देगा। यहाँ सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वान चेंग ने डोमेन लॉर्ड स्तर के राक्षस को जाने दिया। मेरे सामने का मार्ग अगम्य है, शायद अन्य मार्गों की स्थितियां भिन्न हैं। खजाना घर इसमें 108 चैनल हैं, जिनमें से प्रत्येक खतरे से भरा है। वान चेंग की खोज के दौरान पलक झपकते ही 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया। 1 वर्ष में विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण 10 से अधिक विदेशी जानवरों की मृत्यु हो गई और वान चेंग ने रास्ते में जो विदेशी जानवर जमा किए थे वे लगभग खत्म हो गए थे। इतने सारे हताहतों का सामना करने के बाद वान चेंग ने अंततः इस विशाल महल में 108 मार्गों की सामान्य स्थिति का पता लगाया। प्रत्येक में 108 मार्ग हैं एक विशेष कमरे की ओर ले जाना। इनमें से 105 कमरे उस कमरे के समान है जिसे वान चेंग ने पहली बार देखा था। अंदर एक एलियन मूर्ति है और एक बार जब कोई जीवित चीज इसमें प्रवेश करती है तो उस पर तुरंत विभिन्न तरीकों से हमला किया जाएगा। इन हमलों में से कुछ नंगी आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे बिजली, आग, बर्फ आदि, और कुछ आत्मा के हमले या जहर के हमले होने की संभावना होती है। ये हमले अदृश्य और रंगहीन होते हैं और इनमें कुछ सामान्य वस्तुएं फेंकना कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार जब कोई जीवन इसमें प्रवेश करता है तो उसे तुरंत चुपचाप मार दिया जाएगा। बाकी 3 अलग अलग कमरे भी अच्छे नहीं हैं और उनमें भी बड़े खतरे हैं। हालांकि अन्य 105 कुछ भ्रमित करने वाले कमरों के विपरीत, जब वान चेंग ने इन कमरों को देखा तो उन्होंने मूल रूप से तुरंत उनके कार्यों को पहचान लिया। इन 3 कमरों में से एक का उपयोग विशेष खजाने की खेती के लिए किया जाता है। वान चेंग ने केवल बाहर की ओर देखा और पर्पल पैलेस 100 वेन्स लीव्स और 5 थंडर इलेक्ट्रोड फ्लावर्स जैसे खजाने देखे जो अमर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ जादुई हथियारों को रखने के लिए एक कमरा भी है जिसके अंदर कई जादुई हथियार तैरते रहते हैं। वान चेंग ने आभासी ब्रह्मांड में जांच की और पाया कि इनमें से कोई भी जादुई हथियार उसके अमर होने के लिए पर्याप्त है। ये जादुई हथियार की सिर्फ बाहरी परत है। कोई कल्पना कर सकता है कि गहराई में जादुई हथियार किस स्तर पर है। जहां तक आखिरी कमरे की बात है, इसमें गुप्त मैनुअल की एक श्रृंखला होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इन गुप्त पुस्तिकाओं को अपनी आंखों से नहीं देखा है। पहले 2 कमरों की स्थितियों के आधार पर वान चेंग ने अनुमान लगाया कि इन गुप्त पुस्तिकाओं का स्तर काफी ऊंचा होना चाहिए। हालांकि खजाने और जादुई हथियारों की तुलना में वान चेंग की गुप्त पुस्तकों की मान सबसे कम है। आखिरकार खजाने और जादुई हथियार पैसों के बदले बेचे जा सकते हैं, लेकिन गुप्त किताबें थोड़ी अनिश्चित होती हैं। यदि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने इन चीज को एकत्र नहीं किया है तो आप अभी भी उन्हें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को बेचकर कुछ अंक अर्जित कर सकते हैं। हालांकि यदि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने पहले ही इन धोखाधड़ी को एकत्र कर लिया है तो ये धोखाधड़ी स्वाभाविक रूप से बेकार है। वान चेंग को स्वयं इन रहस्यों की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी जैसी दिग्गज कंपनी के स्वामित्व वाले रहस्य यहाँ एकत्र किए गए रहस्यों से बदतर नहीं हो सकते। यदि वान चेंग को उनकी आवश्यकता है तो वह उन्हें सीधे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से एक्सचेंज कर सकता है। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के आकार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस खंडहर हो चुके प्राचीन मंदिर की 800 बार खोज की होगी। यदि इसमें कोई रहस्य है तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने पहले ही उनका स्पष्ट रूप से पता लगा लिया होगा। अब ये तथाकथित रहस्य वे संसाधन होने चाहिए जो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने विशेष रूप से प्रतिभाशाली लोगों के लिए छोड़े हैं। जब प्रतिभाशाली लोग यहाँ रोमांच के लिए आते हैं तो यदि उनमें क्षमता है तो वे स्वाभाविक रूप से खजाने प्राप्त कर सकते हैं। यदि उनके पास क्षमता नहीं है तो उन्हें बस बुनियादी कार्य पूरे करने होंगे और चले जाना होगा। ज़ुइलुओ महाद्वीप की तरह ही इसमें भी एक संपूर्ण सभ्यता है और यह सभ्यता हमेशा मानव जाति के विरुद्ध सतर्क रहती है। वास्तव में यदि मनुष्य वास्तव में उन्हें नष्ट करना चाहते तो वे पहले ही 800 बार मर चुके होते। वे अभी भी मौजूद हैं। इसका कारण केवल यह है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी उस महाद्वीप को प्रतिभाओं के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में छोड़ना चाहती है। ब्लड लुओ महाद्वीप का ब्लड लुओ क्रिस्टल भी एक महान खजाना है। मानव जाति के ताजपोशी राजा और यहाँ तक कि ब्रह्मांड स्वामी भी इस खजाने के लिए बेहद उत्सुक हैं, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी अभी भी ब्लड लुओ महाद्वीप को अस्तित्व में रखने की अनुमति देती है। ब्लड लुओ क्रिस्टल वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी न केवल इसकी कटाई करना चाहती है बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिभाओं की प्रतीक्षा करती है। ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। अब मुख्य बात यह है कि मुझे ये देखने का तरीका सोचना होगा कि क्या मुझे ये खजाने और जादुई हथियार मिल सकते हैं। वान चेंग ने विचार किया। पिछले कमरों के विपरीत खजाने और जादुई हथियारों से भरे इन 2 कमरों में खतरा मुख्य रूप से 2 पौधों के जीवन से आया था। वान चेंग ने पहले ही इसकी खोज कर ली थी। दोनों कमरों में से प्रत्येक में एक पौधा था और उनमें से प्रत्येक अमर स्तर पर था। पौधों का जीवन बहुत खास था। वे आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं थे और उनके लिए अमर होना बेहद मुश्किल था। लेकिन एक बार जब वे अमर हो गए तो सबसे निचले पौधे का जीवन भी तुरंत अमरों में से एक मजबूत बन जाएगा। इसके अलावा 2 कमरों की सुरक्षा करने वाले पौधों की प्रजातियां भी सबसे कमजोर नहीं है। इन 2 पादप जीवन रूपों में से एक है स्टार ईटिंग वाइन और दूसरा है 9 लाइफ ग्रास। ये दोनों ही बहुत उन्नत प्रकार के पादप जीवन हैं। दायरे के संदर्भ में वान चेंग पहले से ही राजा बनने के स्तर के बहुत करीब है। उसके पास जो कमी है वह केवल नींव की है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसकी नींव तैयार की जा सकती है 2 अमर पौधों के जीवन को हराना मुश्किल नहीं होगा।
इस स्थिति में वान चेंग ने तुरंत आत्मसात और महान परिवर्तन के बारे में सोचा। विशाल ईश्वर परिवर्तन का तीसरा चरण भौतिक आधार को 10,000 गुना सुधार सकता है। यदि वान चेंग इसे निष्पादित करता है तो उसकी नींव तुरंत एक दायरे मास्टर के करीब एक स्तर तक पहुंच सकती है। इस तरह उसके पास 2 खाद्य प्राणियों के खिलाफ लड़ने का मौका है। हालांकि वान चेंग को पूर्वाभास था कि उनके क्लोन द्वारा विशाल परिवर्तन के दूसरे चरण के उपयोग के अप्रत्याशित परिणाम होंगे और तीसरे चरण में अचानक मृत्यु संभव थी। बेशक वान चेंग इस गुप्त तकनीक का प्रदर्शन करके अपने क्लोन को अचानक मरने का जोखिम नहीं उठाएंगे। आखिरकार वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में एक मानव प्रतिभा के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने में मदद के लिए उसे अभी भी इस क्लोन की आवश्यकता थी। हालांकि वान चेंग ने पहले जिस सबसे मजबूत जीवन रूप को आत्मसात करने की कोशिश की थी वह केवल 9वें क्रम का डोमेन लॉर्ड स्तर का विदेशी जानवर था और यह केवल तब पूरा हुआ जब उसने बड़ी मात्रा में खून बहाया और आधे से अधिक वर्ष बिताए। वान चेंग ने अनुमान लगाया कि भले ही वह सफल हो सके लेकिन ऐसा करने के लिए उसे भारी मात्रा में समय खर्च करना होगा। आखिरकार दायरे मास्टर स्तर और डोमेन मास्टर स्तर की नींव बहुत अलग है। हालांकि यह थोड़ा जोखिम भरा है लेकिन चलो इसे करते हैं। वान चेंग ने अपना मन बना लिया। कुछ समय बर्बाद करना कुछ भी नहीं है। वैसे भी वह सिर्फ एक क्लोन है। जहां तक साधना की बात है मूल शरीर सदैव अभ्यास करता रहता है। भले ही इस आत्मसात प्रक्रिया में 100 साल लग जाएं, वान चेंग अपनी खेती में देरी नहीं करेंगे। वह निश्चित रूप से कुछ समय बर्बाद करने का जोखिम उठा सकता है। अमरता के लिए एक लौकिक स्तर की लड़ाई, ये सचमुच पागलपन है। थोड़ी परेशानी वान चेंग द्वारा निर्णय लेने के बाद वह तुरंत एक मास्टर स्तर के जानवर की तलाश में निकल पड़ा। सावधानीपूर्वक चयन के बाद वान चेंग ने तुरंत ही तीसरे स्तर के दायरे के मास्टर स्तर के राक्षस पर अपनी नजरें जमा ली। हालांकि वान चेंग अपने लक्ष्य के रूप में एक अधिक शक्तिशाली जानवर को चुन सकते थे। विभिन्न कारकों का व्यापक विश्लेषण करने के बाद वान चेंग ने अंततः इस क्षेत्र के मास्टर स्तर के तीसरे क्रम के जानवर को चुना। यद्यपि वान चेंग द्वारा आत्मसात करने की गुप्त तकनीक का उपयोग उसकी अपनी नींव बना सकता है, लेकिन एक चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वह यह है कि उसकी चेतना की तीव्रता हमेशा उसके क्लोन की भौतिक नींव द्वारा सीमित होती है, जो कि एक वास्तविक मास्टर स्तर के जीवन से कहीं कम है। इस मामले में वान चेंग दायरे मास्टर स्तरीय जीवन रूप के शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि वान चेंग जितना मजबूत विदेशी जानवर चुनता है वह उतनी ही मजबूत ताकत लगा सकता है। दूसरे विदेशी जानवर जितना अधिक शक्तिशाली होगा उसे आत्मसात करना उतना ही कठिन होगा और इसमें उतना ही अधिक समय लगेगा। हालांकि वान चेंग को लगता है कि वह इसे वहन कर सकते हैं, लेकिन वह यहाँ बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। यदि वह पहले निकल सकता है तो पहले निकलना ही बेहतर है। वान चेंग ने एक वास्तविक मास्टर स्तर के तीसरे क्रम के विदेशी जानवर को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि इस स्तर का एक जानवर उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। वास्तव में यदि वान चेंग 2 खजाने वाले घरों में खजाना प्राप्त करना चाहता है तो उसे 2 पौधों के जीवन को मारना जरूरी नहीं है। आखिरकार पौधों का जीवन आमतौर पर दृढ़ होता है और उन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। वान चेंग का उद्देश्य सिर्फ खजाना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने 2 पौधों की जान ली या नहीं। उसे केवल 2 पौधों के जीवन के हमलों को रोकना था और फिर शांति से खजाने को इकट्ठा करना था। इस मामले में एक वास्तविक मास्टर स्तरीय तीसरे क्रम का विदेशी जानवर निश्चित रूप से पर्याप्त है। इससे भी अधिक वान चेंग अभी दायरे के स्वामी तक पहुंच गया है। अब समय आ गया है कि वह तेजी से प्रगति करे। वह आत्मसात करने की प्रक्रिया में स्थिर नहीं रहेगा। तब तक जब उसका दायरा ऊंचा होगा तो उसकी सफलता की संभावना अधिक होगी। अपना लक्ष्य चुनने के बाद वान चेंग ने तुरंत तीसरे स्तर के दायरे मास्टर स्तर के राक्षस पर हमला किया। तीसरे स्तर के दायरे के मास्टर स्तर के जानवर को कुचलना एक आसान काम था। इतनी तीव्र लड़ाई के बाद वान चेंग ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मास्टर स्तर का जानवर जीवित। दायरे के मास्टर स्तर के जानवर आकार में बहुत बड़े होते हैं। हालांकि यह तीसरे स्तर का क्षेत्र मास्टर स्तर का जानवर उन 3 दायरे के मास्टर स्तर के शिखर जानवरों से बहुत छोटा है, जिन्हें वान चेंग ने तब देखा था जब उन्होंने 6 चेरी और 7 निरपेक्ष फूल को जब्त कर लिया था। इसकी ऊंचाई भी लगभग 100 मीटर है। अजीब जानवर को वश में करने के बाद वान चेंग उसे पहले खरीदी गई विश्व रिंग में ले आया। बाद में वान चेंग ने इसे लगभग 100 मीटर गहरे एक बड़े गड्ढे में फेंक दिया जिसे उसने बहुत पहले खोदा था। वान चेंग के क्लोन का भौतिक आधार डोमेन लॉर्ड की तुलनीय है। तार्किक रूप से कहें तो उसके लिए इतना खून खोना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से वान चेंग को अभी भी लगता है कि इस बार उसने वास्तव में बहुत सारा खून खो दिया है। इसलिए जब उसका आधा खून बह रहा था, वान चेंग ने एक खजाना निकाला जो उसने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से खरीदा था, जो चोटों को जल्दी ठीक कर सकता था, और उसे खा लिया। वान चेंग के खून को गड्ढे में दायरे के मास्टर स्तर के राक्षसों को पूरी तरह से ढकने में 1 दिन से अधिक समय लगा। लगभग 1 साल बीत चुका था और वान चेंग ने जो खून पहले छोड़ा था उसने अचानक अपना प्रभाव खो दिया, मानो उसने अपनी जीवन शक्ति खो दी हो। सारा खून शांत हो गया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वान चेंग ने कितना आग्रह किया, यह गुप्त आत्मसात विधि के वाहक के रूप में काम नहीं कर सका। वान चेंग के पास खून साफ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने खून बहाने के लिए फिर से अपनी कलाई काट ली और छेद को फिर से भर दिया। जिस तरह वान चेंग के क्लोन ने उसके रक्त के अप्रभावी होने की समस्या को हल कर दिया था, उसी तरह वान चेंग के मूल शरीर को भी दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टार क्षेत्र में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन इंपीरियल कैपिटल स्टार पर एक विशाल क्षेत्र को कवर करने वाले जागीर में एक प्राचीन महल के अंदर एक आदमी थोड़े गंभीर तरीके से कपड़े पहने हुए था और गंभीर भाव के साथ लगातार एक के बाद एक मिश्र धातु के दरवाजे खोल रहा था और महल के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ रहा था। इस आदमी का नाम वेल्स बैथलमेंट है। वह इस जागीर और इस महल का मालिक है। साथ ही वह ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य के कुछ शक्तिशाली मंत्रियों में से एक भी है। आखिरकार वेल्स ने आखिरी दरवाजा धक्का देकर खोला। एक पल में वेल्स ने उस आकृति को देखा जो पिछले 3 वर्षों से उसे सिरदर्द और भय दे रही थी। उस व्यक्ति ने शुद्ध काला कवच पहना हुआ था और उसका सिर पूरी तरह से हेलमेट से ढका हुआ था। हालांकि बाहर निकली हुई दोनों आंखें शांत थीं, वेल्स डोमेन लॉर्ड के रूप में उन्हें आधे सेकंड के लिए भी सीधे देखने का साहस नहीं था। बहुत अच्छा, जब आप इस मामले को पूरी तरह से सुलझा लेंगे तो मैं आपको मिंगक्सन फल दूंगा जिसका मैंने आपसे वादा किया था। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। लेकिन सर, एक झंझट वाली बात भी है, वेल्स ने अचानक कहा। सर, मैंने इस अवधि के दौरान अपने विशेषाधिकारों का बहुत अधिक उपयोग किया है और ब्लैक ड्रैगन माउंटेन होली लैंड मुझे निशाना बना रहा है। अब से मुझे और अधिक संयमित रहना होगा। वेल्स ने अपने दिल में थोड़ी कड़वाहट महसूस करते हुए कहा। दरअसल उसके पास रहस्यमय आदमी के साथ लेन देन पूरा करने का एक अधिक सूक्ष्म और मौन तरीका था जिसमें बस थोड़ा और समय लगेगा। हालांकि इस रहस्यमय व्यक्ति ने उसे जितनी जल्दी हो सके सब कुछ खत्म करने के लिए कहा, जिससे उसके कार्यों में खामियां रह गईं।
एक शाही मंत्री के रूप में, हालांकि उसके पास महान शक्ति है, उसकी देखरेख भी की जाएगी और पर्यवेक्षक कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन होली लैंड है, जो पूरे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य की सर्वोच्च सैन्य शक्ति को नियंत्रित करता है। आप हर कीमत पर मेरे लिए यूनिस्टार के लोगों को ढूंढना जारी रखेंगे। वान चेंग ने सीधे कहा, जहां तक ब्लैक ड्रैगन माउंटेन होली लैंड में परेशानी की बात है, मैं इसे हल करने में आपकी मदद करूंगा। महोदय, जब वेल्स कुछ कहने ही वाले थे, वान चेंग ने अचानक वेल्स के पीछे देखा। आप दोनों, क्या आप अकेले बाहर आना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? उद्धरण चिन्ह निवारण। वान चेंग के शब्दों ने वेल्स की अभिव्यक्ति को तुरंत बदल दिया। उसने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे देखा। निश्चित रूप से अगले ही पल काले वस्त्र पहने दो आकृतियां पीछे से आईं। ब्लैक ड्रैगन गार्ड। वेल्स ने दो आकृतियों को घूरकर देखा। यहाँ तक कि पूरे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य में भी ब्लैक ड्रैगन गार्ड बेहद दुर्लभ है, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन गार्ड में शामिल होने के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता एक क्षेत्र मास्टर बनना है। यहाँ तक कि अगर रियलम लॉर्ड्स ने पूरे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य की खोज की तो भी वे बहुत से लोगों को नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्हें प्रत्येक क्षेत्र का स्वामी आसानी से अपना गुट बना सकता है और एक विशाल आकाशगंगा में राजा और आधिपत्य बन सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन होली लैंड की गहरी नींव है कि यह ऐसी विश्व मास्टर स्तरीय टीम बनाने में सक्षम था। इस समय दो ब्लैक ड्रैगन गार्ड्स ने वेल्स की उपेक्षा की। वे तुरंत रुके और थोड़ा झुके। ब्लैक ड्रैगन गार्ड गस्ट इस वरिष्ठ से मिलकर अच्छा लगा। ब्लैक ड्रैगन गार्ड मिंग इस वरिष्ठ से मिलकर अच्छा लगा। उन दोनों ने एक ही समय पर बात की और उनके रवैये में कुछ भी गलत नहीं था। वान चेंग ने वहां खड़े होकर ही उन पर अंतहीन दबाव डाला। वान चेंग की आंखों में निहित भयानक इच्छाशक्ति उनके द्वारा पहले कभी देखे गए सबसे मजबूत व्यक्ति ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के भगवान से अनगिनत गुना अधिक मजबूत थी। दोनों आदमी मूर्ख नहीं थे। हालांकि वे वान चेंग की विशिष्ट आभा को महसूस नहीं कर सके। केवल इन दो बिंदुओं के आधार पर उन्होंने समझा कि वेल्स के पीछे खड़ा व्यक्ति एक अमर होना चाहिए और शायद अमर लोगों में से एक सुपर मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। इतना ताकतवर आदमी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे उनका ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर भड़काने का जोखिम उठा सके। आप काफी समझदार हैं, वान चेंग ने शांति से कहा। मैंने वेल्स से कुछ मदद करने के लिए कहा। जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य छोड़ दूंगा। क्या आपको ब्लैक ड्रैगन माउंटेन पवित्र भूमि पर कोई आपत्ति है? वरिष्ठ, हम कुछ साधारण चीजों में आपकी मदद कर सकते हैं। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य में चाहे कुछ भी हो, मेरा मानना है कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन होली लैंड में हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उनमें से एक ने वेल्स की ओर देखा और तुरंत कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट, तो हम दोनों तुम्हें अब और परेशान नहीं करेंगे। उन दोनों ने और कुछ नहीं कहा। अलविदा कहकर वे तेजी से यहाँ से चले गए। दोनों चले गए और वान चेंग की आंखें शांत रहीं। वास्तव में ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य में ब्लैक ड्रैगन माउंटेन होली लैंड की दक्षता निश्चित रूप से मंत्री वेल्स की तुलना में बहुत अधिक है। जब वान चेंग पहली बार ब्लैक ड्रैगन माउंटेन इंपीरियल कैपिटल स्टार में आए तो उन्होंने इस मामले का व्यापार करने के लिए ब्लैक ड्रैगन माउंटेन होली लैंड की तलाश करने पर विचार किया। लेकिन बाद में वान चेंग ने हार मान ली। कारण बहुत सरल है, यूनी लोगों की बिक्री के पीछे का व्यक्ति संभवतः ब्लैक ड्रैगन माउंटेन होली लैंड से है। आखिरकार डोमेन मास्टर को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन इंपीरियल कैपिटल स्टार से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य में इतनी ताकतें नहीं है जो किसी डोमेन मास्टर को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन इंपीरियल कैपिटल स्टार से भागने के लिए मजबूर कर सके। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन होली लैंड उनमें से एक है। विभिन्न स्थानों पर बेचे गए यूनी लोगों को ढूंढने में मदद करने के लिए किसी को ढूंढने के अलावा वान चेंग ने यूनी लोगों की बिक्री के पीछे के वास्तविक व्यक्ति की जांच करने की भी योजना बनाई है। बेशक वेल्स ने पहले ही वान चेंग को स्पष्ट रूप से जांच करने में मदद की है। जिस व्यक्ति ने मिंग जिया की मृत्यु के तुरंत बाद यू निक्सिंग को खरीदा था, वह बायहुलू का मुख्य सदस्य था। वान चेंग को इस 100 टाइगर्स टॉवर के बारे में पता था, जो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य की 4 प्रमुख ताकतों में से एक थी और नुलानशान इस संगठन का एक जमीनी स्तर का सदस्य था। हालांकि जांच पूरी हो चुकी है। वान चेंग इतने लंबे समय से वेल्स के साथ काम कर रहे हैं और वेल्स ने विभिन्न चीजों में अच्छा काम किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने यूनिस्टार को बेहू टॉवर से बहुत ही चतुराई से वापस खरीदा। एक और उदाहरण यह है कि उन्होंने केवल 3 वर्षों में पूरे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य से 300 मिलियन से अधिक यूनी लोगों को पाया, जिससे यूनी जनजाति जो विलुप्त होने के कगार पर थी को फिर से समृद्ध होने का मौका मिला। कुल मिलाकर अब वान चेंग के पास सहयोग के लिए किसी और को ढूंढने का कोई कारण नहीं है। लगभग आधे साल बाद वेल्स फिर से वान चेंग से मिलने आए। उन्होंने कहा कि जिन यूनी लोगों की तस्करी के रिकॉर्ड मिल सकते हैं उन्हें मूल रूप से बरामद कर लिया गया है, लेकिन बाकी लोगों को बरामद करने में काफी समय लगेगा जिनके बारे में पता नहीं चल पाया है। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने इस मुकाम तक यूनी जनजाति की मदद करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यूनी जनजाति इस आपदा का अनुभव करने के बाद वास्तव में उठ सकती है। जब वेल्स ने हरे फल को देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। इस छोटे से फल का मूल्य अनगिनत वर्षों तक ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य में एक मंत्री के रूप में अर्जित लाभों के बराबर था। तुम्हारे और मेरे बीच सौदा खत्म हो गया है, तुम अपना ख्याल रख सकते हो। वान चेंग मुस्कुराया और अगले ही पल वेल्स के सामने उनका फिगर गायब हो गया। जब वेल्स ने वान चेंग को गायब देखा तो वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। वास्तव में वान चेंग की उपस्थिति ने पहले वेल्स को सिरदर्द दिया था, लेकिन पिछली बार जब ब्लैक ड्रैगन माउंटेन होली लैंड से कोई आया था, वेल्स समझ गए थे कि वान चेंग ने उन्हें जो लाभ पहुंचाया था वह सतह पर मिंगक्सिन फल से कहीं अधिक था। पीछे एक रहस्यमय ताकतवर आदमी खड़ा है। जब वह कुछ करता है तो ब्लैक ड्रैगन माउंटेन होली लैंड को भी रास्ता देना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से वान चेंग चला गया है। इस ब्रह्मांड में केवल ताकतवर ही हर चीज पर हावी है। शक्ति, स्थिति। वेल्स ने अपने हाथ में टिंगक्सिन फल को देखा और अनजाने में उसके दिल में फिर से एक तरह की बेचैनी उभर आई। बेहू टॉवर के मुख्यालय पर एक बेहद शक्तिशाली और भयानक व्यक्ति ने हमला किया था। बेहू टॉवर द्वारा शासित ग्रह सीधे एक भयानक काली रोशनी से उड़ा दिया गया था। बेहू टॉवर के 3 मालिकों में से 2 की सीधे मृत्यु हो गई क्योंकि वे मुख्यालय में रहे, और शेष एक इस बारे में सुनने के बाद पूरी तरह से गायब हो गया। रातों रात बेहू टॉवर, जो कभी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य पर हावी था और बहुत महिमा में था, नष्ट कर दिया गया। ट्रेडिंग बेहू टॉवर की घटना स्वाभाविक रूप से वान चेंग द्वारा की गई थी। बेहू टॉवर के केवल मुख्य सदस्य ही उस ग्रह पर रहते हैं जहां ये स्थित है, इसलिए वान चेंग ने बाहर जाने और एक ही झटके में पूरे ग्रह को उड़ाने का फैसला किया, जिससे पूरा बेहू टॉवर सीधे नष्ट हो गया। यह अविश्वसनीय लग सकता है कि एकमात्र यूनिस्टार बेहू टॉवर के विनाश का कारण बन सकता है, जो एक शक्तिशाली शक्ति थी जो कभी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य पर हावी थी। हालांकि अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ब्रह्मांड ऐसा ही है। बेहू टॉवर काफी मजबूत है, उनकी ताकत यूनी जनजाति से कहीं अधिक है, इसलिए वे सीधे तौर पर पूरी यूनी जनजाति को फंसा सकते हैं क्योंकि वे नाखुश हैं और पूरी यूनी जनजाति को गुलाम बना सकते हैं। वान चेंग केवल प्रतिशोध लेने के लिए अपने तरीके का उपयोग कर रहा था।
उसकी ताकत योनी कबीले से कहीं अधिक है, इसलिए वह योनी स्टार की वजह से स्वाभाविक रूप से बेहू टॉवर को नष्ट कर सकता है। अंतिम विश्लेषण में जो भी मजबूत है वह सही है और कमजोर केवल पीड़ित हो सकता है। इस दुनिया में आने के बाद से वान चेन बिना रुके मजबूत बनने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक कमजोर व्यक्ति नहीं बनना चाहता जो केवल एक दिन पीड़ित हो सकता है। यदि वह पुनर्तः अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है तो प्रबल शक्ति अपरिहार्य है। वान चेन के लिए बेहू टॉवर का नष्ट होना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद उन्होंने सीधे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन साम्राज्य छोड़ दिया। 3 साल बाद वान चेन डोंगशेंग स्टार क्षेत्र नामक स्थान पर आए। वान चेन ने यहाँ एक एफ क्लास अंतरिक्ष यान खरीदने की योजना बनाई है जो काफी तेज है। वान चेन के विचार के अनुसार अंधेरे ब्रह्मांड में इस अंतरिक्ष यान की गति प्रकाश की गति से कम 30 गुना होनी चाहिए। वान चेन किया नवु ब्रह्मांड को छोड़ने और यहाँ तक कि मानव क्षेत्र को छोड़ने की तैयारी कर रहा था। पर्याप्त तेज अंतरिक्ष यान के बिना अंतरतारकीय यात्रा के स्तर में बहुत लंबा समय लगेगा। वान चेन के चले जाने के कारण के बारे में सबसे पहले वान चेन पहले इतना मजबूत नहीं था, इसलिए वह केवल एक ही स्थान पर छिप सकता था और चुपचाप विकसित हो सकता था ताकि बाहर भागने और किसी भी दुर्घटना का सामना करने और दूसरों द्वारा मारे जाने से बचा जा सके। ऐसे बहुत से जीवन नहीं है जो वान चेन को अब रक्षाहीन बना सके। ब्रह्मांड के स्वामी और ब्रह्मांड के स्वामी शायद ही कभी इधर उधर भागते हैं। भले ही वे इधर उधर भागे, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि वान चेन से मिलने की संभावना बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा, वान चेन अवसरों का लाभ उठाने के लिए अन्य स्थानों पर जाने के लिए भी तैयार थे, विशेषकर विदेशी जातियों के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर। प्रारंभिक ब्रह्मांड में पिछली बार वान चेन ने अवसर का लाभ उठाने में सहज महसूस नहीं किया था। आखिरकार जो भी खजाना उसने वहां पकड़ा वह मानव जाति का था। हालांकि वान चेन विदेशी जातियों के प्रति विनम्र नहीं होंगे। वान चेन के पास क्लोन बनाने का कौशल है। वह अपने क्लोनों को विदेशी जाति को हथियाने के लिए उसके मूल में गहराई तक जाने देता है। भले ही क्लोन मुसीबत में पड़ जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी अगर उसे खजाना मिल जाए तो यह एक बड़ा लाभ है। तीसरा, ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इसमें बहुत सारे सुंदर दृश्य हैं और वान चेन वास्तव में बाहर जाकर इसे देखना चाहते हैं। अगर पहले उसमें क्षमता न होती तो ठीक था, लेकिन अब जबकि उसके पास क्षमता है तो वह इसे कैसे जाने दे सकता है। संक्षेप में वान चेन ने पहले ही बाहर जाने का मन बना लिया था, लेकिन यूनिक्सिंग की वजह से उन्हें देरी हो गई। बेशक हालांकि वान चेन एक एफ श्रेणी का अंतरिक्ष यान खरीदना चाहते थे जो प्रकाश की गति से कम 30 गुना अधिक गति तक पहुंच सके। वास्तव में ऐसे अंतरिक्ष यान पूरे ज्ञानगु ब्रह्मांड में भी काफी दुर्लभ थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे बेचे जा रहे थे। इससे भी अधिक घातक बात यह है कि वान चेन अब एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो अचानक उभरे हैं। उसके पास कोई औपचारिक पहचान भी नहीं है और उसके लिए आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अंतरिक्ष यान खरीदना आसान नहीं है। सौभाग्य से जहां प्रकाश है वहां अंधकार है और हर जगह भूमिगत चैनल है। वान चेन ने कई पक्षों से पूछताछ की और उनसे संपर्क करने की पहल की। उन्होंने तुरंत डोंगशेंग स्टार क्षेत्र के अंधेरे में छिपे भूमिगत चैनलों को ढूंढ लिया। वान चेन की जरूरतों को जानकर भूमिगत चैनल के प्रभारी व्यक्ति ने तुरंत वान चेन से संपर्क करने में मदद की। ये भूमिगत चैनल पूरे ज्ञानगु ब्रह्मांड में फैला हुआ है। हालांकि डोंगशेंग स्टार क्षेत्र में वान चेन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कोई वस्तु नहीं है, लेकिन सामानों के एक बैच को ज्ञानगु यूनिवर्स के कोर स्टार क्षेत्र में संसाधित किया जा रहा है। इनमें एक एफ श्रेणी का अंतरिक्ष यान भी था। हालांकि उस अंतरिक्ष यान की गति वान चेन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी। इसकी सबसे तेज गति प्रकाश की गति से केवल 25 गुना थी। हालांकि इसके बारे में सुनने के बाद वान चेन तुरंत इस सौदे के लिए सहमत हो गए। वान चेन को पता था कि भूमिगत चैनलों के माध्यम से माल की कोई स्थिर आपूर्ति नहीं थी और यह काफी अच्छा होगा अगर वह श्रेणी के अंतरिक्ष यान में आ जाए। यदि वह बहुत नखरेबाज था तो उसे जो चाहिए था उसे पाने के लिए उसे काफी समय तक इंतजार करना पड़ सकता था। इसलिए वान चेन के सौदे पर सहमत होने के बाद दोनों पक्षों ने तुरंत व्यापार स्थान निर्धारित किया। डोंगशेंग स्टार क्षेत्र में एक अज्ञात और उजाड़ ग्रह पर। सहमत दिन पर वान चेन ग्रह पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और कुछ ही समय बाद 2 विशाल अंतरिक्ष यान भी आकाश से उतरे। 2 अंतरिक्ष यान उतरे और जल्द ही एक काले वस्त्र में एक आकृति दूसरे अंतरिक्ष यान से उड़ गई। दोस्त, मेरा अंतरिक्ष यान यहाँ है, क्या तुम इसकी जांच करना चाहते हो? काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने वान चेन की ओर देखा जिसने काला कवच पहना हुआ था और कर्कश आवाज में पूछा। कोई जरूरत नहीं, चलो सीधे व्यापार करें, वान चेन ने हल्के से कहा। दरअसल जैसे ही दोनों अंतरिक्ष यान उतरे, वान चेन ने पहले ही नंबर 1 से दोनों अंतरिक्ष यान को स्कैन करने के लिए कहा था। हालांकि दोनों अंतरिक्ष यान परिरक्षण उपकरणों से सुसज्जित हैं, नंबर 1 का स्तर बहुत अधिक है और ये परिरक्षण उपकरण पूरी तरह से बेकार हैं। वान चेन ने वास्तव में पुष्टि की है कि अंतरिक्ष यान के व्यापार में कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह एक प्राकृतिक रूप से निर्मित टेलिकिनेटिक हथियार है जिसे फेहोंग स्टोन फर्नेस कहा जाता है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख हुनेवान यूनिट है। साधारण अमर लोग इस हथियार को वहन नहीं कर सकते। औपचारिक लेन देन से पहले वान चेन और दूसरे पक्ष ने पहले ही लेन देन की वस्तुओं का निर्धारण कर लिया था, अर्थात वान चेन इस फेहोंग स्टोन फर्नेस को दूसरे पक्ष के F4 स्तरीय अंतरिक्ष यान के लिए विनिमय करेगा। आप इसकी जांच करें। वान चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के टेलिकिनेटिक हथियार को आकृति पर फेंक दिया। आइटम ठीक है, ये फ्लाइंग रेनबो स्टोन रोड बिल्कुल शीर्ष पर है। आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, यह क्लास अंतरिक्ष यान तुम्हारा है, अपनी बुद्धि को इसे संभालने दो। वान चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। अगले ही पल वह गहरे भूरे अंतरिक्ष यान की ओर चमका। हालांकि जब वान चेन अंतरिक्ष यान में प्रवेश करने वाले थे तो नंबर 1 की आवाज अचानक उनके दिल में गूंज उठी। मास्टर, एक और एफ श्रेणी के अंतरिक्ष यान को तेजी से आते हुए देखा गया है। इसके 1 मिनट के भीतर इस ग्रह पर पहुंचने की उम्मीद है।